हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम इन्वायरमेंट सेक्शन के जो सीरीज कंटिन्यू कर रहे थे उसी को ही कंटिन्यू करेंगे। और इससे पहले हम लोगों ने काफी इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स कवर कर ली है, चाहे वो इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन से हो, चाहे वो आपका UNFCCC के जो आपके वेरियस समिट्स और कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज ऑर्गेनाइज की गई उससे क्या आउटकम रहा, उन सब के बारे में भी हम लोगों ने जाना। और इतना ही नहीं, किस वे में वो क्वेश्चंस के रूप में पूछे जा सकते हैं, इन सबों के बारे में जाना। कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि ये जो सीरीज है आपको बेहद ही बेनिफिट प्रदान करने वाली है। बिना देरी किए हुए हम आगे की कार्रवाई शुरू करते हैं। और हमारी आगे की कार्रवाई में बेसिकली ग्रीन क्लाइमेट फंड, इसके बारे में जानना है, एलोंग विद वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में हम जानेंगे, कन्वेंशंस के बारे में जानेंगे। लेट्स मूव टू ग्रीन क्लाइमेट फंड। तो जब हम बात करते हैं ग्रीन क्लाइमेट फंड की, तो ये स्टेब्लिश की गई थी अंडर द कानकून एग्रीमेंट 2010 में बाय द UNFCCC टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन। ठीक है, याद रखना है, स्टेब्लिश्ड अंडर द कानकून एग्रीमेंट 2010 में बाय UNFCCC टू रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस एमिशन। एंड ये जो आपका GCF है बेसिकली डेडिकेटेड फाइनेंसिंग व्हीकल कह सकते हो डेवलपिंग कंट्रीज के लिए। एंड GCF ऑल्सो फाइनेंसेस टू पेरिस एग्रीमेंट। और ये जो फंड है करता क्या है बेसिकली, तो पार्टिकुलर अटेंशन लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज को देता है, अलोंग विद स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स और अफ्रीकन स्टेट्स। तो इन सब पर अच्छे से पार्टिकुलर अटेंशन दिया जाता है। And GCF launched its initial resource mobilization in 2014. Now we come to United Nations Convention on Biodiversity, UNCBD। काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात तो यही याद रखना है, जो कंफ्यूजिंग भी होता है, इट इज लीगली बाइंडिंग मल्टीलेटरल ट्रीटी और अडॉप्ट की गई थी अर्थ समिट, जो आपकी रियो दे जेनेरियो 1992 में हेल्ड हुई थी। एंड अल्टीमेटली जो फोर्स में आई ये 1993 में ही आ गई थी। एंड 196 कंट्रीज ने इसे रेटिफाई किया। और सेक्रेटेरिएट कहाँ है इसका, तो बेसिकली मॉनिट्रियल, और मॉनिट्रियल कहाँ है, कनाडा में। एंड ये याद रखना है, USA ने साइन कर रखा है CBD को, लेकिन रेटिफाई नहीं किया है। एंड इट रिकॉग्नाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम कि जो CBD है यानी कि कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कॉमन कंसर्न है ह्यूमन काइंड का। तो याद रखना, फॉर द फर्स्ट टाइम UNCBD रिकॉग्नाइज्ड कि कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इज ए कॉमन कंसर्न ऑफ ह्यूमन काइंड। और क्या ऑब्जेक्टिव है, ये 3 ऑब्जेक्टिव आपको कान खोलकर याद रखने होंगे। कंजर्वेशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, सस्टेनेबल यूज ऑफ बायोलॉजिकल रिसोर्सेज और इट्स कंपोनेंट, एंड fair and equitable sharing of benefits arising from the use of genetic resources। तो 3 ऑब्जेक्टिव क्या है, कंजर्वेशन, सस्टेनेबल यूज, फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम द यूज ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज। और UN यानी कि जो हमारी यूनाइटेड नेशन एजेंसी है, डिक्लेयर 2011 to 2020 एज द यूनाइटेड नेशन डिकेड ऑन बायोडाइवर्सिटी इन December 2010। तो ये जो आपका UN decade है 2011 to 2020, it is basically UN decade on biodiversity। and India enacted BD Act यानी कि Biodiversity Act to give effect to the provision of CBD। तो ये बेसिक हमने जान दिया। Now we have clean housing mechanism, clearing housing mechanism। तो ये याद रखना है, ये जो क्लियरिंग हाउसिंग मैकेनिज्म का कंसेप्ट है ये CBD के तहत ही आया है। एंड इसके तहत क्या किया जाता है कि जो गवर्नमेंट्स है उनको एसेस हो इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी का जो उनको जरूरत है फॉर द वर्क ऑन बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, उसको इंश्योर किया जा सके। एंड अगर हम बात करें क्लियरिंग हाउसिंग मैकेनिज्म, तो अन्य क्या पर्पज ये सर्व करते हैं, तो बेसिकली प्रमोट एंड फैसिलिटेट टेक्निकल एंड साइंटिफिक कोऑपरेशन विद इन as well as between countries। and जो दूसरा फंक्शन आप देख सकते हो, डेवलप ए ग्लोबल मैकेनिज्म फॉर एक्सचेंज एंड इंटीग्रेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन बायोडाइवर्सिटी। और जो तीसरा है आपका, डेवलप ए ह्यूमन एंड टेक्नोलॉजिकल पाथ। और यहाँ पर ये याद रखना है आपको, प्रोटोकॉल जो है विच आर रिलेटेड टू कन्वेंशन ऑन
बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी वो है आपका कार्टेशियन प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी 2000 में आया था, नगोया प्रोटोकॉल 2010 में, एची बायोडाइवर्सिटी टारगेट 2011 to 20 एंड कुआलालंपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल ऑन लायबिलिटी एंड रिड्रेस, ये याद रखना है ना। तो प्रोटोकॉल रिलेटेड टू सीबीडी में आपका क्या आ गया, कार्टेशियन प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी 2000, नगोया प्रोटोकॉल 2010, एची बायोडाइवर्सिटी टारगेट 2011 to 20, कुआलालंपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल ऑन लायबिलिटी एंड रिड्रेस, ये सब प्रोटोकॉल्स रिलेटेड है सीबीडी से। एंड नाउ हम एक एक करके प्रोटोकॉल के बारे में जानेंगे, उनके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स के भी बारे में जानेंगे। तो जो आपका कार्टेशियन प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी है 2000 में साइन की गई थी मॉनिट्रियल में, एंड इट वाज अ सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट टू द सीबीडी, और ओरिजिनली ये साइन करनी थी 1999 में कार्टेशियन में, बट साइन हुई मॉनिट्रियल में ईयर 2000 में। और इफेक्टिव कहाँ से हुआ, तो इफेक्टिव हुआ है 2003 से। तो साइन और इफेक्टिव में अंतर होता है, आपको ही पता है, क्योंकि इफेक्टिव तभी होगा जब मोस्ट ऑफ द पार्टीज रेटिफाई करेंगी इन प्रोटोकॉल को, है ना। तो इफेक्टिव सिंस 2003 एज ऑन 173 पार्टीज, और इंडिया ने भी रेटिफाई कर दिया था इसे 2003 में ही। और ऑब्जेक्टिव देखो, टू इंश्योर सेफ हैंडलिंग, ट्रांसपोर्ट एंड यूज ऑफ लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म विच आर आउटकम ऑफ मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी। दो मेजर कंपोनेंट है कार्टेशियन प्रोटोकॉल को, इसको आपको पता होने चाहिए। दो मेजर कंपोनेंट है कार्टेशियन प्रोटोकॉल के, वो है आपका एडवांस्ड इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट, एंड दिस एडवांस्ड इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट के तहत जो कंट्रीज हैं आर प्रोवाइडेड विथ इंफॉर्मेशन जो नेसेसरी होंगे टू मेक द इन्फॉर्म्ड डिसीजंस बिफोर इंपोर्टिंग द एलएमओज, और एलएमओज आपको ही पता है, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। तो ये इंश्योर करता है आपका एडवांस्ड इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट। अलॉन्ग विथ द सेकेंड वन इज प्रोसीजर एंड बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस, एंड दिस प्रोसीजर एंड बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस फैसिलिटेट करती हैं एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन को ऑन एलएमओज, एंड साथ ही साथ असिस्ट करती हैं कंट्रीज को इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द प्रोटोकॉल। और ये याद रखना कि ये जो प्रोटोकॉल्स एडवांस्ड इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट है डज नॉट अप्लाई टू LMO in transit, याद रखना, LMO destined for contained use, है ना, and LMOs intended for direct use as food or feed or for processing। तो कहाँ कहाँ ये जो आपका प्रोटोकॉल है और प्रोटोकॉल के तहत जो आपका एडवांस्ड इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट है लागू नहीं होते हैं, तो जो LMOs इन ट्रांजिट है वहां पर ये लागू नहीं होते। साथ ही साथ LMOs destined for contained use, यानी कि कंटेंट यूज, यानी कि LMOs इंटेंडेड फॉर डायरेक्ट यूज एज फूड और फीड और फॉर प्रोसेसिंग। तो ये दो बातें तो आपको याद रखनी ही पड़ेंगी जहां पर यूज नहीं अप्लाई नहीं होते हैं। सो लेट्स मूव टू द नगोया प्रोटोकॉल। और जब हम नगोया प्रोटोकॉल की बात करते हैं तो ऑल्सो नोन एज बायोडाइवर्सिटी अकॉर्ड, और बायोडाइवर्सिटी अकॉर्ड की बात हमने कर ली। और क्या है ये, इट इज इन प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एंड फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम देयर यूटिलाइजेशन टू सीबीडी। तो जब हम नगोया प्रोटोकॉल की बात करेंगे तो आपके कान में ध्यान हो जाना चाहिए, नगोया प्रोटोकॉल इज ए प्रोटोकॉल ऑन द एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज एंड fair and equitable sharing of benefits arising from their utilization to CBD। और इसे अडॉप्ट की गई थी ईयर 2010 में, कहाँ पर, नगोया में। नगोया बेसिकली एची प्रोविंस के तहत आती है जापान में, और अल्टीमेटली फोर्स कब हुई ये नगोया प्रोटोकॉल, तो 2014 में। याद रखना, नगोया प्रोटोकॉल का जो इन्फोर्समेंट है वो 2014 से लागू हुआ है, अडॉप्ट की गई थी 2010 में ही, तो 4 साल लग गए। और ये भी याद रखना है कि लीगली बाइंडिंग है एंड ओपन टू ओनली सीबीडी रेटिफाइड कंट्रीज। याद रखना है, द प्रोटोकॉल इज लीगली बाइंडिंग एंड ओपन टू ओनली सीबीडी रेटिफाइड कंट्रीज। और इसका मतलब है कि जो यूएसए होंगे और एंडोरा होगा, ये जो दो देश हैं, उन्होंने तो आपको ही पता है कि सीबीडी को रेटिफाई नहीं किए तो इनके ऊपर नगोया प्रोटोकॉल लागू नहीं होगी। And it does not apply to human genetic material, ये सब याद रखना है आपको। Nagoya Protocol is also not applied to human genetic material, and Nagoya Protocol's strategic plan, ये आपका 20 टारगेट्स
2020 तक अचीव करना था, इसी को एचई टारगेट का नाम दिया गया था, है ना। तो ये तो टारगेट अचीव नहीं हो सके और टाइम भी खत्म हो गई, लेकिन हमें ये याद रखना है नगोया प्रोटोकॉल्स के तहत जो स्ट्रेटेजिक प्लान था 20 टारगेट टू बी कंप्लीटेड बाय 2020, ये एचई टारगेट इनको कहा गया। एंड द एसेस एंड बेनिफिट शेयरिंग क्लियरिंग हाउस ये की टूल है विच फैसिलिटेट द स्मूथ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नगोया प्रोटोकॉल। तो नगोया प्रोटोकॉल से जुड़े कुछ बातें अगर आती हैं एसेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, तो आपको ऑप्शन में मार्क करने की है एसेस एंड बेनिफिट शेयरिंग। नाउ वी हैव एचई बायोडायवर्सिटी टारगेट। और जब हम बात करते हैं एचई बायोडायवर्सिटी टारगेट्स की, तो ये याद रखो वी हैव स्ट्रेटेजिक गोल ए, स्ट्रेटेजिक गोल बी, स्ट्रेटेजिक गोल सी, स्ट्रेटेजिक गोल डी, स्ट्रेटेजिक गोल ई। ये जो आप 5 डिवीजन देख रहे हो, 5 के अंदर बेसिकली क्या क्या बातें कही गई है देख सकते हो। स्ट्रेटेजिक गोल ए के तहत एड्रेसिंग द अंडरलाइंग कॉजेज ऑफ बायोडायवर्सिटी लॉस एंड कैसे, तो बाय मेन स्ट्रीमिंग द बायोडायवर्सिटी अक्रॉस गवर्नमेंट एंड सोसाइटी। तो कानून बनाकर बेसिकली एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन द फील्ड ऑफ बायोडायवर्सिटी प्रोटेक्शन कर इस वे में आपका स्ट्रेटेजिक गोल ए को कंप्लीट करवाना होता है। और स्ट्रेटेजिक गोल बी की बात करें तो रिड्यूस द डायरेक्ट प्रेशर्स ऑन बायोडायवर्सिटी एंड प्रमोट सस्टेनेबल यूज। स्ट्रेटेजिक गोल सी देख सकते हो टू इंप्रूव द स्टेटस ऑफ बायोडायवर्सिटी बाय सेफगार्डिंग इकोसिस्टम स्पीसीज एंड जेनेटिक डायवर्सिटी। और जो आपका स्ट्रेटेजिक गोल डी है इनहांस द बेनिफिट टू ऑल फ्रॉम बायोडायवर्सिटी एंड इकोसिस्टम सर्विसेज। और स्ट्रेटेजिक गोल ई है आपका, इसमें इनहांस इम्प्लीमेंटेशन थ्रू पार्टिसिपेटरी प्लानिंग, नॉलेज मैनेजमेंट एंड कैपेसिटी बिल्डिंग। तो स्ट्रेटेजिक गोल ए की बात कर लिया, बी सी डी ई इन सबों की बात कर ली, तो देख लो। अब हम बात करते हैं द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बेट डेजर्टिफिकेशन। तो अगर हम बात करते हैं द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बेट डेजर्टिफिकेशन की, तो क्या है ये। तो अगर हम बात करते हैं द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बेट डेजर्टिफिकेशन यूएनसीसीडी, तो इसको आपको समझना पड़ेगा। ये जो UNFCCC है, UNCBD है, UNCCD है, ये तीनों के तीनों आपका रियो दे जेनेरियो समिट हुआ था, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, बेसिकली वहां से ये निकल कर आया है। और बात करें UNCCD की, तो स्टेब्लिश अंडर रियो कॉन्फ्रेंस एजेंडा 21 है ना 1994 में। तो ये जो UNCCD आई है स्टेब्लिश अंडर द रियो कॉन्फ्रेंस एजेंडा 21 इन 1994, 197 पार्टीज है इसकी। और इसकी जो मीटिंग होती है CCD की एवरी 2 ईयर, और इंडिया जो है उन्होंने UNCCD की COP14 मीटिंग होस्ट की थी 2019 में। और UNCCD बेसिकली कन्वेंशन है टू कम्बेट डेजर्टिफिकेशन एंड मिटिगेट द इफेक्ट्स ऑफ ड्राउट थ्रू नेशनल एक्शन प्रोग्राम। और इतना ही नहीं, ईयर 2006 वाज डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ डेजर्ट एंड डेजर्टिफिकेशन। ईयर 2006 वाज डिक्लेयर्ड एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ डेजर्ट एंड डेजर्टिफिकेशन। और फिर देख सकते हो ये जो न्यू UNCCD स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क लाई गई 2018 टू 2030 तक को कवर करेगा कंप्रेहेंसिव ग्लोबल कमिटमेंट टू अचीव लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी एमिंग एट। तो ये याद रखना है स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क 2018 टू 2030 ये UNCCD के द्वारा लाया गया है एज ए कम्प्रीहेंसिव ग्लोबल कमिटमेंट टू अचीव लैंड डिग्रेडेशन न्यूट्रलिटी। और कुछ एम याद रखना है आपको, द रिस्टोरेशन ऑफ प्रोडक्टिविटी ऑफ डिग्रेडेड लैंड, एनहांसिंग द लाइवलीहुड ऑफ द पीपल डिपेंडेंट ऑन दैम एंड मिटिगेटिंग द इम्पैक्ट्स ऑफ ड्राउट ऑन वल्नरेबल पॉपुलेशन। ये जो है आपका 2-3 ऑब्जेक्टिव याद रखो। ऑब्जेक्टिव की कोई कमी नहीं है धरती पर, लेकिन यहाँ देख सकते हो the restoration of productivity of degraded land, enhancing the livelihood of the people, mitigating the impact of droughts on vulnerable population, and it collaborates closely, ये याद रखना है आपको, it collaborates closely with the other two Rio Convention, that is the CBD and UNFCCC, to meet these expensive, complex challenges। और ये याद रखना है आपको UNCCD जो है आपका particularly committed to bottom up approach, ये याद रखना है। The UNCCD way of approaching is bottom up approach, यानी कि encouraging the participation of local people in combating desertification and land degradation। और भारत में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ये याद रखना, नीति आयोग नहीं,
इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट इज द नोडल मिनिस्ट्री फॉर दिस कन्वेंशन एंड द होली सी इज द ओनली स्टेट दैट इज नॉट पार्टी टू द कन्वेंशन। ये भी याद रखना है, द होली सी is the only state that is not a party to this convention। कान खोल कर इसे याद रख लेना। नोट ये कि UNCCD is the sole legally binding international agreement linking environment and development to the sustainable land management। तो ये भी लीगली बाइंडिंग है, और अभी इसके ऊपर हमने देखा कि जो CBD है वो भी आपका लीगली बाइंडिंग है। और आप हमें बताइए कि CCD UNFCCC क्या ये लीगली बाइंडिंग है या नहीं है। नाउ वी विल बी कमिंग टू द मेजर डेवलपमेंट जो 14th COP UNCCD के तहत ऑर्गेनाइज किए गए थे, क्या बातें निकल कर आई है। तो सबसे पहली बात तो ये याद रखना है आपको, प्लेस कहां पर हुआ, तो इंडिया ने ही हुआ। तो क्या इंडिया ने कभी भी धरती पर UNCCD को ऑर्गेनाइज किया है? हाँ किया है भाई साहब। थीम क्या रहा है? रिस्टोर लैंड एंड सस्टेन फ्यूचर, है ना। तो थीम क्या रहा है? रिस्टोर लैंड और सस्टेन फ्यूचर। इंडिया इज द कॉप प्रेसिडेंट, ये याद रखना। प्रेजेंटली इंडिया इज हैंडलिंग द प्रेसिडेंटशिप ऑफ कॉप 2019 to 2021। आपको ही पता है ना, 2 साल के बाद होते हैं, तो अगले बार कोई दूसरा बनेगा। एंड टुक ओवर द COP प्रेसिडेंट फ्रॉम चाइना। तो अगला किसे मिलेगा ये पता होना चाहिए। लेकिन ये जरूर याद रखना, UNCCD COP 14 का आउटकम हुआ दिल्ली डिक्लेरेशन, जिसमें जो पार्टीज हैं एक्सप्रेस्ड कमिटमेंट फॉर रेंज ऑफ इश्यूज इंक्लूडिंग जेंडर एंड हेल्थ, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन, प्राइवेट सेक्टर एंगेजमेंट, पीस फॉरेस्ट इनिशिएटिव, ये याद रखना है, पीस फॉरेस्ट इनिशिएटिव। नाउ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव जो इंट्रोड्यूस की गई थ्रू UNCCD कॉप्स, ये याद रखने हैं आपको। जैसे COP 14 में इंडिया ने प्लेस किया to restore an additional 5 million hectares of degraded land by 2030, raising the land to be restored in India to 26 million hectares। रट लेना इसे। COP 14 जो इंडिया में हुई थी, इंडिया ने अपनी तरफ से प्लेस रखा है कि हम रिस्टोर करेंगे एडिशनल 5 million hectares of the degraded land, लेकिन by 2030 raising the land to be restored in India to 26 million hectares। एंड दूसरा जो आपको याद रखना है, अंकारा इनिशिएटिव ऑफ टर्की। और ये जो अंकारा इनिशिएटिव ऑफ टर्की है, ये इंट्रोड्यूस की गई थी UNCCD COP 12 मीटिंग में, दैट रिएटरेटेड द वेरी पर्पस ऑफ UNCCD एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। तो अंकारा इनिशिएटिव ऑफ टर्की UNCCD COP 12 याद रखना है। एंड वी हैव चांगवॉन इनिशिएटिव। चांगवॉन इनिशिएटिव रिपब्लिक ऑफ कोरिया की तरफ से आई थी, and it was introduced in COP 10 and aims to enhance the scientific process of UNCCD। Now the famous and burning topic जो पूछ ही लिए जाते हैं वो है आपके बोन चैलेंज। बोन आपको पता है जर्मनी में है। द बोन चैलेंज क्या है? बोन चैलेंज, तो बोन चैलेंज इज नथिंग बट एक ग्लोबल गोल, यानी कि वैश्विक लेवल पर एक गोल डिसाइड किया गया है, जिसके तहत 150 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड एंड डिफॉरेस्टेड लैंडस्केप उसको रिस्टोर करी जाएगी बाय 2020, और फिर 350 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड एंड डिफॉरेस्टेड लैंडस्केप उनको रिस्टोर की जाएंगी बाय 2030। तो 2 फेज है इसका, 2020 तक 150 मिलियन हेक्टेयर्स एंड 2030 तक 350 मिलियन हेक्टेयर्स, है ना। तो एक तरफ 350 है, एक तरफ 150। और ये याद रखना है, ये जो बोन चैलेंज अच्छे से याद रखना है इसे। बोन चैलेंज लॉन्च की गई गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी प्लस IUCN के द्वारा 2011 में, और बाद में एंडोर्स्ड एंड एक्सटेंडेड बाय द न्यूयॉर्क डिक्लेरेशन ऑन फॉरेस्ट इन UN क्लाइमेट समिट 2014। तो देख सकते हैं, लॉन्च बाय द गवर्नमेंट ऑफ जर्मनी प्लस IUCN इन 2011 एंड later endorsed and extended by the New York Declaration on Forest in UN Climate Summit 2014। और ये याद रखना है आपको, ये जो आपका बोन चैलेंज है वो आपका बेस्ड है फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन अप्रोच पर। क्या कहता है ये फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन अप्रोच? तो इसके तहत जो इकोलॉजिकल इंटीग्रिटी है उसे रिस्टोर करने की बात की जाती है, अलोंग विद इम्प्रूविंग ह्यूमन वेलबींग थ्रू मल्टी फंक्शनल लैंडस्केप। तो एक तरफ ह्यूमन वेलबींग भी हो और दूसरी तरफ इकोलॉजिकल वेलबींग भी हो, ये आपका फॉरेस्ट लैंडस्केप रिस्टोरेशन लैंडस्केप कहता है।
And at the UNFCC's COP 2015 पेरिस, इंडिया ने ज्वाइन कर लिया वॉलेंटरी बोन चैलेंज प्लेज को टू ब्रिंग into restoration of 13 million hectares of degraded and deforested land by 2020 and additional 8 million hectares by 2030। तो ये बोन चैलेंज जो भारत ने एक्सेप्ट किया कॉप 2015 जो यूएनएफडब्ल्यूसी का हुआ था, ये वॉलेंट्री है, याद रखना है, बोन चैलेंज वॉलेंट्री है। और इसमें जो कमिटमेंट भारत ने किया 13 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड एंड डिफॉरेस्टेड लैंड को रिस्टोर करी जाएंगी बाय द ईयर 2020 एंड एडिशनल 8 मिलियन हेक्टेयर्स को रिस्टोर की जाएंगी बाय 2030 एंड ड्यूरिंग द पायलट फेज ऑफ प्रोजेक्ट, है ना, इट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन 5 years। ये याद रखना, पायलट फेज ऑफ द प्रोजेक्ट, तो इनिशियल 3.5 years के लिए ये 5 स्टेट्स में इम्प्लीमेंट की जाएंगी। वो है आपका हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, कर्नाटका। याद रखना है आपको, ड्यूरिंग द पायलट फेज ऑफ द प्रोजेक्ट इनिशियल 3.5 years इट विल बी इम्प्लीमेंटेड इन 5 states, हरियाणा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड एंड कर्नाटका। एंड ये बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी, यूएन REDD एंड REDD प्लस। और यहाँ पर REDD का मतलब है रिड्यूसिंग इमिशन फ्रॉम डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन। इसके बारे में आपको अच्छे से डिफरेंस पता हो जाने चाहिए कि ये जो आपका REDD इनिशिएटिव है या प्रोग्राम है, ये फ्लेक्सिब प्रोग्राम है ऑफ यूनाइटेड नेशन, FAO, UNEP एंड UNDP। रट लेना है, REDD इज इक्वल टू FAO प्लस UNEP प्लस UNDP। एंड REDD प्लस बोले तो सिंपली ये पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है UNFCCC के मेंबर्स की तरफ से, है ना। तो REDD प्लस बेसिकली पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है अंडर UNFCCC के मेंबर्स की तरफ से। और क्या याद रखना है, अगर REDD की ऑब्जेक्टिव देखें तो टू प्रोटेक्ट, मैनेज, सेव देयर फॉरेस्ट रिसोर्सेज एंड डिलीवरिंग पेरिस एग्रीमेंट एंड SDG गोल टारगेट। एंड ये असिस्ट करती हैं कंट्रीज को कि वो कैपेसिटीज डेवलप कर सके नीडेड टू फुलफिल देयर कमिटमेंट्स टू मीट UNFCCC REDD प्लस कमिटमेंट। ये बेसिक आपको जानना था। और यहाँ पर देखो, ये जो आपका REDD प्लस है, इट गोज बियॉन्ड डिफोरेस्टेशन एंड फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, है ना, गोज बियॉन्ड फॉरेस्ट डिफोरेस्टेशन एंड डिग्रेडेशन एंड इंक्लूड्स कंजर्वेशन, सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ फॉरेस्ट, enhancement of carbon stocks, and it supports countries that reduce emissions and undertake sustainable management of forest by giving funds and resources as incentive। Now, steps जो भारत ने ले रखे हैं to uphold REDD and REDD plus objectives, तो देख सकते हो सबसे पहली बात तो ये कि इंडिया अंडर पेरिस एग्रीमेंट उन्होंने बोला है टू कैप्चर और टू कर्ब 2.5 to 3 billion tons of CO2 through additional forest and tree cover by 2030। ये याद रखना है, भारत की जो INDC टारगेट है अंडर पेरिस एग्रीमेंट, इसमें साफ साफ बोली गई है टू कैप्चर 2.5 to 3 billion tons of carbon dioxide through additional forest and tree cover by 2030। एंड इंडिया की जो पहली बायनियल अपडेट रिपोर्ट है टू UNFCCC, इन्होंने रिवील की है कि जो फॉरेस्ट इन इंडिया कैप्चर अबाउट 12% ऑफ इंडिया टोटल GHG इमिशन। समझ में आ रहा है, ये भी याद रखना है। इंडिया की जो फर्स्ट बायनियल रिपोर्ट है टू UNFCCC, इसमें साफ साफ बोला गया कि जो फॉरेस्ट है भारत में वो अप्रोक्स 12% ऑफ इंडिया टोटल GHG इमिशंस को कैप्चर कर लेती हैं। एंड वी हैव नेशनल REDD प्लस स्ट्रेटजी कंप्लाइंग विथ UNFCCC REDD प्लस decisions, है ना। तो we have national REDD plus strategy in compliance with UNFCCC REDD plus decision, and we have ICFRE ICIMODs रेड प्लस हिमालय, है ना। ये देख सकते हो ICFRE ICIMODs रेड प्लस हिमालय। तो अगर पूछा जाए रेड प्लस हिमालय किसका है तो ICFRE ICIMOD का। क्या है इसमें, डेवलपिंग एंड यूजिंग एक्सपीरियंस इन इम्प्लीमेंटिंग REDD प्लस, कहां पर तो हिमालयन प्रोग्राम में। एंड जब हम बात करते हैं ICFRE की, तो इसका मतलब है इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन।
और जब हम बात करते हैं ICIMOD की, तो इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, तो ये जो ICIMOD है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड माउंटेन डेवलपमेंट, एंड ICFR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ फॉरेस्ट्री रिसर्च एंड एजुकेशन, इन दोनों के द्वारा REDD प्लस हिमालय इनिशिएटिव लागू की गई थी। And National Action Plan on Climate Change, National Afforestation Program Scheme, and we have National Mission for Green India. We have Forest Fire Prevention and Management Scheme. We have hosted COP14 of UNCCD, committed to restore 26 million hectare of degraded land, a part of the declaration. अब बात करते हैं हम रामसार कन्वेंशन की। रामसार कन्वेंशन की बात करते हैं तो क्या है ये रामसार कन्वेंशन, इंपॉर्टेंट है यहाँ पर आपको जानना। रामसार कन्वेंशन के पहले हमने बात कर रखा है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट रामसार कन्वेंशन में हुए हमें जानने होंगे। जब हम बात करते हैं रामसार कन्वेंशन की, तो ये इंटर गवर्नमेंटल ट्रीटी कह सकते हो फॉर द कंजर्वेशन एंड वाइज यूज ऑफ वेटलैंड। याद रखना, वाइज यूज ऑफ वेटलैंड की बात करता है, ये यूज ऑफ वेटलैंड को खत्म करने की बात नहीं करता है। रामसर में साइन किए गए थे, जो कि ईरान में है 1971 में, और फोर्स में आया ये 1975 में। और ये याद रखना है, ओनली ग्लोबल इन्वायरमेंट ट्रीटी जो पार्टिकुलर इकोसिस्टम दैट इज वेटलैंड इकोसिस्टम को डील करता है। एंड ये भी याद रखना है कि यूनाइटेड नेशन सिस्टम के साथ इसका कोई नाता नहीं है, रिश्ता नाता नहीं है, ये इंडिपेंडेंटली बेसिकली कन्वेंशन ऑपरेट होते हैं। और वेटलैंड की बात तो हमने की ही की है, डिस्टिंक्ट इकोसिस्टम दैट इज फ्लडेड बाय वाटर आइदर परमानेंटली और सीजनली और टेम्पोररी। वाइज यूज का मतलब है मेंटेनेंस ऑफ इकोलॉजिकल कैरेक्टर विद इन द कंटेक्स्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और ये याद रखना है, दिसंबर 2020 के लेटेस्ट डाटा के अनुसार 42 रिकॉग्नाइज्ड रामसर साइट्स है भारत में, और ये जो रिकॉग्नाइज्ड रामसर साइट्स है भारत में 42 हाईएस्ट रामसर साइट इन साउथ एशिया। और चिलिका लेक ये लार्जेस्ट रामसर साइट है, याद रखना है, चिलिका लेक उड़ीसा में है, लार्जेस्ट रामसर साइट है। और रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश स्मॉलेस्ट रामसर साइट है, याद रखना आपको, रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश और चिलिका लेक उड़ीसा। रेणुका लोवेस्ट बेसिकली लोवेस्ट नहीं, स्मॉलेस्ट रामसर साइट है, और जो चिलिका है वो हाईएस्ट रामसर साइट है, हाईएस्ट मतलब इन टर्म्स ऑफ एरिया। और उत्तर प्रदेश हैज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट्स इन इंडिया, ये भी याद रखना है। और मोस्ट रिसेंट एडिशन जो हुआ है ये आपको याद रखना है, आसान बैरेज उत्तराखंड में है, कंवर या कांवर ताल लेक बिहार में है, सूर सरोवर आगरा में है, लोनार लेक बुलढाना महाराष्ट्र में है ना। तो ये याद रखना है, मोस्ट रिसेंट एडिशन जो हुए हैं, आसान बैरेज उत्तराखंड में, कांवर या कन्वर ताल लेक बिहार में, सूर सरोवर यानी कि आगरा उत्तर प्रदेश में, लोनार लेक बुलढाना महाराष्ट्र में। और हाईएस्ट नंबर ऑफ रामसर साइट ओवरऑल वर्ल्ड में देखा जाए तो यूनाइटेड किंगडम के पास है, एंड द कंट्री विथ लार्जेस्ट एरिया वो आपका बोलिविया में। तो ये बातें आपको याद रखनी है। अब हम आते हैं मॉनिटरिक्स रिकॉर्ड, जो आपका रामसर कन्वेंशन के तहत ही ये रिकॉर्ड मेंटेन की जाती है। और मॉनिटरिक्स रिकॉर्ड की बात करें तो मॉनिटरिक्स रिकॉर्ड बेसिकली इट इज ए रजिस्टर ऑफ वेटलैंड साइट्स ऑन द लिस्ट ऑफ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, जहां पर याद रखना है, जहां पर चेंजेस इन द इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैव अकर्ड एंड आर अकरिंग और आर लाइकली टू अकर एज ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस। ये टर्म याद रखना है, मॉनिटरिक्स रिकॉर्ड में आने वाले वेटलैंड के लिए ये टर्म याद रखना है, वेयर चेंजेस इन द इकोलॉजिकल कैरेक्टर हैज अकर्ड, अकरिंग और लाइकली टू अकर एज ए रिजल्ट ऑफ ह्यूमन इंटरफेरेंस, and it is maintained as a part of Ramsar list, याद रखना, which needs most priority conservation। and दो साइट्स फिलहाल भारत में है, तो लोकटक लेक मणिपुर में है, केओलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में है, और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपको भी पता है केओलादेव नेशनल पार्क में मिलते हैं। अब आते हैं साइट्स के बारे में, यानी कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ विल्ड फौना एंड फ्लोरा। याद रखना है, साइट्स स्टैंड फॉर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ विल्ड फौना एंड फ्लोरा। और जब हम बात करते हैं साइट्स की, तो इसको वाशिंगटन कन्वेंशन कहता है, रट लेना,
साइट्स इट ऑल्सो नोन एज वाशिंगटन कन्वेंशन। और ऑब्जेक्टिव क्या है साइट्स की, तो नाम से ही पता चल रहा है, टू इंश्योर की जो इंटरनेशनल ट्रेड किए जाते हैं स्पेसिमेंस ऑफ विल्ड एनिमल्स एंड प्लांट डज नॉट थ्रेटन देयर सर्वाइवल। ये सीधा सीधे क्वेश्चन पूछ सकता है, ये किसका है, साइट्स का है। एंड ड्राफ्टेड इन 1963 एट द IUCN मेंबर्स मीट एंड केम इनटू फोर्स इन 1975। करंट में इसका 183 पार्टीज है। लोकेशन जो है इसका जेनेवा में है ना। और 1976 में भारत ने इसे ज्वाइन कर लिया था। और याद रखना है, वैसे तो साइट्स लीगली बाइंडिंग है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि नेशनल लॉज के ऊपर ज्यादा इसका प्रायोरिटी हो जाएगा। And amendment to the convention must be supported by 2/3 majority who are present in voting। याद रखना, कुछ भी कन्वेंशन में अमेंड करना हो तो 2/3 majority who are present in voting ये जरूरी होगी। Now we come to wildlife trade monitoring network, that is the traffic। इसे भी जानना है आपको, wildlife trade monitoring network, नाम से ही पता चल रहा है, wildlife trade monitoring network, ट्रैफिक। तो जब ट्रैफिक की बात करते हैं तो ये नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है वर्किंग ग्लोबली ऑन ट्रेड इन विल्ड एनिमल्स एंड प्लांट्स इन द कंटेक्स्ट ऑफ बोथ बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन और दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। और ये जरूर याद रखना, ट्रैफिक इज ए ज्वाइंट प्रोग्राम ऑफ किसका, WWF एंड IUCN का, और स्टेब्लिश किए गए थे कब, 1976 में। तो ये याद रखना है आपको, वाइल्ड लाइफ ट्रेड मॉनिटरिंग नेटवर्क ट्रैफिक इस ज्वाइंट प्रोग्राम ऑफ WWF एंड IUCN और स्टेब्लिश की गई थी 1976 में। एंड ट्रैफिक इज कंप्लीमेंट्री टू साइट्स, रट लेना, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ट्रैफिक इज कंप्लीमेंट्री टू साइट्स, और ऑब्जेक्टिव देख लो इस ट्रैफिक का क्या है, टू इंश्योर की जो ट्रेड इन विल्ड प्लांट्स एंड एनिमल्स नॉट ए थ्रेट टू द कंजर्वेशन ऑफ नेचर, है ना। तो ट्रेड जो किए जाएंगे ये ना हो जाए कि वो कंजर्वेशन ऑफ नेचर के लिए थ्रेट हो जाए, इतना ज्यादा उनका ट्रेड कर लिया जाए। तो इसके लिए क्या करेगा, इट इन्वेस्टिगेट्स एंड एनालाइजेस विल्ड लाइफ ट्रेड ट्रेंड्स, पैटर्न्स, impacts and drivers to provide the leading knowledge based on trade in wildlife, animals and plants। तो हमें तो याद रखना है, ये जो ट्रैफिक इनिशिएटिव है ये ज्वाइंट प्रोग्राम है WWF प्लस IUCN का, एस्टैब्लिश इन 1976। एंड ऑब्जेक्टिव तो पता ही है, trade does not mean to threat to the conservation of the nature। now कुछ important इनिशिएटिव ट्रैफिक के द्वारा लिए गए थे, है ना। इनिशिएटिव्स ऑफ ट्रैफिक देख सकते हो, डोंट बाय ट्रैवल कैंपेन, याद रखना, ऐसे पूछ लेंगे, डोंट बाय ट्रैवल कैंपेन किससे एसोसिएटेड और ये किसका है, तो ये याद रखना, डोंट बाय ट्रैवल कैंपेन ये इनिशिएटिव है ट्रैफिक का। भारत में क्या एम है, वार्निंग मैसेज भेज दो अगेंस्ट बाइंग इलीगल वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स। एंड किस पर टारगेट की जाती हैं, तो जाहिर सी बात है टूरिस्ट एंड अदर पोटेंशियल बायर्स ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट। एंड अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 not only the poacher or trader of endangered life but also buyers are liable for punishment। समझ में आ रहा है कुछ, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत नॉट ओनली द पोचर और ट्रेडर बल्कि बायर्स आल्सो लायबल फॉर द पनिशमेंट। एंड वी हैव द सेकंड कैंपेन ऑफ द ट्रैफिक, वी हैव वांटेड अलाइव कैंपेन। तो वांटेड अलाइव कैंपेन एडवर्टाइजमेंट कैंपेन कह सकते हो, डिजाइन्ड टू रिमाइंड एशियाज बिग कैट्स कंजर्वेशन, 2012 में लॉन्च की गई थी। एंड कैंपेन में 4 एशियन बिग कैट्स को फीचरिंग की जाती है, जिसमें टाइगर है, लेपर्ड है, स्नो लेपर्ड है, क्लाउडेड लेपर्ड है, ऑल ऑफ देम थ्रेटेंड बाय इलीगल ट्रेड इन देयर बॉडी पार्ट। नाउ वी हैव CMS, ये भी महत्वपूर्ण है। और जब हम बात करते हैं CMS की, तो क्या है आपका ये CMS यानी कि कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ विल्ड एनिमल्स, है ना। तो CMS की बात करें तो कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज ऑफ विल्ड एनिमल्स, और ये अंतरराष्ट्रीय ट्रीटी है, कंक्लूड की गई थी अंडर द एजीज ऑफ UNEP। रट लेना, CMS इंटरनेशनल ट्रीटी कंक्लूडेड अंडर द एजीज ऑफ UNEP, साइन की गई थी 1979 में, और इसे बोन कन्वेंशन भी कहा जाता है। इसको रट लेना, बोन कन्वेंशन भी कहा जाता है। बोन चैलेंज से कंफ्यूज मत हो जाना, बोन चैलेंज दूसरा है, वो डेजर्टिफिकेशन, एफोरेस्टेशन, रिस्टोरेशन से रिलेटेड है, ये बोन कन्वेंशन है। और बोन कन्वेंशन को हम कन्वेंशन ऑन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज भी कहते हैं। एंड कंक्लूडेड अंडर द एजीज ऑफ UNEP, साइंड इन 1979। एंड ऑब्जेक्टिव क्या है CMS की,
तो टू कंजर्व टेरिटोरियल मेराइन एंड एवियन माइग्रेटरी स्पीसीज थ्रू आउट देयर रेंज। कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं यूपीएससी के द्वारा कि द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव टू कंजर्व टेरिटोरियल मेराइन एंड एवियन माइग्रेटरी स्पीसीज थ्रू आउट देयर रेंज इज ऑफ होम साइट्स सीएमएस बोन या फिर आपका यूएन सीबीडी, ऐसे करके पूछा जा सकता है। तो हमें याद रखना है ऑब्जेक्टिव क्या है, टू कंजर्व टेरिटोरियल मेराइन एंड एवियन माइग्रेटरी स्पीसीज थ्रू आउट द रेंज एंड ओनली ग्लोबल कन्वेंशन जो स्पेशलाइज्ड है इन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज देयर हैबिटेट्स एंड माइग्रेशन रूट्स। याद रखना ओनली ग्लोबल कन्वेंशन स्पेशलाइज्ड इन द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज देयर हैबिटेट्स एंड माइग्रेशन रूट्स। एंड अपेंडिक्स 1 में देख सकते हो इंक्लूड द थ्रेटेंड माइग्रेटरी स्पीसीज। अपेंडिक्स 2 में देख सकते हो इंक्लूड द माइग्रेटरी स्पीसीज रिक्वायरिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन। तो अपेंडिक्स 1 में हमने देखा इंक्लूड्स द थ्रेटेंड माइग्रेटरी स्पीसीज और अपेंडिक्स याद रखना है, ये अच्छे से याद रखना है। ये जो सीएमएस की अपेंडिक्स 1 है इसमें थ्रेटेंड माइग्रेटरी स्पीसीज को रखा गया है और जो अपेंडिक्स 2 है इसमें माइग्रेटरी स्पीसीज जो इंटरनेशनल कोऑपरेशन जिसके लिए जरूरत है ना। तो अपेंडिक्स 1 थ्रेटेंड माइग्रेटरी स्पीसीज, अपेंडिक्स 2 माइग्रेटरी स्पीसीज रिक्वायरिंग इंटरनेशनल कोऑपरेशन। नाउ वी हैव सीएमएस 13th कॉप जो फैब 2020 में हुई, ये इंपॉर्टेंट है। सीएमएस 13th कॉप फैब 2020 ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। जो आपका सीएमएस 13th कॉप फैब 2020 में ऑर्गेनाइज हुई थी, सबसे पहली बार गांधीनगर इंडिया में ऑर्गेनाइज हुई थी और इंडिया होस्ट करेगा सीएमएस की प्रेसिडेंसी को नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए। और कॉप 13 सीएमएस की जो थीम थी माइग्रेटरी स्पीसीज कनेक्ट द प्लैनेट एंड टुगेदर वी वेलकम देम होम। एंड लोगो याद रखना आपको, लोगो वाज इंस्पायर्ड बाय द ट्रेडिशनल कोलम from the southern India which has a profound significance in the context of living in harmony with nature। याद रखना logo was inspired by traditional column from southern India which has a profound significance in the context of living in harmony with the nature। and mascot याद रखना, mascot जो लिया गया है सीएमएस के लिए वो है आपका ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। और ग्रेट इंडियन बस्टर्ड आपको पता है क्रिटिकली इंडेंजर्ड है आईयूसीएन में। और 13th कॉप उन्होंने गांधीनगर डिक्लेरेशन अडॉप्ट किया है एंड विच कॉल्स फॉर माइग्रेटरी स्पीसीज एंड द कंसेप्ट ऑफ इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी टू बी इंटीग्रेटेड एंड प्रायोरिटाइज इन द न्यू फ्रेमवर्क। याद रखना 13th कॉप का क्या आउटकम हुआ, गांधीनगर डिक्लेरेशन, इसमें इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी की बात की गई है कि जो इकोलॉजिकल कनेक्टिविटी है उनको इंटीग्रेट किया जाए एंड प्रायोरिटाइज किए जाए इन द न्यू फ्रेमवर्क। एंड क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज जो होते हैं उनको पिंक पेजेस में डाली जाए, ये बोली गई थी। क्रिटिकली इंडेंजर्ड स्पीसीज लिस्टेड इन पिंक पेजेस, तो ये याद रखना है आपको। ग्रीन पेजेस आर यूज्ड फॉर दोज स्पीसीज दैट वर फॉर्मली इंडेंजर्ड बट नाउ हैव रिकवर्ड टू ए पॉइंट वेयर नो लॉन्गर थ्रेटेंड। एंड आईयूसीएन हैज ऑब्जर्वर एंड कंसल्टेटिव स्टेटस एट द यूनाइटेड नेशन, है ना। तो आईयूसीएन हैज ऑब्जर्वर एंड कंसल्टेटिव स्टेटस कहां पर थे, यूनाइटेड नेशन में। Now we come ग्लोबल टाइगर फोरम, और ग्लोबल टाइगर फोरम की बात करते हैं तो ये जो है 1993 में से फाउंड की गई थी। हेडक्वार्टर क्या था इनका, न्यू दिल्ली इंडिया में, है ना। याद रखना ग्लोबल टाइगर फोरम 1993, हेडक्वार्टर आपका न्यू दिल्ली इंडिया में है। ऑब्जेक्टिव देख लो, टू एड्रेस द इंटरनेशनल इश्यूज रिलेटेड टू टाइगर कंजर्वेशन, कहाँ, इन द टाइगर रेंज कंट्रीज। और टाइगर रेंज कंट्रीज का नाम हमने देखा, बांग्लादेश है, भूटान है, कंबोडिया है, चाइना है, इंडिया है, इंडोनेशिया है, लाओस है, मलेशिया है, म्यांमार है, नेपाल है, रशिया है, थाईलैंड है, वियतनाम है, नॉर्थ कोरिया है, इन सब के बारे में हमने देखा। और क्या, ये जो आपका जीटीएफ है यानी कि ग्लोबल टाइगर फोरम, ओनली इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो टाइगर से ही जुड़ा हुआ है ना। एंड इसमें 13 टाइगर रेंज कंट्रीज के सदस्य आ जाते हैं। एंड जीटीएफ जनरल असेंबली मीट्स एवरी 3 ईयर, तो 3 साल में एक बार जीटीएफ की मीटिंग होती है। और याद रखना है हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है और 1993 में कंस्टिट्यूट किया गया था। और ऑब्जेक्टिव की तो बात हमने कर ही डाली है। एंड और क्या जानना है हमें, बस हम आते हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन के ऊपर। जब हम बात करते हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन, वी आर कॉलिंग स्टॉकहोम कन्वेंशन नॉट स्टॉकहोम कन्वेंशन, दोनों में अंतर है। तो जब हम बात करते हैं स्टॉकहोम कन्वेंशन की तो ये इंटरनेशनल ट्रीटी है, 2001 में साइन की गई थी और 2004 से ये इफेक्टिव है। तो 2001 में साइन की गई, 2004 से ये इफेक्टिव हुई। और ऑब्जेक्टिव क्या रहा है स्टॉकहोम कन्वेंशन का, अच्छे से रट लेना,
टू एलिमिनेट और रेस्ट्रिक्ट द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ पर्सिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट। रट लेना। ऑब्जेक्टिव क्या है स्टॉकहोम कन्वेंशन का? तो स्टॉकहोम कन्वेंशन का ऑब्जेक्टिव है टू एलिमिनेट और रेस्ट्रिक्ट द प्रोडक्शन एंड यूज ऑफ पीओपीज। और इतना ही नहीं, लीगली बाइंडिंग है ये। और इंडिया तो पार्टी है लेकिन यूएसए सिग्नेटरी तक नहीं है। और इंटर गवर्नमेंटल फोरम ऑन केमिकल सेफ्टी एंड द इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑन द केमिकल सेफ्टी प्रिपेयर्ड ए लिस्ट नॉन एज डर्टी डोजन। याद रखना है, ये जो डर्टी डोजन है वो बेसिकली आपका केमिकल्स है, एक प्रकार से इसको कह सकते हो परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स कह सकते हो, है ना। तो ये याद रखना है, ये जो डर्टी डोजन का लिस्ट तैयार किया गया है, इट हैज बीन डन बाय इंटर गवर्नमेंटल फोरम ऑन केमिकल सेफ्टी प्लस इंटरनेशनल प्रोग्राम ऑन केमिकल सेफ्टी एंड देयर इज ए प्रोविजन कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो न्यू एंड एडिशनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज प्रदान करें एंड मेजर्स टू मिनिमाइज या रेगुलेट पीओपीज टू डेवलपिंग कंट्रीज, है ना। तो ये देख सकते हो, देयर इज ए प्रोविजन की जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं प्रोवाइड न्यू एंड एडिशनल फाइनेंशियल रिसोर्सेज एंड मेजर्स टू मिनिमाइज या रेगुलेट पीओपीज टू डेवलपिंग कंट्रीज। एंड परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स की बात करें तो क्या है, नाम से ही पता चलता है ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स जो रेसिस्टेंट होती हैं एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन के लिए, तभी तो ये परसिस्टेंट है। ऑर्गेनिक है लेकिन परसिस्टेंट है बिकॉज दे डिलेज इन डिग्रेडेशन। These persist in environment, bioaccumulates and poses a risk to the human health and environment। तो स्टॉकहोम कन्वेंशन एक शब्द में बोला जाए तो क्या नजर आएगा, पीओपीज के लिए है ना। डर्टी डोजन कंसेप्ट आईएफसीएस प्लस आईपीसीएस एंड वी हैव बासेल कन्वेंशन। तो वी हैव बासेल कन्वेंशन और बासेल कन्वेंशन की हम बात करेंगे। जब हम बासेल कन्वेंशन की बात करते हैं तो बेसिकली क्या एम है इसका, टू प्रोटेक्ट ह्यूमन हेल्थ एंड द एनवायरमेंट अगेंस्ट द एडवर्स इफेक्ट ऑफ हैजार्डियस वास्ट। याद रखना है, बासेल कन्वेंशन जैसे ही कान में आए आपको याद हो जाना चाहिए, हैजार्डियस वास्ट के एडवर्स इफेक्ट्स को डील करने के लिए लाया गया था, है ना। क्यों? टू प्रोटेक्ट द ह्यूमन हेल्थ प्लस एनवायरमेंट। एंड बासेल कन्वेंशन 1989 में साइन की गई थी, फोर्स में आई 1992 में, और पार्टीज देख लो 187 है। और यूएस एंड हैटी हैव साइंड द कन्वेंशन बट नॉट रेटिफाइड। तो देख सकते हो मेजॉरिटी ऑफ कन्वेंशन डीलिंग विद द एनवायरमेंट यूएसए तो है ही नहीं। एंड इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ये याद रखना, इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू स्टॉप द डंपिंग ऑफ हैजार्डियस वास्ट फ्रॉम डेवलप्ड कंट्रीज इन डेवलपिंग नेशन। एंड ये याद रखना है आपको कि बासेल कन्वेंशन डज नॉट एड्रेस द मूवमेंट ऑफ रेडियोएक्टिव वास्ट। एंड बासेल कॉप 14 की जो मीटिंग हुई जेनेवा 2019 में, थीम जो रहा क्लीन प्लेनेट हेल्दी पीपल साउंड मैनेजमेंट ऑफ केमिकल्स एंड वास्ट। याद रखना बासेल कॉप 14 जेनेवा 2019 में मीटिंग हुई, थीम जो है क्लीन प्लेनेट हेल्दी पीपल साउंड मैनेजमेंट ऑफ केमिकल्स एंड वास्ट। The technical guidelines on e-waste and inclusion of plastic waste in the prior informed consent procedure were decided in COP14। तो देख सकते हो ये जो आपका टेक्निकल गाइडलाइंस है ऑन द e-waste and inclusion of plastic waste in the prior informed consent procedure वो COP14 में डिसाइड की गई। एंड ये याद रखना है, ये जो आपका बासेल COP14 कंडक्ट हुआ, कंक्लूड हुआ, यहाँ से सुपर ईयर फॉर एनवायरनमेंट का कंसेप्ट निकल कर आया है ना। द कॉन्फ्रेंस किक्ड ऑफ सुपर ईयर फॉर एनवायरनमेंट एंड culminates the UN बायोडायवर्सिटी कॉन्फ्रेंस एट द एंड ऑफ 2020। एंड ये याद रखना है कि 10 नए स्पीसीज ऐड किए गए सीएमएस के अपेंडिसेस में एट द COP13 और 7 स्पीसीज अपेंडिक्स 1 में ऐड की गई, और जिसमें ये याद रखना है 7 स्पीसीज जो ऐड की गई अपेंडिक्स 1 में, ये एशियन एलिफेंट है। याद रखना एशियन एलिफेंट, जैगवार, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, बंगाल फ्लोरिकन, लिटिल बस्टर्ड, एंटीपोडियन एल्बेट्रोस एंड ओशियनिक व्हाइट टिप सांप। तो हमको क्या याद रखना है, बंगाल फ्लोरिकन ऐड की गई, यस, जीआईबी यस, जैगवार और एशियन एलिफेंट बिल्कुल सही अपेंडिक्स 1 में। और जो अपेंडिक्स 2 में 3 स्पीसीज जो ऐड की गई, कुल मिला के आपका 10 स्पीसीज हो जाएगा। वेर एडेड टू अपेंडिक्स 2 जिसमें उरियान है, स्मूथ हैमर हैंड है एंड टॉप शार्क है। तो शार्क की वैरायटीज को तो अपेंडिक्स 2 में ऐड की गई है, along with we have उरिया। Now we have इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन। लेकिन उससे पहले जानने के लिए हमें ये जानना है बासेल बैन अमेंडमेंट। तो बासेल बैन अमेंडमेंट क्या है,
जब हम बात करते हैं बासेल बैन अमेंडमेंट की, तो ये अडॉप्ट की गई बाय द पार्टीज टू द बासेल कन्वेंशन 1995 में। याद रखना, जो बासेल कन्वेंशन के पार्टीज थे उन्होंने नहीं मिलकर बासेल बैन अमेंडमेंट को 1995 में अडॉप्ट किया था। और ये जो बासेल बैन अमेंडमेंट है प्रोहिबिट करता है एक्सपोर्ट ऑफ हजार्डियस वास्ट फ्रॉम मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन, OECD एंड लिechtenstein टू ऑल अदर कंट्री। समझ में आ रहा है? बासेल बैन अमेंडमेंट में आपको टारगेट याद रखने हैं, दिस प्रोहिबिट द एक्सपोर्ट ऑफ हजार्डियस वास्ट फ्रॉम मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन, OECD and liechtenstein to all other countries, and amendment become international law on 5 दिसंबर 2019। तो अब ये बासेल बैन अमेंडमेंट इंटरनेशनल लॉ है। एंड ये याद रखना है आपको, क्रोएशिया बिकम द 97th कंट्री टू रेटिफाई द बैन, और अल्टीमेटली ये एक्टिव हो गया। क्रोएशिया के रेटिफिकेशन के बाद ये बासेल बैन अमेंडमेंट एक्टिवेट हो गई और ये अडॉप्ट की गई थी बेसिकली 1995 में। लेकिन सोच सकते हो इतने लंबे समय लग गए बासेल बैन अमेंडमेंट को फोर्स होने में। और ये क्या कहता है, प्रोहिबिट द एक्सपोर्ट ऑफ हजार्डियस वास्ट फ्रॉम मेंबर स्टेट्स ऑफ द यूरोपियन यूनियन, OECD एंड लिechtenstein टू ऑल अदर कंट्रीज। तो ये याद रखना, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। नाउ वी हैव इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन ITTO। और जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन की, यानी कि ITTO, ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन UN के अंतर्गत काम करती है। तो याद रखना है ITTO की बात करें, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन अंडर यूनाइटेड नेशन। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रमोट द सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। और इंडिया भी ITTO का मेंबर है ना, तो इंडिया इज ऑल्सो ए मेंबर ऑफ ITTO, और ITTO इज एन इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन अंडर द UN। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू प्रमोट द सस्टेनेबल मैनेजमेंट एंड कंजर्वेशन ऑफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। नाउ वी हैव यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, UN फोरम ऑन फॉरेस्ट, UN यानी कि UNFF, यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट। तो ये क्या है आपका यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट, तो इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, रट लेना, यूनाइटेड नेशन फोरम on forest, intergovernmental organization established by the United Nations Economic and Social Council, रट लो, United Nations Forum on Forest, intergovernmental organization established by United Nations Economic and Social Council 2000 में, हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में है। प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, पता होना चाहिए आपको। ऑब्जेक्टिव क्या है, टू स्ट्रेंथन द पॉलिटिकल कमिटमेंट टू द मैनेजमेंट, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ फॉरेस्ट, एंड UNFF is built on the forest principles together with the agenda 21 of Rio Summit 1992। एंड जब हम बात करते हैं IUCN की, यानी कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, IUCN की, तो इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। और जब हम बात करते हैं IUCN की, तो ये बेसिकली इंटर गवर्नमेंटल क्या है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, यस इंटरगवर्नमेंटल। और ये याद रखना है, तो IUCN की बात करें तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वर्क्स इन द फील्ड ऑफ कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज। 1948 में ही बन गई थी ये, हेडक्वार्टर ग्लैंड स्विट्जरलैंड, वैसे तो रटना पड़ेगा, IUCN इज इक्वल टू ग्लैंड स्विट्जरलैंड, और गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट ग्रुप्स कैन बी ए मेंबर ऑफ IUCN। तो ये इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी है, अलॉन्ग विद इंटरनेशनल तो है ही है। इट पब्लिशेस 1964 से ही ये जो IUCN है अपना रेड लिस्ट ऑफ थ्रेटेंड स्पीसीज पब्लिश करता है और एसेस करता है कंजर्वेशन स्टेटस ऑफ स्पीसीज वर्ल्ड वाइड। और ये देख सकते हैं कुछ स्टेटस जो रेड लिस्ट में आते हैं, तो रेड लिस्ट में क्या आ जाते हैं, एक्सटिंक्ट आ जाते हैं, थ्रेटेंड आ जाते हैं, और लिस्ट कंसर्न आ जाते हैं। तो एक्सटिंक्ट का मतलब क्या हुआ कि नो रीजनेबल डाउट कि जो लास्ट इंडिविजुअल है डाइड, इसमें तो पूरा श्योरिटी है कि धरती पर से ये विलुप्त हो गए हैं। और एक्सटिंक्ट इन विल्ड का मतलब यह कि ये मिल तो रहे हैं लेकिन कैप्टिविटी में है ना, तो ये हो गया एक्सटिंक्ट इन विल्ड, नेचुरल हैबिटेट में ये नहीं मिल रहा है। एंड वी हैव क्रिटिकली एंडेंजर्ड, और क्रिटिकली एंडेंजर्ड में क्या होते हैं, फेसिंग एक्सट्रीम हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द विल्ड। एंड इंडेंजर्ड में क्या होते हैं, फेसिंग ए वेरी हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द विल्ड। वल्नरेबल में देख सकते हो फेसिंग ए हाई रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन इन द विल्ड। और नियर थ्रेटेंड में क्लोज टू क्वालिफाइंग और लाइकली टू क्वालिफाई टू बी एनी थ्रेटेंड कैटेगरी इन द नियर फ्यूचर। तो थ्रेटेंड याद रखना, IUCN की जो रेड लिस्ट में जो थ्रेटेंड है ना, थ्रेटेंड में क्रिटिकली इंडेंजर्ड आ जाती है, इंडेंजर्ड आ जाती है और वल्नरेबल आ जाती है, ये याद रखना है।
और जो अन्य है आपका लीस्ट कंसर्न में बेसिकली पॉपुलेशन इज स्टेबल इनफ दैट इज अनलाइकली टू फेस एक्सटिंक्शन इन द नियर फ्यूचर। डाटा डेफिशिएंट में क्या आ जाती है, नॉट इनफ इंफॉर्मेशन ऑन अबंडेंस और डिस्ट्रीब्यूशन टू एस्टिमेट इट्स रिस्क ऑफ एक्सटिंक्शन। तो थ्रेटेड में 3 आ गए, सीआर, इंडेंजर्ड और वल्नरेबल, और एक्सटिंक्ट में तो आपको EX हो ही गई। अब आते हैं रोटरडैम कन्वेंशन। रोटरडैम कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है, और जब हम बात करते हैं रोटरडैम कन्वेंशन की, तो रोटरडैम कन्वेंशन मल्टीलेटरल इन्वायरमेंटल ट्रीटी कह सकते हो अंडर द यूनाइटेड नेशन। याद रखना है, रोटरडैम कन्वेंशन मल्टीलेटरल इन्वायरमेंटल ट्रीटी यूनाइटेड नेशन की शर्त छाया के तहत to promote shared responsibilities in relation to importation यानी कि import of hazardous chemical। तो क्या याद रखना है, रोटरडैम कन्वेंशन डील्स विद इंपोर्ट ऑफ hazardous chemicals, और ये इफेक्टिव हुई थी 2004 से। एंड टू अचीव इट्स ऑब्जेक्टिव द कन्वेंशन इंक्लूड 2 की प्रोविजन। क्या वो 2 की प्रोविजन है, प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर एंड इंफॉर्मेशन एक्सचेंज मैकेनिज्म। रट लेना, रोटरडैम कन्वेंशन डील्स विद इंपोर्टेशन ऑफ हजार्डियस केमिकल्स, इफेक्टिव हुई थी 2004 से, और अपने ऑब्जेक्टिव को हासिल करने के लिए कन्वेंशन में 2 की प्रोविजन किए गए हैं। एक तो है आपका प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट, और दूसरा है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज मैकेनिज्म। एंड बेसिकली ये रोटरडैम कन्वेंशन लीगली बाइंडिंग ऑब्लिगेशन क्रिएट करता है कि आप इंप्लीमेंट करिए प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर को। लेकिन है क्या ये प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट प्रोसीजर, सिंपली ये मैकेनिज्म है कि भाई साहब हम अप्रूवल लेते हैं, और अप्रूवल के लिए हम सारे इंफॉर्मेशन जो इंपोर्ट के दौरान चाहिए किसी भी केमिकल्स को लेकर वो हम इंफॉर्मेशन देंगे, लेकिन which has been listed in annex 3 of the convention। याद रखना, it also ensures export compliance with guidelines, है ना। तो prior informed consent procedure के तहत बेसिकली फॉर्मल अप्रूवल लेने की जरूरत होती है, एज वेल एज डिसमिनेट इंफॉर्मेशन ऑन द इंपोर्ट्स ऑफ दोज केमिकल जो एनेक्स 3 में लिस्टेड है ऑफ द कन्वेंशन। एंड द सेकंड वन इज इंफॉर्मेशन एक्सचेंज मैकेनिज्म। और जब हम बात करते हैं इंफॉर्मेशन एक्सचेंज मैकेनिज्म की, द कन्वेंशन रिक्वायर्स कि ईच पार्टी टू नोटिफाई द सेक्रेटेरिएट व्हेन taking a domestic regulatory action to ban on severely restricted chemical। Now we have International Whaling Commission, ये भी महत्वपूर्ण है, इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन महत्वपूर्ण है। और जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन की, है ना, तो जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन की, तो इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन बेसिकली इंटरनेशनल बॉडी है सेटअप अंडर इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर रेगुलेशन ऑफ वॉलिंग। रट लेना, इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन को सेटअप किया गया है इंटरनेशनल कन्वेंशन फॉर द रेगुलेशन ऑफ वेलिंग के तहत। क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, टू कंजर्व व्हेल स्टॉक्स प्लस ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ व्हेलिंग इंडस्ट्री। दोनों याद रखना, टू कंजर्व व्हेल स्टॉक्स प्लस ऑर्डरली डेवलपमेंट ऑफ व्हेलिंग इंडस्ट्री। वाशिंगटन डीसी में से साइन किया गया था 1946 में, और इंडिया ने 1981 में से ज्वाइन किया था। एंड इट गवर्न्स, याद रखना, इट गवर्न्स commercial scientific aboriginal subsistence of whaling practices of 59 member nation। इसका मतलब 59 member nation ही है। और 1982 में इंटरनेशनल वेलिंग कमीशन एडॉप्टेड मोरेटोरियम ऑन कमर्शियल वेलिंग। मोरेटोरियम यानी कि कमर्शियल वेलिंग पर रोक लगा दी जाए। तो 1982 में IWC एडॉप्टेड मोरेटोरियम ऑन कमर्शियल वेलिंग। और लेटेस्ट न्यूज यही है कि जापान पुल्ड आउट ऑफ द IWC टू रिज्यूम कमर्शियल वेलिंग। और फिर वी हैव द फ्लोरिनोपोलिस डिक्लेरेशन ऑफ 2018। तो क्या कहता है ये फ्लोरिनोपोलिस डिक्लेरेशन, तो बेसिकली द डिक्लेरेशन इंसिस्ट कि जो कमर्शियल वेलिंग है वो इज नो लॉन्गर ए नेसेसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड वुड अलाउ द रिकवरी ऑफ ऑल व्हेल पॉपुलेशन टू प्री इंडस्ट्रियल वेलिंग लेवल। रट लेना है ये फ्लोरिनोपोलिस डिक्लेरेशन ऑफ 2018 साफ साफ कहता है या इंसिस्ट करता है कॉमर्शियल वेलिंग इज नो लॉन्गर ए नेसेसरी इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज बहुत सारे अन्य सोर्सेस है जिससे फूड रिक्वायरमेंट फुलफिल किए जा सकते हैं। एंड वुड अलाउ द रिकवरी ऑफ ऑल वेलिंग पॉपुलेशन टू प्री इंडस्ट्रियल वेलिंग लेवल। याद रखना है। नाउ वी हैव वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। तो जैसे ही वियना कन्वेंशन का आपको नाम सुनने को मिलेगा टेस्ट में, आप ओजोन लेयर का याद कर लेना। तो वियना कन्वेंशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर देख सकते हो, मोस्ट सक्सेसफुल ट्रीटीज ऑफ ऑल टाइम, रेटिफाइड बाय 197 स्टेट्स। याद रखना, रेटिफाइड बाय 197 स्टेट्स, मल्टीलेटरल एनवायरमेंटल एग्रीमेंट है एंड एग्रीड किए गए थे 1985 में, और अल्टीमेटली 1988 में फोर्स में भी आ गए थे। लेकिन वियना कन्वेंशन इज नॉट लीगली बाइंडिंग।
बिल्कुल याद रखना है आपको, इट इज नॉट लीगली बाइंडिंग कन्वेंशन बट इट एक्ट्स एज ए फ्रेमवर्क फॉर द इंटरनेशनल एफर्ट टू प्रोटेक्ट द ओजोन लेयर एंड दीज आर लेड डाउन ऑन अकम्पनिंग मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल। तो वियना कन्वेंशन को फुलफिल करने के लिए वी हैव द मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल। तो मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल आपका लीगली बाइंडिंग हो जाएगा, ये याद रखना है आपको। इट इज ए प्रोटोकॉल टू वियना कन्वेंशन एंड डील्स विद सब्सटेंसेस दैट डिप्लीट द ओजोन लेयर या फिर ODS एंड इट वाज फर्स्ट ट्रीटी टू अचीव यूनिवर्सल रेटिफिकेशन। रट लेना, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल फर्स्ट ट्रीटी टू रिसीव यूनिवर्सल रेटिफिकेशन और लीगली बाइंडिंग है। एंड ये याद रखना है आपको कि बेसिकली प्रोटोकॉल रिकॉग्नाइजेस दैट ऑल नेशंस शुड नॉट बी ट्रीटेड इक्वली। यस, बिल्कुल याद रखना है आपको, ये जो मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल है इसमें साफ साफ कहा गया है ऑल नेशन शुड नॉट बी ट्रीटेड इक्वली। नाउ वी हैव द किगाली अमेंडमेंट 2016। और जब हम बात करते हैं किगाली अमेंडमेंट 2016 की, तो 2016 में ये किगाली एग्रीमेंट आई थी। 1 जनवरी 2019 किगाली अमेंडमेंट टू द मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल एग्जिस्टेंस में आ गया। याद रखना है, किगाली एग्रीमेंट हुई थी 2016 में, और जो आपका 1 जनवरी 2019 है किगाली अमेंडमेंट टू द मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल, ये एग्जिस्टेंस में आ गई। तो याद रखना, किगाली अमेंडमेंट्स एसोसिएटेड है मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल से। एंड बेसिकली ये जो मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल का जो अमेंडेड वर्जन है दैट इज किगाली अमेंडमेंट, ये बेसिकली 1987 के मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल को अमेंड करता है टू रिड्यूस, याद रखना है यहाँ पर, टू रिड्यूस द यूज ऑफ HFCs। क्योंकि आपको पता है ओरिजिनल मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल में HFCs को कंट्रोल करने की कोई भी बात नहीं की गई थी, लेकिन किगाली अमेंडमेंट में HFCs के यूज को रिड्यूस करने की बात साफ साफ कही गई है, विच इज ऑल्सो ए familiar potent GHG by more than 80% by the late 2040s। याद रखना है, किगाली अमेंडमेंट which came into force on 1 January 2019 talks to reduce the use of HFCs by more than 80% by late 2040s and legally binding international agreement है। याद रखना है, मॉनिट्रियल भी लीगली है और ये भी लीगली बाइंड है ना। दो HFCs are not ODS, they are included in मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल है थ्रू किगाली एग्रीमेंट है ना। तो बोल रहा हूँ कि HFCs इसको मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल के तहत ODS डिक्लेयर नहीं किया गया था, लेकिन हाँ किगाली एग्रीमेंट के तहत बेसिकली इसे इंक्लूड किया गया है। ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल इसका बहुत ही ज्यादा। इंडिया रिसेंटली अचीव्ड कंप्लीट फेज आउट ऑफ ओजोन डिप्लीटिंग हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन HFC 141b। याद रखना है, इंडिया recently achieved complete phase out of ozone depleting hydrochlorofluorocarbon यानी कि HCFC 141b, और इंडिया proactively phased out production and consumption of CFCs in 2008 before the timeline। तो इंडिया ने CFCs को फेज आउट कर दिया है और इंडिया ने HCFCs 141b को भी फेज आउट कर दिया है। और बेसिकली हमें ये याद रखना है कि दो HFCs आर नॉट ODS, they are included in monitorial protocol through Kigali amendment। क्यों? बिकॉज ऑफ इट्स ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, इसलिए काफी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है इसका, है ना। तो ये याद रखना है आपको, दो HFCs are not ODS, they are included in monitorial protocol through Kigali amendment due to their global warming potential। and now we have Helsinki protocol 1985। और जब हम बात करते हैं हेलेनिस्की प्रोटोकॉल 1985 की, तो ये बेसिकली प्रोटोकॉल है 1979 कन्वेंशन on long range transboundary air pollution on the reduction of sulfur emission। रट लेना, हेलेनिस्की प्रोटोकॉल 1985 प्रोटोकॉल to the 1979 convention on long range transboundary air pollution on the reduction of sulfur emission। now we have मिनीमाटा कन्वेंशन। और मिनीमाटा कन्वेंशन की बात करें तो मूव करते हैं हम अपने अगले टॉपिक की ओर, दैट इज मिनीमाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी। तो ये जो मिनीमाटा कन्वेंशन है, पहली बात तो आपको ये कि मरकरी रेगुलेशन के लिए तैयार की गई थी। मरकरी आपको पता है कितना खतरनाक केमिकल है ह्यूमंस के लिए एज वेल एज अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। तो अल्टीमेटली ये जो कन्वेंशन है मिनीमाटा कन्वेंशन साइन की गई थी मिनीमाटा जापान में 2013 में, अल्टीमेटली एंटर्ड इनटू फोर्स इन 2017। और ये याद रखना है आपको, मिनीमाटा कन्वेंशन यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम लेड इंटरनेशनल ट्रीटी है डिजाइन्ड टू प्रोटेक्ट human health and environment from anthropogenic emissions and release of mercury and mercury compound। तो क्या याद रखना है, मिनीमाटा कन्वेंशन इट इज ए UNEP led international treaty designed to protect human health and the environment from anthropogenic emissions and release of mercury and mercury compound।
और इंडिया ने इसे रेटिफाई किया है 2018 में ही। और मरकरी इज रिकॉग्नाइज्ड एज ए सब्सटेंस व्हिच produces significant adverse neurological and other health effects, with particular concerns expressed about its harmful effect on infants and unborn children. Now we have the famous GIHS, Globally Important Agricultural Heritage System. ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम के बारे में हम जानेंगे, काफी इंपॉर्टेंट। सबसे पहली बात तो ये किसका है, तो ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम की बात करें तो पर्पज क्या है इसका, टू क्रिएट पब्लिक अवेयरनेस, सेफगार्ड वर्ल्ड एग्रीकल्चरल हेरिटेज साइट। समझ में आ रहा है, हमने एमएबी साइट्स के नाम सुने हैं, हमने इंटेंजिबल साइट्स के नाम सुने हैं, हमने टेंजिबल साइट्स के नाम सुने हैं, अब हमें एग्रीकल्चरल हेरिटेज साइट्स के नाम सुनने में आ रहे हैं। और ये कंसेप्ट, पहली बात तो ये यूनेस्को का नहीं है, ये कंसेप्ट यूएन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का है, 2002 में लाया गया था। और GIAHS आर आउटस्टैंडिंग लैंडस्केप, मतलब ऐसे लैंडस्केप ऑफ एस्थेटिक ब्यूटी दैट कंबाइन एग्रीकल्चरल बायोडाइवर्सिटी, resilient ecosystem and a valuable cultural heritage। तो क्या क्या याद रखना है, GIHS बेसिकली लैंडस्केप ऑफ एस्थेटिक ब्यूटी, जिसमें आपका एग्रीकल्चरल बायोडाइवर्सिटी, रिजाइलेंट इकोसिस्टम एंड वैल्यूएबल कल्चरल हेरिटेज, ये सब के कैरेक्टरिस्टिक मौजूद होते हैं। दे सस्टेनेबली प्रोवाइड्स मल्टीपल गुड्स एंड सर्विसेज, फूड एंड लाइवलीहुड सिक्योरिटीज फॉर मिलियंस ऑफ स्मॉल स्केल फार्मर, एंड GIAHS constitute the foundation for contemporary and future agricultural innovation and technology। भारत में 3 रीजन रिकॉग्नाइज किए गए हैं अंडर द GIAHS ऑफ द FAO यूनाइटेड नेशन। पहला है कोरापुट। कोरापुट में क्या है आपका, ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर ओडिशा स्टेट है ना, तो कोरापुट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर ओडिशा में। सेफ्रॉन हेरिटेज ऑफ कश्मीर आपको पता है, पैम्पोर रीजन में। कुट्टनाड बिलो सी लेवल फार्मिंग होता है, तो बिलो सी लेवल फार्मिंग ये नहीं कि समुद्र के नीचे जाके फार्मिंग होता है, इट इज ऑल बिकॉज की जो मीन सी लेवल है बेसिकली, और जो आपका लैंड मास है वो मीन सी लेवल से नीचे है, इसलिए आपका इसको बिलो सी लेवल फार्मिंग कहते हैं। कुट्टनाड हो गए, सेफ्रॉन हो गया, कोरापुट हो गया, ये 3 रीजन याद रखने। कोरापुट ओडिशा स्टेट ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के लिए फेमस, सेफ्रॉन हेरिटेज ऑफ कश्मीर वैली, पैम्पोर रीजन, और कुट्टनाड बिलो सी लेवल फार्मिंग। एंड वी हैव ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट इंडिया। और जब हम बात करते हैं ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट इंडिया की, तो ये याद रखना है, दिस ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट इंडिया ये ज्वाइंट प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर प्लस यूनाइटेड नेशन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, फंडेड बाय GEF। तो क्या याद रखना है आपको, ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट इंडिया के बारे में, ज्वाइंट प्रोजेक्ट है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर प्लस यूनाइटेड नेशन FAO, फंडेड बाय GEF। याद रखना है आपको, ग्रीन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर प्लस FAO, एंड इसको फंड किए जा रहे हैं GEF के द्वारा। And aims to integrate biodiversity, climate change, sustainable land management objectives and practices into Indian agriculture। एंड इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है इसे, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड द FAO, मैंने तो बात कर लिया। एंड याद रखना है शुरुआत में इसका पायलट फेज चल रहा है, और पायलट फेज ऑफ द प्रोजेक्ट कंडक्टेड इन मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तराखंड। 5 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट चला रही हैं, मिजोरम, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा, उत्तराखंड। And now we have Global Alliance for Climate Smart Agriculture, GACSA, Global Alliance for Climate Smart Agriculture। और जब हम बात करते हैं Global Alliance for Climate Smart Agriculture की, तो ये इंक्लूसिव, वॉलेंट्री और एक्शन ओरिएंटेड मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म है ऑन क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। याद रखना, GACS यानी ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इज एन इंक्लूसिव, वॉलंटरी एंड एक्शन ओरिएंटेड मल्टी स्टेक होल्डर प्लेटफॉर्म है ऑन क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर, एंड CSA वाज डेवलप्ड बाय FAO ऑफ द यूनाइटेड नेशन। रट लेना है, ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर डेवलप्ड बाय FAO ऑफ द यूनाइटेड नेशन, एंड GACSA लॉन्च किया गया था सितंबर 2014 में इन द मार्जिन्स ऑफ यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट समिट। एंड GACSA अलायंस इज मेड अप ऑफ डाइवर्स सेट ऑफ मेंबर्स, जिसमें आपके गवर्नमेंट, NGOs, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन आ जाते हैं। तो ये हमने चैप्टर नंबर 11 कंप्लीट कर लिया। नाउ वी विल डीलिंग विद ग्रीन हाउस गैसेस, क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन स्ट्रेटजी अपने अगले लेक्चर में। होप आप लोगों को पसंद आई होंगी, और पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज हम एनवायरनमेंट सेक्शन के चैप्टर नंबर 12 को कंप्लीट करेंगे, एंड आई होप कि आज के इस लेक्चर सीरीज में हमारा एनवायरनमेंट का जो सेक्शन है वो कंप्लीट पूरी तरीके से कवर अप हो जाएगा। तो बिना देरी किए हुए लेट्स
स्टार्ट द टॉपिक। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और काफी ज्यादा डायनेमिक भी है और इस पर मार्क्स भी अचीव किए जा सकते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं अपनी तैयारी को क्लाइमेट चेंज के टॉपिक पर अच्छे से कर लेनी है और जो भी अपडेट्स या रिसेंट अपडेट्स होते रहते हैं हमें उन पर जानकारी और अच्छी नजर रखनी है, सो दैट जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट हो रही है इन द फील्ड ऑफ क्लाइमेट चेंज, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो चाहे वो कोई स्कीम्स हो, उन सब पर हम अच्छे से नजर रख के उस पर तैयारी कर सके। सो बिना देरी किए हुए लेट्स मूव टू आवर टॉपिक। जब हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो क्लाइमेट आपको भी पता है, इट इज समथिंग वेदर रिलेटेड फेनोमेना, जहां पर जो हमारे एयर है, ह्यूमिडिटी है, प्रेशर है, विंड्स है, वो सब एक्ट करते रहते हैं और किसी पार्टिकुलर एरिया का वेदर लंबे समय के लिए, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक ये प्रभावी रहते हैं। और क्लाइमेट चेंज का मतलब क्या हुआ? क्लाइमेट चेंज का मतलब सिंपली इसको आम भाषा में समझे कि लेट से एक एरिया था, कोई कंट्री था, इमेजिनरी कंट्री मान लेते हैं एक्स, और वहां पर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट हुआ करता था, या फिर यूं कह सकते हो कि कोल्ड क्लाइमेट हुआ करता था, या फिर मॉनसूनर क्लाइमेट हुआ करता था। लेकिन कुछ कारण बस, चाहे वो नेचुरल फैक्टर हो गए या फिर मैनमेड फैक्टर हो गए, वो जो ह्यूमिड क्लाइमेट या फिर जो कोल्ड क्लाइमेट वहां मौजूद थी वो एक्चुअल में चेंज होकर किसी दूसरे टाइप ऑफ क्लाइमेट में कन्वर्ट हो गई। यानी कि लेट से कि जहां पे कोल्ड था, जहां कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन थे, वहां पर हॉटर क्लाइमेटिक कंडीशन होने लगे होंगे। जहां एक समय ग्लेशियर स्नोफॉल हुआ करता था वहां पर रेनफॉल होने लग रहे हों। तो ये जो चेंज आ रहा है क्लाइमेट में, सिंपली दिस फेनोमेना को हम क्लाइमेट चेंज कहते हैं। वेदर तो डे टू डे चेंजेस होते रहते हैं, गर्मी हो गई, बरसात हो गई, ठंडी है, ये सब तो डे टू डे फेनोमेना है। बट क्लाइमेट चेंज इज ए मोर ओवर परमानेंट फेनोमेना कह सकते हो, जिसका इफेक्ट लंबे समय पर रहता है और जिसका इफेक्ट आपको वहां की स्पीसीज, वहां के पीपल, वहां का एग्रीकल्चर, वहां का इकोनॉमी और वहां की सोसाइटी, वहां की कल्चर सब पर प्रभाव करती हैं। So climate change is an old phenomena but currently considered as alteration in climate conditions due to anthropogenic process resulting in the change of the global atmosphere। तो ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या हुआ? ग्लोबल वार्मिंग आम भाषा में कहें, ग्लोबल इज वार्मिंग अप। ग्लोबल इज वार्मिंग अप कैसे हो सकते हैं भाई साहब? जब ग्रेजुअल इंक्रीज हो अर्थ के टेम्परेचर में, और उसके कारण क्या हो सकते हैं? तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण। और ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे काउज हो रहे होंगे? इंक्रीज लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड या सीएफसी या फिर अदर पॉल्यूटेड, जो क्या करते हैं? ट्रांसपेरेंट होते हैं इनकमिंग सोलर रेडिएशन को इंटर करवाने में, लेकिन जब ये आउटगोइंग की बात होती है तो वो ओपेक हो जाते हैं। इसका मतलब आउटगोइंग गैसेस है उनको बेसिकली ये ग्रीन हाउस गैसेस ऑब्जर्व कर लेती है। अल्टीमेटली ग्लोबल वार्मिंग का परिणाम हमें देखने को मिलता है। कारण बहुत हो सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग के। ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज हो जाना, फॉसिल फ्यूल्स कंबशन, डिफोरेस्टेशन, एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक, ये सब कुछ बातें हो गई। अब हम बात करते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट के बारे में। ग्रीन हाउस गैसेस आप अच्छे से हमेशा यूज करते होगे, सुनते भी होगे। सिंपल सा भाषा, अगर हम ग्रीन हाउस गैस की बात करें तो सिंपली मान के चलिए, नाम क्या है? ग्रीन हाउस। वाई ग्रीन हाउस? सिंपली एक आप कंपेयर कर सकते हैं, जो ग्लास होती है, लेट से कि कोई वो जो एक्वेरियम होते हैं जो ग्लासेस के बने होते हैं, उसमें अगर लाइट रेज आप दोगे या फिर इंसोलेशन उस पर पड़ती है तो सन रेज जो है एंटर कर जाती है शीशे के अंदर, एक्वेरियम के अंदर। लेकिन जब गैसेस बाहर जाने की बात होंगी तो वो स्केप नहीं कर सकती। ये सिंपल लैंग्वेज में ग्रीन हाउस इफेक्ट कहलाएंगे, है ना। और आप देख सकते हो, ये जैसे फॉर एग्जांपल ये सन है और सन बेसिकली कंटिन्यूअस रेडिएशन इमिट करती रहती है और वो रेडिएशन अर्थ की तरफ भी आता है। और ऐसा तो नहीं है कि इंटायर सोलर रेडिएशन जो रिलीज होती है वो अर्थ हमारे एब्जॉर्ब कर लेता है। तो कुछ जो है, जितने भी रेडिएशन सन की तरफ से अर्थ की तरफ आ रही है, लेट्स से कि ये रेडिएशन है, ऐसे तो सन चारों तरफ रेडिएशन कर रहा है लेकिन सर्टेन पोर्शन ही रेडिएशन अर्थ की तरफ आ रही है। लेकिन हम जानते हैं कि अर्थ का अपना एटमॉस्फेयर भी होता है, और चूंकि अर्थ का अपना एटमॉस्फेयर होता है तो जाहिर सी बात है एटमॉस्फेयर एक रोल निभाएंगे इन सोलर रेडिएशन को डाइवर्ट करने में, रिफ्लेक्ट करने में, रिफ्रैक्ट करने में। और किस किस माध्यम से हो सकती है तो आप देख सकते हो, ये हमारा एटमॉस्फेयर है और ये हमारा एटमॉस्फेयर है, एंड ये हमारा क्या है? सिंपली अर्थ है। एंड वी हैव दिस क्लाउड, एंड वी हैव दिस क्लाउड, एंड देख सकते हो ये जो आपका आ रहा है, कुछ क्लाउड से रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ सोलर रेडिएशन क्लाउड से रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, और
कुछ जो है वो आपको इंटर कर जाती है ना। तो जो भी आपके एटमॉस्फेयर से क्रॉस करके अर्थ पर आई, यहाँ पर ओशियंस के द्वारा, लैंड्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर ली जाएंगी। और अल्टीमेटली आपको पता होना चाहिए कि एक बार एब्जॉर्ब किया जाता है तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि परमानेंटली उसे एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, उसको रिफ्लेक्ट भी करवाए जाते हैं। यानी कि जो हमारा ओशियन है, जो हमारा लैंड है, एब्जॉर्ब तो करती है, साथ ही साथ वो रेडिएशन को रिफ्लेक्ट भी करती है। लेकिन ये जो रेडिएशन रिफ्लेक्ट किया जाता है वो लॉन्ग वेव टेरेस्ट्रियल रेडिएशन के माध्यम से होता है, और जो सन के द्वारा रिसीव किया जाता है रेडिएशन को, वो शॉर्ट वेव रेडिएशन के आधार पर होता है। तो यहाँ आप देख सकते हो ये जो आपका Earth also releases heat back to the space. Some of this heat passes directly through the atmosphere, and most of it is captured and retained by the greenhouse गैसेस, है ना। अब यही बात है, अब जैसे रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्लेक्ट तो हो सकती थी, लेकिन पता चला कि ग्रीन हाउस गैसेस यहाँ पर भरे पड़े हैं। वो क्या हो सकते हैं? वाटर वेपर हो सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड हो सकते हैं, वो क्या हो सकते हैं? अन्य कोई गैसेस हो सकती है ना। तो ये सब गैसेस यहाँ पर भरी पड़ी हैं, और जब ये रेडिएशन रिलीज होती है, आउटगोइंग टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, तो ये जो गैसेस होती हैं इनको एब्जॉर्ब कर लेती है, और धीरे धीरे यानी कि रेट ऑफ डिसोसिएशन इतना कम कर देती है कि जो बैलेंस है बजट या हीट बजट का, वो प्रभावित हो जाता है। और चूंकि वो प्रभावित हो जाता है, हम कह सकते हैं कि ग्लोबल या ग्लोब इज वार्मिंग अप, है ना। तो ये सिंपल से आम भाषा में हमने समझ लिए। और यहाँ देख सकते हैं नेचुरली अकरिंग फेनोमेना दैट ब्लैंकेट्स अर्थ लोअर एटमॉस्फेयर एंड वार्म्स इट, मेंटेनिंग टेम्परेचर सुटेबल फॉर लिविंग थिंग्स टू सर्वाइव, एंड दे बैलेंस कूलिंग एंड वार्मिंग ऑफ द अर्थ, है ना। दे बैलेंस कूलिंग एंड वार्मिंग ऑफ द अर्थ। तो ये आप देख लो, इन द एब्सेंस ऑफ दिस अर्थ सरफेस टेम्परेचर वुड बी 9 माइन है। वही बोल रहा हूँ कि अगर मान के चलो ये आपका, और ये भी याद रखना, प्रेजेंस ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ये हिस्टोरिकली रही है, ग्लोबल कूलिंग भी रही है, क्योंकि अर्थ की जो जियोलॉजिकल हिस्ट्री है काफी लंबी है। 430 करोड़ आई थिंक 4.3 बिलियन ईयर से हमारा अर्थ फॉर्मेशन हुआ था, और ना जाने कितने क्लाइमेटिक वेदर अल्टरेशंस हुए हैं इस अर्थ में। तो वेरियस फेजेस ऑफ कूलिंग वार्मिंग रही है, लेकिन करंट जो फेज हो रहा है वार्मिंग का, उसमें साइंटिस्ट ये आरोप लगा रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये एंथ्रोपोजेनिक ओरिएंटेड ग्लोबल वार्मिंग है, यानी कि द ह्यूमंस आर कंट्रीब्यूटिंग मच एंड मच इन दिस ग्लोबल वार्मिंग। लेकिन आपको ये भी पता होनी चाहिए कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है या फिर जो अन्य ग्रीन हाउस गैसेस है, उनका कुछ कंटेंट होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर कुछ कंटेंट नहीं होगा तो जो भी इंसोलेशन दिन में रिसीव की जाएंगी अर्थ सरफेस के द्वारा, वो रिफ्लेक्ट होकर चली जाएंगी कहाँ पर? एटमॉस्फेयर में। तो ये आपको पता होनी चाहिए। दैट्स वाई ऐसा नहीं कह सकते कि ग्रीन हाउस गैस का रोल नहीं है हमारे अर्थ टेम्परेचर को बेसिकली फेवरेबल बनाने के लिए, सो दैट लाइफ सर्वाइव कर सके, है ना। तो इन द एब्सेंस ऑफ दिस अर्थ सरफेस टेम्परेचर देख सकते हो -10 डिग्री से हो जाता है इंस्टेड ऑफ करेंट 15 डिग्री सेल्सियस, एंड ह्यूमन इंड्यूस्ड ग्रीन हाउस गैस इमिशन अपसेट द नेचुरल बैलेंस एंड लीड टू इंक्रीज्ड वार्म। और अगर हम बात करें कुछ गैसेस की और उसके सोर्स की और ह्यूमन इंड्यूस सोर्स की, यहाँ पर आपको अच्छे से समझना पड़ेगा। और चूंकि इन्वायरमेंट के सेक्शन में आपका एक कॉमन फेवरेट क्वेश्चन यूपीएससी का ये रहता है कि लाइफ टाइम ऑफ द गैसेस के बारे में जरूर पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहली बात तो ये याद रखना है कि वाटर वेपर, बहुत सारे व्यक्ति को ये कंफ्यूजन रहती है कि वाटर वेपर कोई ग्रीन हाउस गैस नहीं है। वाटर वेपर बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर है ग्रीन हाउस गैसेस में या फिर ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रीब्यूट करने में। व्हाई? बिकॉज वाटर वेपर एब्जॉर्ब करते हैं हीट को, तभी तो वो वेपोराइज है। वेपोराइज होने का क्या मतलब है? उन्होंने एनर्जी एब्जॉर्ब करके रखा है, और जब एनर्जी एब्जॉर्ब करके रखा है तो कहीं ना कहीं जो हीट है वो डिसिपिएट नहीं हो पाती आउटसाइड द एटमॉस्फेयर। दैट वाई जो आपका ग्लोब है वो वार्म करता है। तो ये हमने देखा। और वाटर वेपर बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर, और नेचुरल सोर्स में देख सकते हो आपका इवेपोरेशन फ्रॉम द ओशियंस, ये सब कुछ बातें हैं। अमाउंट ऑफ वेपर इन एयर रिलेटेड टू अमाउंट ऑफ अदर ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट, है ना। तो ये सब आप देख सकते हो। नेचुरल सोर्स की बात करें तो अमाउंट ऑफ वेपर इन एयर रिलेटेड टू अमाउंट ऑफ अदर ग्रीन हाउस गैसेस प्रेजेंट, और ह्यूमन इंड्यूस्ड सोर्स ह्यूमन नॉट डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल। और हाँ, वाटर वेपर के लिए तो ह्यूमंस कहीं ना कहीं डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल नहीं है, और CO2 एंड अदर GHG प्रेजेंट जो हैं वो इंक्रीज करते हैं वाटर वेपर को इन द एयर। ये सब कुछ बातें हैं। नाउ वी टॉक टू कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो ये प्राइमरी ग्रीन हाउस गैस है ना। बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर वाटर वेपर है बिकॉज कंटेंट ज्यादा है इनका, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड प्राइमरी GHG है ना। और कैसे होती है कार्बन डाइऑक्साइड राइज? तो नेचुरल कॉज है, ह्यूमन कॉज है, जैसे ओशियन एक्सचेंज हो गया, एनिमल या ह्यूमन रेस्पिरेशन, सॉइल रेस्पिरेशन, वोल्केनिक इरप्शंस, विल्ड फायर्स, ये सब कंट्रीब्यूट करती है। डिफोरेस्टेशन, ये सब क्या करती है? कंट्रीब्यूट करती है। ह्यूमन इंड्यूस सोर्स में क्या होता है? कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, इंडस्ट्रियल इमिशंस, केमिकल एंड मिनरल रिएक्शंस,
और रिमूवल कैसे किए जाएंगे भाई साहब, रिड्यूस फॉसिल फ्यूल यूजेज, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन, ये सब कुछ बातें होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड का जो लाइफ टाइम है वो लंबे समय का होता है। लाइफ टाइम का मतलब ये कि एक बार ये एटमॉस्फेयर में गई तो कितने समय तक ये टिक सकती है, इसको आप एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम कहोगे। और देख सकते हो जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड का एटमॉस्फेरिक लाइफ टाइम है 50 से 200 ईयर तक की है, तो ये हमने देख लिया। उसके बाद हम बात करते हैं मीथेन की। तो मीथेन की अगर बात करें तो जो आपका सोर्स है मीथेन का, ये वेटलैंड है, और वेटलैंड से लार्जेस्ट इमिट होता है। और फिर वी हैव ओशियन से भी हमारा मीथेन इमिट होता है, वोल्केनिक इरप्शन से, विल्ड फायर से। और फिर देख सकते हो ह्यूमन इंड्यूस सोर्सेस में क्या होंगी, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, लैंडफिल्स, वास्ट वाटर। और फिर ये देख लो आप जो रिमूवल होंगी तो कैसे होंगी, तो भाई साहब वास्ट रिड्यूस कर दो। और एवरेज लाइफ टाइम कहीं ना कहीं मीथेन का काफी कम होता है, 10 से लेकर 15 ईयर्स का होता है। लेकिन पोटेंशियल अगर देखा जाए, और हमेशा याद रखना जब हम ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल देखते हैं तो CO2 को बेस मानकर करते हैं। इसका मतलब अगर CO2 वन टाइम ग्लोब को वार्म करता है तो वही अमाउंट आपका अगर मीथेन हुआ तो वो 21 टाइम्स वार्म कर देगा। और वो भी क्या, 10 से 15 ईयर्स की इनकी लाइफ टाइम होती है। तो ये शॉर्ट लाइफ टाइम वाले गैसेस है जो एटमॉस्फेयर में एग्जिस्ट करते हैं। एंड वी हैव द नाइट्रस ऑक्साइड N2O। और नाइट्रस ऑक्साइड N2O बेसिकली इनका सोर्स क्या है, तो अर्थ नाइट्रोजन साइकिल के बारे में हमने पढ़ा है। और इतना ही नहीं, जो बैक्टीरिया ब्रेक डाउन करती है सॉइल्स में और नाइट्रोजन को बेसिकली डीनाइट्रीफाई करके नाइट्रोजन रिलीज करती है, तो अल्टीमेटली वो भी सोर्स होता है। और ह्यूमन इंड्यूस सोर्सेस में देख सकते हो एग्रीकल्चर हो गई, ट्रांसपोर्टेशन, फॉसिल फ्यूल, कंबशन ड्यूरिंग प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड। और रिमूवल कैसे होंगी, तो सर्टेन बैक्टीरिया, आपको भी पता है नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वो डायरेक्ट नाइट्रोजन को एब्जॉर्ब करती है, तो फिर ये तरीका हो सकता है नाइट्रस ऑक्साइड को रिमूव करने का। along with it can be destroyed by UV rays of chemical reactions। एंड इसका देख सकते हो पोटेंशियल, देखो आप पोटेंशियल देखो, ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल कितना है, 310 टाइम्स है इसका। और लाइफ टाइम भी इसका 1 to 0 ईयर्स है, काफी खतरनाक है ये नाइट्रस ऑक्साइड। नाउ वी हैव फ्लोरिनेटेड गैसेस। फ्लोरिनेटेड गैसेस यानी कि फ्लोरीन अटैच्ड गैसेस, जिसमें हाइड्रोफ्लोरोकार्बन HFCs होते हैं, पर फ्लोरोकार्बन PFCs होते हैं, सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6 होते हैं ना। तो फ्लोरिनेटेड गैसेस में क्या हो गई आपकी हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, पर फ्लोरोकार्बन्स, सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6। और जब हम बात करते हैं SF6 HFCs और PFCs, तो आप देख लो कि ये तो आपको ही पता है कि ह्यूमन ज्यादा इसको फॉर्मेशन करते हैं। और कैसे, तो अल्युमिनियम एंड सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग में ये सब का इस्तेमाल किया जाता है। रेफ्रिजरेंट्स, एरोजोल्स, प्रोपेलेंट्स, फायर रिटार्डेंट्स, मैग्नीशियम प्रोसेसिंग, सर्किट ब्रेकर, तो ये सब कुछ है जो आप देख सकते हो। और इतना ही नहीं, ये जो हटाई अगर जाएंगी तो डिस्ट्रॉयड बाय द सनलाइट इन फार अपर एटमॉस्फेयर। और इतना ही नहीं, इनकी जो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल है आप बिलीव नहीं कर सकते, HFCs की 150 to 11,700 है, PFCs की 6,500 to 9,200 है, SF6 की तो बात ही मत करो 23,900 है। सुन के कान खड़े हो जाते हैं। ना वी हैव द एवरेज लाइफ टाइम, आप देखो HFC का 1.5 से 209 ईयर्स तक, PFCs का ना जाने कितने किस्तें खत्म हो जाएंगी यहाँ, PFC का 2,600 to 50,000 ईयर, SF6 का 3,200 ईयर। इसका मतलब ये लॉन्ग ईयर वाले ग्रीन हाउस गैसेस है, एक बार ये एमिट हो गए इनको वापस से डिस्ट्रॉय करना या फिर रिमूव कर पाना मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि SF6 का देख सकते हो आज रिलीज हुई तो 32 ईयर्स के बाद जाके ये जो है हमारे एटमॉस्फेयर से डिस्ट्रॉय होंगी या फिर एस्केप होंगी। और PFCs का देख सकते हो आप 2,600 से लेकर 50,000 ईयर्स का है। और तो ये कवर हम लोगों ने कर लिया। नाउ लेट्स मूव टू द ग्रीन हाउस गैसेस। इसके बारे में अच्छे से तैयारी होनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछी जाती है। सो अगर हम बात करें ग्रीन हाउस गैसेस की, तो ग्रीन हाउस गैसेस आपको भी पता होंगे कि इसके नेचुरल या फिर एंथ्रोपोजेनिक गैसेस कंस्टिट्यूएंट्स होंगे एटमॉस्फेयर में व्हिच विल एब्जॉर्ब एंड रीमिट इंफ्रारेड रेडिएशन। दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ग्रीन हाउस गैसेस के, पहला हाउ वेल द गैस एब्जॉर्ब्स द एनर्जी और दूसरा हाउ लॉन्ग
द गैस स्टेज इन द एटमोस्फेयर। तो दो इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं GHGs के, हाउ वेल द गैस एब्जॉर्ब्स द एनर्जी और दूसरा हाउ लॉन्ग द गैस स्टेज इन द एटमोस्फेयर। एंड अगर हम ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल की बात करें तो क्या है ये ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल? तो ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल, इसको समझ लो, है ना। ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल फॉर गैसेस इज द टोटल एनर्जी जो गैस एब्जॉर्ब करती है सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम में, मोस्टली 100 ईयर या 100 ईयर्स लिया जाता है। और समझ में आ रहा है, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल डिटरमाइन करती है कि ये जो पार्टिकुलर गैस होंगी वो कितना अमाउंट ऑफ गैस या कितना एनर्जी वो गैस एब्जॉर्ब कर सकती है फॉर ए सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। और GWP ऑलवेज कंपेयर किया जाता है CO2 से, और क्योंकि CO2 का जो GWP है उसे 1 माना जाता है, दैट्स व्हाई इट इज ए बेसलाइन। तो आप समझ सकते हो जब हम GWP इस फ्लोरिनेटेड गैसेस की बात करें तो आप बिलीव नहीं कर सकते, SF6 का 20,900 है, यानी कि 1 यूनिट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड वाली गैसेस जो इमिट करती होंगी, जो GHG में कंट्रीब्यूट करती होंगी, 23,900 टाइम्स कंट्रीब्यूशन उस 1 यूनिट ऑफ फ्लोरिनेटेड गैसेस का हमें देखने को मिलेगा। दैट मीन्स द कितने हार्मफुल होते हैं ये सब गैसेस। एंड CFCs ले लो, SCFCs ले लो, HFCs ले लो, SF6, ये इन सबको हाई ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, बिकॉज दे ट्रैप मोर हीट देन CO2। हमने अभी पोटेंशियल देखा ना। ब्लैक कार्बन की बात करें तो ब्लैक कार्बन, ब्राउन कार्बन, ये सब कुछ टर्म है हमें समझने की जरूरत है। और ब्लैक कार्बन की बात करते हैं तो इसका मतलब याद रखना, जब भी ब्लैक कार्बन की नाम धरती पर आएगी तो इसका मतलब है इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, है ना। तो इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स प्लस इनऑर्गेनिक प्लस सूट पार्टिकल्स। सूट पार्टिकल्स इज नथिंग बट जब बर्न किए जाते हैं तो जो सॉलिड पार्टिकल्स आपको देखने को मिलेंगी वो आपके सूट पार्टिकल्स होते हैं, ब्लैक कलर के ही होते हैं। एंड causes respiratory disorders, absorbs visible light and found in vehicular emissions। तो हमने बात कर लिया ब्लैक कार्बन के बारे में। और ब्लैक कार्बन की बात करें तो इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ द फॉसिल फ्यूल्स, इनऑर्गेनिक प्लस कंटेन्स सूट यानी कि जेट ब्लैक कलर, प्लस cause respiratory disorders, absorb visible sunlight, प्लस फाउंड इन वेहिकुलर इमिशन। एंड ब्राउन कार्बन की बात करें तो ब्राउन कार्बन में क्या होता है, आपका कंबशन ऑफ बायोमास होगा, है ना। यहाँ पर देख सकते हो ब्लैक कार्बन में इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल होगा, जबकि ब्राउन कार्बन में कंबशन ऑफ बायोमास होगा। और ऑर्गेनिक, क्योंकि बायोमास है तो ऑर्गेनिक ही है ना। और ब्राउन कलर आपको देखने को मिलेगा, causes respiratory diseases, absorbs ultraviolet parts of the rays, ground level ozone, found in smoke। ये सब कुछ बातें हो गई। एंड जब हम बात करते हैं रेडिएटिव फोर्सिंग की, तो रेडिएटिव फोर्सिंग में क्या होता है, चेंज इन अर्थ एनर्जी बैलेंस ड्यू टू अल्टरेशंस इन क्लाइमेट चेंज। तो जब हम रेडिएटिव फोर्सिंग का क्या मतलब, वो नाम से पता चल रहा है रेडिएटिव फोर्सिंग। तो इसका मतलब है चेंज इन अर्थ एनर्जी बैलेंस ड्यू टू अल्टरेशन इन क्लाइमेट। एंड पॉजिटिव फोर्सिंग की बात करें तो इंक्रीजेस टेम्परेचर। याद रखना रेडिएटिव फोर्सिंग 2 प्रकार की हो सकती है, पॉजिटिव फोर्सिंग और नेगेटिव पॉजिटिव फोर्सिंग, मतलब पॉजिटिव फोर्सिंग और नेगेटिव फोर्सिंग। और पॉजिटिव फोर्सिंग अगर है तो इसका मतलब ये हो गया कि टेम्परेचर ये बढ़ा देंगी, नेगेटिव फोर्सिंग है यानी कि टेम्परेचर ये घटा देंगी। कंफ्यूज मत होना, पॉजिटिव मतलब बढ़ा देंगी, नेगेटिव मतलब घटा देंगी। एंड नेचुरल फोर्सिंग की बात करें तो इसका मतलब क्या हुआ, चेंजेस इन अमाउंट ऑफ एनर्जी इमिटेड बाय द सन। तो ये तो डायरेक्ट एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इवेंट है जहां पर अमाउंट ऑफ एनर्जी जो सन के द्वारा इमिट की जा रही है वो बेसिकली उसमें बदलाव हमें देखने को मिला है। तो ये नेचुरल फोर्सिंग्स हो गए। रेडिएटिव फोर्सिंग में हमने बोला कि जो अर्थ के जो एनर्जी बैलेंस है उसमें बदलाव आ रही है, बट ड्यू टू अल्टरेशंस इन क्लाइमेट। एंड हमने नेचुरल फोर्सिंग्स की भी बात कर लिया, और वेरी स्लो वेरिएशंस इन अर्थ ऑर्बिट एंड स्लाइट इंक्रीज इन सोलर एनर्जी सिंस इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। ह्यूमन इंड्यूस्ड फोर्सिंग्स की बात करें तो ह्यूमन इंड्यूस्ड फोर्सिंग्स due to greenhouse gases and aerosol emissions from fossil fuels, or modification of land surface due to deforestation, agricultural use etc. And human generated greenhouse gases have warming effect, and that is positive climate forcing. Largest climate forcing agent is CO2 emitted from combustion of fossil fuels। एंड ये सब हो गई। अब हम बात करते हैं
ह्यूमन जनरेटेड एरोजोल्स के बारे में। ह्यूमन जनरेटेड एरोजोल्स में क्या होगी, बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स एड्स एरोजोल टू एटमॉस्फेयर, है ना, नाम से पता चल रहा है ह्यूमन जनरेटेड एरोजोल। तो ह्यूमन जनरेटेड एरोजोल्स में क्या हो रही है कि जो फॉसिल फ्यूल्स बर्न किए जा रहे हैं इसमें एरोजोल्स ऐड किए जाते हैं टू द एटमॉस्फेयर, है ना, नाम से पता चल रहा है ह्यूमन जनरेटेड एरोजोल्स, यानी कि जब फॉसिल फ्यूल्स बर्न किए जा रहे हैं तो इसमें एरोजोल्स का एडिशन हो रहा है टू द एटमॉस्फेयर। एंड एरोजोल्स में आपका वाटर, आइस, मिनरल डस्ट, एस या फिर एसिडिक ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं। एंड एरोजोल्स हैव कूलिंग इफेक्ट एंड एरोजोल्स डिफ्लेक्ट द सन्स एनर्जी एंड अफेक्ट द फॉर्मेशन एंड लाइफ ऑफ क्लाउड्स। ये आप देख सकते हो ह्यूमन जनरेटेड एरोजोल्स, और ह्यूमन जनरेटेड एरोजोल्स जब फॉसिल फ्यूल्स बर्न किए जाते हैं तो इसमें एरोजोल्स का एडिशन होता है। और एरोजोल्स में याद रखना है आपका, जब भी एरोजोल्स की बात करें तो इसमें वाटर, आइस, मिनरल डस्ट, एस, एसिडिक ड्रॉपलेट्स ये सब आते हैं। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि एरोजोल्स में क्या आते हैं क्या नहीं आते हैं। एरोजोल्स में आपके वाटर वेपर, आइस, मिनरल डस्ट, एस और एसिडिक ड्रॉपलेट्स ये सब आते हैं। और एरोजोल्स का कूलिंग इफेक्ट होता है, याद रखना है ना, एरोजोल्स हैव कूलिंग इफेक्ट। And कैसे cooling effect? Because aerosols deflect the sun's energy and affects formation and life of cloud. And now let's move to the climate forcing के बारे में। तो climate forcing के बारे में तो हमने बात किया। climate forcing क्या है? climate forcing ऐसी घटना कह सकते हो, इवेंट कह सकते हो जहां जो अर्थ की क्लाइमेट है वो प्रभावित होती है थ्रू नंबर ऑफ फोर्सिंग फैक्टर्स। और नंबर ऑफ फोर्सिंग फैक्टर्स में क्या हो जाएंगे, एक तो पॉजिटिव फोर्सिंग हो गई और एक निगेटिव फोर्सिंग हो गई। पॉजिटिव फोर्सिंग में क्या होता है, ये जो ग्रीन हाउस गैसेस है वो अर्थ को वार्म करती हैं। और निगेटिव फोर्सिंग में क्या होता है, जो एरोजोल्स और वोल्केनिक इरप्शंस है वो अर्थ को कूल करती है। समझ में आ रहा है? तो पॉजिटिव फोर्सिंग में ग्रीन हाउस गैसेस वार्म्स द अर्थ, निगेटिव फोर्सिंग में क्या हो रही है, एरोजोल्स एंड वोल्केनिक इरप्शन cools the earth. Why aerosols and volcanic eruptions will cool the earth? Because जो aerosols और volcanic eruptions होंगे वो क्या करेंगी, क्लाउड फॉर्मेशन कर देंगे, डस्ट पार्टिकल जो है पूरे सराउंड कर जाएंगे चारों ओर, जिसके कारण क्या होगा कि जब सनलाइट इन पर पड़ेंगी तो ये रिफ्लेक्ट कर देंगे सनलाइट को, डेफिनेटली उसके बाद जो आपका कूलिंग हो जाएगा। दैट्स वाई ये जो आपके एरोजोल्स एंड वोल्केनिक इरप्शन से ये कूल करते हैं अर्थ को। और आपको ही पता है वैसे फोर्सिंग जो टेम्परेचर को रिड्यूस करते हैं उसको नेगेटिव फोर्सिंग कहते हैं, जो टेम्परेचर को बढ़ाते हैं उसको पॉजिटिव फोर्सिंग कहते हैं। इसमें आपका ग्रीन हाउस गैसेस जो कि वार्म करते हैं अर्थ को, तो ये पॉजिटिव फोर्सेस में आएंगी। और टाइप्स हमने देख लिया, तो टाइप्स में आपको ही पता है नेचुरल फोर्सिंग हो सकती है, ह्यूमन मेड फोर्सिंग हो सकती है। नेचुरल मेड फोर्सिंग में क्या होगी कि ये जो क्लाइमेट को हार्म नहीं करेंगी और कॉज ड्रास्टिक ग्लोबल टेम्परेचर वेरिएशन। लेकिन ह्यूमन मेड फोर्सिंग की बात करते हैं तो जैसे GHGs हो गए, एरोजोल्स हो गए, ये सब आपके ह्यूमन मेड फोर्सिंग हो कि ह्यूमन जो है उसको प्रोड्यूस करने में रिस्पॉन्सिबल है। और अल्टीमेटली ये जो है पॉजिटिव फोर्सिंग या फिर निगेटिव फोर्सिंग का रोल निभाते हैं। अब हम बात करते हैं रिसाइडिंग ग्लेशियर्स। रिसाइडिंग ग्लेशियर्स ए सिम्पटम ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट चेंज। जाहिर सी बात है हम रोज दिन ब दिन कुछ न कुछ खबर सुनते रहते हैं कि अंटार्कटिका का ग्लेशियर मेल्ट कर रहा है या फिर हिमालय का ग्लेशियर मेल्ट कर रहा है, या फिर जो भी हम ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट के इवेंट देखते हैं उनसे भी साफ साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं जो आपके क्लाइमेट चेंज है वो रियलिटी बन रही है। तभी तो ग्लेशियर्स जो है अपने एरिया में श्रिंक कर रहा है, अपने डायमेंशन में श्रिंक कर रहा है। तो ये सब कुछ बातें हो गई। तो हम चलते हैं कुछ बातें सुनते हैं आर्कटिक पोल के बारे में। तो आर्कटिक पोल अगर हम बात करें, सबसे पहली बात तो ब्लैक लाइन क्या है भाई साहब, तो ब्लैक लाइन इंडिकेट करती है स्प्रेड ऑफ आइस शीट इन द 20th सेंचुरी। और ये साफ साफ झलक रहा है कि ग्लेशियर्स जो हैं वो रिसीड कर रहे हैं एवर सिंस, एंड मेल्टेड आइस इज द रिजल्ट ऑफ राइजिंग ओशियन लेवल। तो ये तो बात सही है कि अगर आपका आइस मेल्ट कर रहा है तो दूसरी तरफ ओशियन लेवल से राइज कर रहे हैं। और साइंटिस्ट ये भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि बाय 2030 मोर ग्लेशियर्स वो मेल्ट कर जाएंगी, रिजल्टिंग इन पोटेंशियल थ्रेट टू एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम, है ना। तो साइंटिस्ट प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि बाय 2030 मोर ग्लेशियर्स विल बी मेल्टिंग। क्यों? बिकॉज राइजिंग ऑफ GHG गैसेस इनटू द एटमॉस्फेयर। तो जाहिर सी बात है राइजिंग इन टेम्परेचर तो मोर ग्लेशियर्स विल बी मेल्टिंग, रिजल्टिंग इन पोटेंशियल थ्रेट टू एक्वेटिक एज वेल एज टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम। और क्लाइमेट चेंज, टेम्परेचर फ्लक्चुएशन, उसका इम्पैक्ट वाटर सप्लाई पर, उसके कारण ड्राउट या एग्रीकल्चरल लॉसेस, उसके कारण बायोडायवर्सिटी लॉसेस, उसके कारण पूरा प्लेनेट लॉस हो जाएगा, है ना। तो ये सब कुछ बातें हैं। और एग्रीकल्चर पर तो इम्पैक्ट होते ही होते हैं। अलॉन्ग विथ वी हैव रिड्यूस्ड फूड सिक्योरिटी, वी हैव हेल्थ
पेस्ट एंड डिजीज बर्डन ये सब इंक्रीज हो जाते हैं ना। जैसे अभी फ्रीक्वेंट फ्लडिंग आने लगे तो उसके कारण जो वाटर बोर्न डिजीज है, या फिर जो आपकी टेम्परेचर राइज है तो उसके कारण अनदर प्रकार की जो डिजीज है वो जैसे वायरसेस बैक्टीरिया वो सब सर्वाइव कर सकती है। तो ये सब कुछ कारण बस हैं। तो ये देख सकते हो ना, तो इंक्रीज इन द केसेस ऑफ डेंगू मलेरिया एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस, ये तो और ज्यादा डोमिनेट हो जाएंगी। एंड वी हैव द मॉनसून पैटर्न चेंजिंग इकोसिस्टम, है ना। और कैसे चेंजिंग इकोसिस्टम, तो फॉरेस्ट फायर्स, है ना। और हमने बेसिकली सेकेंडरी सक्सेशन का नाम सुना ही, जब फॉरेस्ट फायर हो जाएंगे तो सेकेंडरी सक्सेशन हो जाएगा। तो इस प्रकार से वहाँ की बायोडाइवर्सिटी, वहाँ की स्पीसीज, वहाँ के जो आपके जो भी फ्लोरा फौना है वो प्रभावित होते हैं। और जहाँ वहाँ के फ्लोरा फौना प्रभावित हुए तो बायोडाइवर्सिटी खत्म होगी, और बायोडाइवर्सिटी खत्म होगी तो कहीं ना कहीं उस रीजन की जो इकोसिस्टम है वो खत्म होगी, और इकोसिस्टम खत्म होगी तो हमारा जो ह्यूमन पॉपुलेशन है वो टिक नहीं सकेगा। तो इम्पैक्ट ऑन ओशियंस, इकोनॉमिक लॉसेस, ये सब कुछ बातें हैं। अब हम बात करते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन की। क्या है कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन? कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन को आम भाषा में कहें या सामान्य भाषा में कहें तो इसका मतलब है जो कार्बन इमिट होते हैं या फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो इमिट होते हैं एटमॉस्फेयर में, उसको कैप्चर कर लो, स्टोर कर लो, है ना। क्यों कर लो? क्योंकि उस ग्लोबल वार्मिंग को अकर होने से रोका जा सके। और ये एयर से कैप्चर कर ली जाती है, इंडस्ट्रीज से कैप्चर कर ली जाती है, पावर स्टेशन से भी कैप्चर की जा सकती है। वो सब बेसिकली डिवाइसेस या टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना पड़ता है तभी तो कैप्चर की जाएंगे, ऐसे में तो कोई कैप्चर की ही नहीं सकते, है ना। और उसके बाद उसको परमानेंटली अंडरग्राउंड में स्टोर कर दो। तो इससे क्या होगा कि जो CO2 है वो लंबे समय के लिए एज ए रिजर्व अंडर द ग्राउंड बना रहेगा, और फॉर्म्स ऑफ कार्बन टू कंट्रोल टेम्परेचर, है ना, ये हो सकती है। along with lowering of amount of GHG जो एयर में प्रेजेंट है ड्यू टू कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल। तो दो चीजें तो यहाँ पॉजिटिविटी निकल कर आएंगी। पहला है लॉन्ग टर्म रिजर्व ऑफ CO2 ऑफ कार्बन टू कंट्रोल टेम्परेचर। तो 3 मेन स्टेप्स हैं टू कार्बन कैप्चर एंड स्टोरेज। तो CCS के 3 ब्रॉड स्टेप्स हैं जिसमें आपका हमें देखेंगे कि कैसे किए जाएंगे CO2 का सेक्वेस्ट्रेशन। तो देख सकते हो सबसे पहली बात तो ट्रैपिंग एंड सेपरेटिंग CO2 फ्रॉम अदर गैसेस, क्योंकि जब CO2 रिलीज होती है तो एटमॉस्फेयर में सिर्फ CO2 तो नहीं होती है ना। तो सबसे पहले हम ट्रैप करेंगे, उसके बाद CO2 को सेपरेट करेंगे फ्रॉम द अदर गैसेस, और फिर उसको ट्रांसपोर्ट करेंगे जो कैप्चर CO2 है हमारा टू द डिजायर्ड स्टोरेज लोकेशन। और उसके बाद स्टोरिंग CO2 फार फ्रॉम एटमॉस्फेयर, चाहे वो डीप ओशियन में हम स्टोर करवा दे या फिर अंडरग्राउंड करवा दे, कहीं पर भी इसको यूज कर सकते हैं ना। तो ये तरीका हो गया आपका कि एटमॉस्फेयर में जाने से रोका जा सके। और टाइप्स ऑफ CO2 का सेक्वेस्ट्रेशन तो देख सकते हो, तो आपका ओशियन सेक्वेस्ट्रेशन है थ्रू डायरेक्ट इंजेक्शन और फर्टिलाइजेशन, है ना। तो ओशियन सेक्वेस्ट्रेशन की बात करें तो थ्रू डायरेक्ट इंजेक्शन और फर्टिलाइजेशन। और जियोलॉजिकल सेक्वेस्ट्रेशन में क्या होंगी? नेचुरल पोर स्पेसिस इन ग्लोबल फाउंडेशंस। और जियोलॉजिकल सेक्वेस्ट्रेशन का लार्जेस्ट पोटेंशियल है, क्योंकि देख सकते हो नेचुरल पोर स्पेसिस इन जियोलॉजिकल फाउंडेशन। एंड तीसरा है आपका टेरेस्ट्रियल सेक्वेस्ट्रेशन। और टेरेस्ट्रियल सेक्वेस्ट्रेशन में क्या होता है? stored in soils and vegetation through decomposed matter and photosynthesis respectively, है ना। तो टेरेस्ट्रियल सिक्वेस्ट्रेशन में क्या होगा कि जो कार्बन है वो सॉइल्स में स्टोर किए जाते हैं, वेजिटेशन में स्टोर किए जाते हैं थ्रू डिकम्पोज्ड मैटर एंड फोटोसिंथेसिस। क्योंकि आप समझ सकते हो ना वेजिटेशन में कैसे स्टोर किए जाएंगे? तो वेजिटेशन में स्टोर किए जाएंगे हम जब वृक्ष लगा दे, बड़े बड़े वृक्ष जो हैवी वृक्ष है वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करेंगे एटमॉस्फेयर से और अल्टीमेटली वो अपने पास स्टोर कर लेंगी, तो अच्छी बात है। और श्वास में जब वो स्टोर करेंगी तो वो कैसे? तो डिकम्पोज्ड मैटर में आपको ही पता है कि कार्बन कंटेंट काफी ज्यादा होता है, तो ये भी एक तरीका है। तो टेरेस्ट्रियल सिक्वेस्ट्रेशन हो गई, जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन हो गई, ओशियन सिक्वेस्ट्रेशन में क्या होंगी? डायरेक्ट इंजेक्शन कर दो ओशियंस में और फर्टिलाइजेशन टेक्निक लगा लो। अब देख लो आप जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन ट्रैपिंग मैकेनिज्म क्या है। तो अगर हम बात करें जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन ट्रैपिंग मैकेनिज्म, तो एक तो आपका आ जाता है हाइड्रोडायनेमिक ट्रैपिंग। और हाइड्रोडायनेमिक ट्रैपिंग में क्या होगी? हाइड्रोडायनेमिक ट्रैपिंग में क्या होगी? ये जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड है उसे ट्रैप किए जाते हैं अंडर लो परमिएबिलिटी कैप रॉक,
और combines with solubility trapping, and we have solubility trapping। और solubility trapping की बात करें तो dissolve in oil, water, ये सब कुछ हो जाते हैं। and combines with hydrodynamic trapping। mineral carbonation में क्या होता है, फॉर्म्स स्टेबल कंपाउंड्स लाइक R1। तो मिनरल कार्बोनेशन में क्या होगी कि जो कार्बन है वो मिक्स होकर स्टेबल कंपाउंड बना देंगी, जैसे आयरन, कैल्शियम, बाय रिएक्टिंग विथ मिनरल्स या ऑर्गेनिक मैटर। तो ये सब कुछ हमने बात की कि कैसे कैसे CO2 सिक्वेस्ट्रेशन के टाइप हो सकते हैं। तो ओशियनिक सिक्वेस्ट्रेशन हो सकता है, एक आपका जियोलॉजिकल सिक्वेस्ट्रेशन, एक आपका टेरेस्ट्रियल सिक्वेस्ट्रेशन, एक आपका हाइड्रोडायनेमिक ट्रैपिंग, सॉल्युबिलिटी ट्रैपिंग, मिनरल कार्बोनेशन, ये सब हो गए। और फिर सिंक के भी कंसेप्ट आपको पता होंगे। जब हम सिंकिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन किए जाएंगे, कार्बन को जब हम बेसिकली कंट्रोल करेंगे और कंट्रोल करके कहाँ लेके जाएंगे, कार्बन सिंक में, तो उसे हम कार्बन सिंक कहेंगे। ये तो ओल्ड एज प्रोसेस है। और हाल फिलहाल ही दीज सिंक्स आर ऑल्सो बीइंग यूज्ड फॉर कैप्चरिंग कार्बन फॉर इन्वायरमेंटल रीजंस। और नेचुरल सिंक्स में क्या हो गई, जैसे ओशियन हो गए। तो सिंक मतलब क्या कि कार्बन जो कंटेंट है जो रिलीज हो रही है वो एब्जॉर्ब हो जाए, तब उसके लिए नेचुरल वे हो सकता है, नेचुरल सिंक्स हम कह सकते हैं, या फिर आर्टिफिशियल वे हो सकता है जिसको हम आर्टिफिशियल सिंक कह सकते हैं। तो नेचुरल सिंक में आपके ओशियन हो गए, फॉरेस्ट हो गए, सॉइल हो गए, मैंग्रोव्स हो गए। तो ये सब कुछ नेचुरल सिंक के एग्जाम्पल है, क्योंकि आप देख सकते हो चाहे सॉइल हो, मैंग्रोव्स हो, ह्यूमंस यहाँ पर कुछ स्पेशल एक्टिविटी नहीं कर रहा है कि यहाँ तब जाके सिंकिंग होगी। ऑलरेडी यहाँ जो मैंग्रोव्स फॉरेस्ट है वो अपने प्रोसेस से ये सिंकिंग कर रहे हैं। बट आर्टिफिशियल सिंकिंग में देख सकते हो डिप्लीटेड ऑयल रिजर्व्स हो रही हैं या फिर अनमिनरेबल माइंस है। तो ये सब है आपके कुछ आर्टिफिशियल सिंक से एग्जाम्पल। अब हम बात करते हैं कार्बन सिंक। ग्रीन कार्बन, ब्लू कार्बन में क्या अंतर है? तो ये जो ग्रीन कार्बन है तो कार्बन ही, ब्लू कार्बन है तो कार्बन ही, लेकिन ये जो ग्रीन कार्बन है ये रिमूव होती है फोटोसिंथेसिस के माध्यम से। नाम से पता चल रहा है ग्रीन कार्बन, इसका मतलब फोटोसिंथेसिस का रोल होगा। और फोटोसिंथेसिस में आपको पता है CO2 खपत होती है और अल्टीमेटली एनर्जी को बनाई जाती है। यस, ग्रीन कार्बन में रिमूव्ड बाय फोटोसिंथेसिस और स्टोर किए जाते हैं प्लांट्स में और सॉइल में। ये बात आपको पता होनी चाहिए। ग्रीन कार्बन रिमूव्ड बाय फोटोसिंथेसिस, तो कौन एब्जॉर्ब करेगा इसे? प्लांट्स और सॉइल। ब्लू कार्बन में क्या होंगी? इट विल बी रिमूव्ड बाय टाइडल मासेस, मैंग्रोव्स और सी ग्रासेस, और स्टोर होती हैं मेराइन ऑर्गेनिज्म में, प्लांट्स में, सेडिमेंट्स में, है ना। तो ये जो आपका ब्लू कार्बन है वो मेराइन ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स, सेडिमेंट्स, इन सब में स्टोर हो रही है। तो आपको कुछ अंतर पता चल रहा है, एक तरफ प्लांट एंड सॉइल और दूसरी तरफ मेराइन ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स एंड सेडिमेंट्स। सो अन्य डिफरेंशिएशन की बात करें तो ग्रीन कार्बन के तहत फॉरेस्ट जो है एक्यूमुलेट करती है लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन, और एफोरेस्टेशन और रिफोरेस्टेशन ग्रीन कार्बन को इन्हांस कर सकती है। ब्लू कार्बन की बात करें तो कोस्टल इकोसिस्टम जो है हमारा एक्यूमुलेट लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन 5 टाइम्स मोर देन फॉरेस्ट, है ना। तो जो कोस्टल इकोसिस्टम है हमारा, इट एक्यूमुलेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बन 5 टाइम्स मोर देन द फॉरेस्ट। और फाउंड मिलते हैं आपको इन ऑल कंटिनेंट्स एक्सेप्ट अंटार्कटिका, याद रखना है ना। तो ब्लू कार्बन सारे कंटिनेंट्स में मिल जाएंगे लेकिन अंटार्कटिका में नहीं मिलेंगे। और कोस्टल इकोसिस्टम आपका ब्लू कार्बन को लार्ज अमाउंट्स में स्टोर करता है, वो भी 5 टाइम्स मोर देन फॉरेस्ट, क्योंकि आपको ही पता है ब्लू कार्बन जो स्टोर रहते हैं वो मेराइन ऑर्गेनिज्म, मेराइन प्लांट्स, इन सब में स्टोर किए जाते हैं। दैट्स वाई ये 5 टाइम्स मोर देन फॉरेस्ट कोस्टल इकोसिस्टम आपका एक्यूमुलेट करता है। नाउ वी हैव ब्लू कार्बन इनिशिएटिव। ब्लू कार्बन इनिशिएटिव की अगर हम बात करें तो क्या खास बात है इस ब्लू कार्बन इनिशिएटिव में? सबसे पहली बात तो हमें ये जाननी है कि ब्लू कार्बन इनिशिएटिव किसका है और है क्या ये। तो ब्लू कार्बन इनिशिएटिव में जो कंजर्वेशन इंटरनेशनल है, IUCN है, एंड इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनिक कमीशन ऑफ यूनेस्को, इन सबों ने कोलैबोरेट किया है गवर्नमेंट के साथ एज वेल एज ऑर्गेनाइजेशंस के साथ अक्रॉस द वर्ल्ड टू डेवलप ए मैकेनिज्म फॉर इंश्योरिंग कोस्टल ब्लैक
कोस्टल ब्लू कार्बन इकोसिस्टम है ना, तो ब्लू कार्बन इनिशिएटिव किसका हो गया आपका, कंजर्वेशन इंटरनेशनल, IUCN प्लस IOC जो यूनेस्को की है, इन सबों ने गवर्नमेंट के साथ कोलैबोरेट करके बेसिकली मैकेनिज्म डेवलप किए हैं जिसके तहत ब्लू कार्बन इकोसिस्टम जो है उसको इंश्योर किया जा सके, क्योंकि हमने देखा कि ब्लू कार्बन इकोसिस्टम का क्या बेनिफिट होता है। एंड इट ऑल्सो कंप्राइजेज है ना, तो ब्लू कार्बन इनिशिएटिव में लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के भी इंगेजमेंट किए जाएंगे along with comprehensive methods for carbon accounting and incentive mechanism भी है along with scientific research for climate mitigation। तो ये सब कुछ आपके पार्ट्स या कंपोनेंट्स हैं, लेकिन हमें ये याद रखना है कि ब्लू कार्बन इनिशिएटिव में इंगेजमेंट ऑफ लोकल, नेशनल एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी होंगे along with comprehensive methods for carbon accounting along with incentive mechanism, scientific research for climate mitigation। ये सभी कुछ बातें ब्लू कार्बन इनिशिएटिव के तहत हैं। हमें ये जानना है कि ब्लू कार्बन इनिशिएटिव वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन प्लस जो आपके वेरियस गवर्नमेंट्स हैं उन सब के कोलैबोरेशन से ये लॉन्च की गई हैं। और बात करते हैं कार्बन क्रेडिट की। कार्बन क्रेडिट क्या होती है, ये सब कुछ ऐसे टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए, है ना। जैसे कार्बन क्रेडिट की बात करते हैं, नाम से ही पता चल रहा है कार्बन क्रेडिट, हमने मनी एज ए क्रेडिट के रूप में देखा होगा। लोन क्या है, क्रेडिट है। अब कार्बन क्या है, तो क्रेडिट है। यानी कि अगर कोई कंपनी या फिर कोई देश कार्बन क्रेडिट अर्न करता है तो वो कार्बन क्रेडिट बेसिकली एक प्रकार से उनके लिए सर्टिफिकेट का काम करेगा जिसके माध्यम से वो प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, है ना। यानी अब ये कार्बन क्रेडिट कैसे अर्न किए जाएंगे, जब वो अपने इमिशन रिडक्शन टारगेट को अचीव कर पाएंगे और उससे कम अगर वो इमिट करते हैं CO2 या फिर अदर ग्रीन हाउस गैसेस, तो जाहिर सी बात है उनको कार्बन क्रेडिट प्राप्त होगा और वो कार्बन क्रेडिट एक पार्टिकुलर मार्केट में सेल और परचेज कर सकते हैं और इससे उनको प्रॉफिट भी मिलेगी और इससे उन कंपनी या फिर नेशंस के टारगेट भी अचीव होंगे जिन्होंने टारगेट अचीव करने में फेल्यूर हासिल की है। सो ये कार्बन क्रेडिट ट्रेडेबल परमिट कह सकते हो जो सर्टिफाई करती है राइट टू इमिट 1 टन ऑफ CO2 और इट्स इक्विवेलेंट, है ना। क्योंकि कार्बन क्रेडिट जितना आप कम इमिट करोगे उतना आपकी कार्बन क्रेडिट बढ़ेगी और उतना ज़्यादा आप अपने क्रेडिट को बेच सकते हो, कार्बन क्रेडिट को बेच सकते हो और प्रॉफिट अर्न कर सकते हो। तो कैसे ये कार्बन क्रेडिट मदद करता है कार्बन डाइऑक्साइड के इमिशंस को रिड्यूस करने में, तो आप देख सकते हो एज पर द गैस इमिशन नॉर्म्स जो ले डाउन की गई है बाय द सिग्नेटरीज ऑफ द क्योटो प्रोटोकॉल। ये कार्बन क्रेडिट वाला जो सिस्टम या मैकेनिज्म है ना, ये आपका क्योटो प्रोटोकॉल के तहत लाया गया था। हम देखेंगे कि कैसे ये वर्क करता है ना। तो ये एज पर द गैस इमिशन नॉर्म्स लेट डाउन बाय द सिग्नेटरी, सब देशों ने अपने अपने गैस इमिशन नॉर्म्स सेट डाउन किए होंगे एज पर द क्योटो प्रोटोकॉल अंडर द UNFCCC। तो जो कंपनीज होंगे इनको 2 तरीके का अल्टरनेटिव प्रदान किए गए हैं टू रिड्यूस इमिशन। सबसे पहली बात तो कि आप डायरेक्टली ग्रीन हाउस गैसेस अपनी कंपनी से इमिट करने में रिडक्शन करो। कैसे करोगे, नए टेक्नोलॉजी अपनाकर या फिर डेवलपिंग कंट्रीज के साथ जुड़ो और वहां पर इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी इस्टेब्लिश करो सो दैट वहां पर उन डेवलपिंग देश में कार्बन इमिशन को रिड्यूस किया जा सके। और जितना आप कार्बन रिड्यूस करवाने में सक्षम या सफलता हासिल करोगे, कहीं ना कहीं कार्बन क्रेडिट आपको अर्न होगा और फिर ये जो कार्बन क्रेडिट आप अर्न करोगे उसकी मदद से आप ग्रीन हाउस गैसेस अपने देशों में इमिट कर सकते हो। तो एक तरफ से आपको हरी झंडी मिलती है ग्रीन हाउस गैसेस इमिट करने के लिए जब आपके पास कार्बन क्रेडिट होता है, बट प्रोवाइडेड कि आपको कार्बन क्रेडिट अर्न करने पड़ेंगे। और यहाँ आप देख सकते हो कि कैसे ये कार्बन क्रेडिट वर्क करती है। वी हैव द सेलर एंड वी हैव द बायर। तो जो सेलर है तो आपको पता है ये वो होंगे जिन्होंने कार्बन क्रेडिट वेरियस एक्टिविटीज के माध्यम से अर्न की होंगी, चाहे वो अपने टारगेट को अचीव करके या फिर यूँ कह सकते हो कि किसी जगह पर या किसी देश में ग्रीन टेक्नोलॉजी प्रमोट करके, ग्रीन इन्वेस्टमेंट करके उन्होंने अर्न किया होगा। तो जो सेलर है उन्होंने बेसिकली कार्बन मार्केट में अपने क्रेडिट को रखा और जिसको जरूरत होगी, यानी कि जिन्होंने ये टारगेट फुलफिल नहीं किया होगा, वो क्या करेंगी कि कार्बन क्रेडिट को खरीदेंगी
और अल्टीमेटली एक प्लेटफॉर्म जो कि कार्बन मार्केट है, जहां पर जिन्होंने अपने टारगेट को अचीव किया है और दूसरी तरफ जिन्होंने नहीं किया है, तो उन दोनों के बीच खरीद या बिक्री होगी, बदले में एगो को प्रॉफिट होगा और पैसे मिलेंगे और अल्टीमेटली ये प्रक्रिया चलती रहेगी। और इससे क्या होगा कि जो इंसेंटिव है किसी कंपनी की या नेशन की टू रिड्यूस द कार्बन डाइऑक्साइड या ग्रीन हाउस गैसेस, वो भी बनी रहेंगी। और ऑन द अदर हैंड जो कंपनी है जो अचीव नहीं कर पाए हैं टारगेट, वो भी अपने टारगेट को अच्छे से इवन कार्बन क्रेडिट कार्बन क्रेडिट अर्न कर अचीव कर सकती है। नाउ वी हैव स्टेटस ऑफ डेवलपिंग नेशन। कुछ स्टेटस हमें जानने की जरूरत है। सबसे पहली बात तो ये याद रखना है कि इंडिया और चाइना बिगेस्ट सेलर से, जाहिर सी बात है बायर्स तो नहीं होंगे, बट इंडिया और चाइना बिगेस्ट सेलर से रट लेना, और यूरोप बिगेस्ट बायर है, ये याद रखना है आपको। इंडिया और चाइना बिगेस्ट सेलर है और यूरोप बिगेस्ट बायर है। तो स्टेटस ऑफ डेवलपिंग नेशंस की क्या खास बात है इसमें आपको याद रखनी है। इंडिया एंड चाइना बिगेस्ट सेलर है कार्बन क्रेडिट का और यूरोप बिगेस्ट बायर है। और देख सकते हो चाइना 73% ऑफ द मार्केट शेयर ऑक्युपाई किए हुए, समझ सकते हो 73%। चाइना इज लीडिंग विद 73% ऑफ द मार्केट शेयर, वेयर एज इंडिया इज नियरली 6%। और इंडिया की जो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज है वो फर्स्ट एक्सचेंज इन एशिया जो कार्बन क्रेडिट को ट्रेड करती है। तो दो तीन बातें आपको याद रखनी है। इंडिया एंड चाइना बिगेस्ट सेलर है और यूरोप बिगेस्ट बायर है। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, चाइना लीडिंग एक प्रकार से सेलर कह सकते हो, क्योंकि 73% जो मार्केट शेयर है वो चाइना ने ऑक्युपाई कर रखे हैं और इंडिया का ओनली 6% है। और इंडियाज मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज हैज बिकम द फर्स्ट एक्सचेंज इन एशिया टू ट्रेड कार्बन क्रेडिट। एंड फिर देख सकते हो वी हैव कार्बन ऑफसेटिंग। कार्बन ऑफसेटिंग में क्या हो गई, कार्बन ऑफसेटिंग नाम से पता चल रहा है। कार्बन ऑफसेटिंग की जब बात करेंगे तो जो क्रेडिट दिए जाते हैं किस लिए, ग्रीन हाउस गैसेस को कम करने के लिए, कहां पर, तो किसी दूसरे लोकेशन में, है ना। तो कार्बन ऑफसेटिंग इज सिंपली मींस कि ग्रीन हाउस गैसेस जो एमिट हो रही है दूसरे लोकेशन पर, उसको कम करने के लिए क्रेडिट दी जाती हैं, उसको हम कार्बन ऑफसेटिंग कहते हैं। और ये जो कार्बन ऑफसेटिंग है वो मैट्रिक टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट में बेची जाती है। एंड इट इज द फास्टेस्ट वे टू अचीव डीपेस्ट रिडक्शन इन द बिजनेस डीलिंग। एंड ऑल्सो इससे आपको अपॉर्चुनिटीज ऑफ द एम्प्लॉयमेंट, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ट्रेनिंग, एजुकेशन, ये सभी मिलेंगे। एंड जाहिर सी बात है मस्ट मीट एसेंशियल क्वालिटी क्राइटेरिया एंड कैन नॉट बी डबल काउंटेड। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो कि ये जो कोई कंपनी है, कंपनी ए या गवर्नमेंट, जो आप अपने एमिशन टारगेट्स को अचीव करना चाहती है, क्योंकि ये काफी ज्यादा इमिट कर रही है, तो ये क्या कर देंगी दूसरे लोकेशन में, है ना। वो ग्रीनरी प्रोजेक्ट्स यहाँ पर तो कुछ नहीं कर पा रही है, दूसरे लोकेशन पर क्या करती है वो इन्वेस्टमेंट कर देंगी कार्बन इमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट्स में। अब दूसरी लोकेशन क्या हो सकती है, डेवलपिंग कंट्रीज हो सकती है ना, तो सबसे सस्ता इनको डेवलपिंग कंट्रीज मिलता है। तो वो क्या करेंगी, यहाँ आप देख सकते हो दूसरे देशों में इमिशन रिडक्शन प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर देंगे, चाहे वो सोलर पावर हो, विंड पावर हो या फिर एफोरेस्टेशन है ना। और इसमें याद रखना प्लांटिंग ट्रीज और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट सब शामिल होते हैं, है ना। तो बदले में कहीं ना कहीं इन्होंने अपने देश का तो कुछ कम नहीं किया, लेकिन इन देशों को मदद किया कि वो भविष्य में जो कार्बन डिपेंडेंसी को कम करेंगे, इनकी जो कार्बन इमिशन है वो कम होंगी, और जितना कम होगा वो सब मेजर किए जाते हैं, उस आधार पे कार्बन क्रेडिट्स मिलते हैं इनको। और अल्टीमेटली इसके बदले सर्टिफिकेट प्राप्त होता है कि हाँ भाई साहब हमने कार्बन ऑफसेट्स कर दिए हैं दूसरे देश में, आप चाह सकते हो तो देख लो। और अल्टीमेटली सर्टिफिकेट मिल गया तो यहाँ पर वो भर भर के एमिशन करेंगे अपनी कंपनी में, है ना। तो ये कुछ सिमिलर है आपका ये जो हमने कार्बन ट्रेडिंग क्योटो प्रोटोकॉल के तहत देखा था। तो कार्बन ऑफसेटिंग हमने कवर कर ली, ये सब कुछ बातें हमने कवर कर लिया। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डाटास के बारे में जो याद रखना है, वो है आपका ग्लोबल कार्बन इमिशंस इन वेरियस सेक्टर्स, है ना। तो ग्लोबल कार्बन इमिशंस इन वेरियस सेक्टर, तो एग्रीकल्चर एंड लैंड यूज में 24% ऑफ द
कार्बन इमिशंस होते हैं। तो क्या मतलब हुआ ये देख सकते हो, एग्रीकल्चर एंड लैंड यूज से आपको 24% ऑफ कार्बन इमिशन होता है, पावर सेक्टर से 25%, बिल्डिंग से 6%, इंडस्ट्री से 21%, ट्रांसपोर्ट से 14% और अदर सोर्सेज से 10%। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है कि पावर से सबसे हाईएस्ट कार्बन इमिशन हो रही है। और क्यों हो रही है, जाहिर सी बात है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन प्रोग्राम थर्मल पावर प्लांट से ही की जाती है, दैट्स वाई इमिशन भी हाईएस्ट होता है इनका। तो पावर सेक्टर में 25% और एग्रीकल्चर एंड लैंड यूज से 24%, और तीसरे नंबर पर आ रहा है आपका इंडस्ट्री, और चौथे नंबर पर ट्रांसपोर्ट, और फिर पांचवें नंबर पर आपका बिल्डिंग सेक्टर आ रहा है। तो हमें फर्स्ट थ्री याद रखने हैं, पावर, उसके बाद एग्रीकल्चर एंड लैंड यूज, उसके बाद आपका इंडस्ट्री। तो ये 3 सेक्टर आपको याद रखने हैं। बात करते हैं कार्बन ऑफसेटिंग की या कार्बन टैक्स की। कार्बन टैक्स तो हमने बात नहीं किया, लेकिन सिंपल से आम शब्दों में कहे तो कार्बन टैक्स बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है वो लगाए जाएंगे कार्बन कंटेंट ऑफ द फ्यूल्स, यानी कि फ्यूल्स किस में यूज होते हैं, ट्रांसपोर्ट में, एनर्जी सेक्टर में, तो फिर इनके ऊपर कार्बन टैक्स लगा दिए जाएंगे। तो डेफिनेटली कार्बन टैक्स इंटेंड्स टू रिड्यूस CO2 बाय इंक्रीजिंग प्राइसेस ऑफ द फॉसिल फ्यूल, क्योंकि टैक्स लगाए जा रहे हैं तो इससे इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं कार्बन डाइऑक्साइड को रिड्यूस करने में मदद होगी बाय इंक्रीजिंग द फॉसिल फ्यूल्स along with decreasing the demand of CO2 and promote a form of carbon pricing. Now we have the जियो इंजीनियरिंग टेक्निक, और जियो इंजीनियरिंग के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जियो इंजीनियरिंग की बात करें तो जियो इंजीनियरिंग नाम से ही पता चल रहा है टेक्नोलॉजी जो बेसिकली मॉडिफाई कर सकती हैं, इंप्रूव कर सकती हैं और अर्थ के इन्वायरमेंट को कूल भी कर सकती है। नाम से ही पता चल रहा है जियो इंजीनियरिंग। और ये जो कंसेप्ट है जियो इंजीनियरिंग का वो अभी भी नेसेंट स्टेज में है, क्योंकि कहीं ना कहीं इसको लागू करवाने में काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चैलेंजेस आ सकती हैं, और आएंगी ही आएंगी, क्योंकि ये जियो इंजीनियरिंग टेक्निक है। और क्या क्या किए जाएंगे इस टेक्निक के तहत, कैसे वर्क करता है, हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल कॉपी ए वॉल्केनो, इसमें क्या होगी, बाय इन्फ्यूजिंग एटमॉस्फेयर विथ सल्फर डाइऑक्साइड गैस थ्रू वॉल्केनिक इरप्शन, साइंटिस्ट बिलीव इट विल ब्लॉक सोलर रेडिएशन एंड कूल द प्लैनेट्स। समझ में आया, ये कॉपी ए वॉल्केनो यानी कि वॉल्केनो की तरह कुछ कॉपी की जाए। कैसे, एटमॉस्फेयर में सल्फर डाइऑक्साइड को इन्फ्यूज कर दिया जाए वॉल्केनिक इरप्शन के माध्यम से, और इसके माध्यम से क्या होगा कि जो सोलर रेडिएशन है वो ब्लॉक हो जाएंगी, और अल्टीमेटली जब ब्लॉक होंगी तो कुछ समय के लिए आपका जो प्लैनेट है कूल होगा। और जाहिर सी बात है कि जो सल्फर कंटेंट होती है डज नॉट हीट द स्ट्रेटोस्फेयर, तो जब हीट करेंगे ही नहीं तो कहीं ना कहीं कूलिंग इफेक्ट होता है। नाउ द अदर टेक्निक इज शूट मिरर्स इनटू स्पेस। शूट मिरर्स इनटू स्पेस में क्या होगी, जो सनलाइट आ रही है वो तो कंटिन्यूअस है, अपना आती रहती है, तो जो सनलाइट उनको डिफ्लेक्ट कर दिया जाए, है ना। डिफ्लेक्ट इस वे में किया जाए कि जो अर्थ की टेम्परेचर है उसको प्री इंडस्ट्रियल लेवल पर ले आया जाए। और इसके लिए क्या करने होंगे, मिरर्स लाइक द साइज ऑफ ग्रीनलैंड टू बी पोजिशन्ड बिटवीन द प्लैनेट एंड द सन। आप समझ रहे हो, मिरर्स like the size of Greenland to be positioned between the planet and the sun। और उसके बाद क्या, seed the sea with iron। और इसमें क्या होगा, seed the sea with iron, तो सिंपली जो फाइटोप्लैंक्टन होती है वो आयरन से ज्यादा आकर्षित होती है, और जब आयरन सीज में इन्फ्यूज किए जाएंगे तो इससे जो सी ग्रासेस है वो ग्रो होंगी, फाइटोप्लैंक्टन जो है वो ग्रो होंगी। तो ऐसे में जो एक्सेसिव कार्बन कंटेंट है, चाहे वो एटमॉस्फेयर में हो चाहे वो ओशियन में, उसको एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा, है ना। और साइंटिस्ट बिलीव स्टिमुलेटिंग फाइटोप्लैंक्टन ग्रोथ विल रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग पोटेंशियल। एंड वी हैव व्हाइटेन क्लाउड्स विथ विंड पावर्ड शिप। व्हाइटेन क्लाउड विथ विंड पावर्ड शिप में क्या होंगे, जो क्लाउड्स हैं वो रिफ्लेक्ट करेंगी सोलर रेडिएशन को, spraying sea water into the sky through wind
powered ships will widen cloud, thus increasing the reflection of the solar radiation. And we have built factories. Built factories यानी कि artificial trees जो कैपेबल हो 1 टन ऑफ कार्बन एटमोस्फेयर से एब्जॉर्ब करने का पर डे, ये आपका आर्टिफिशियल ट्री है. पैनल्स ऑफ एब्जॉर्बेंट रेजिन्स on the tree surface react with CO2 to form a solid and can compare this to a furans filter. इस प्रकार की टेक्नोलॉजी वर्क करेंगी, लेकिन ये सब अभी नेसेंट स्टेज में. तो ये हमारा ये टॉपिक खत्म हो गई और अब हम लेटेस्ट टॉपिक दैट इज क्लाइमेट चेंज ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे. So let's move to our last chapter, that is chapter number 13, climate change organizations के बारे में, और इस पर क्वेश्चंस जरूर आते हैं. तो सबसे पहली बात हम करते हैं ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी की, यानी कि GEF की. और ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी का सिंपल सा मतलब है यूनिक पार्टनरशिप ऑफ मल्टी एजेंसी, जिसमें यूनाइटेड नेशन की एजेंसी शामिल है, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक है, नेशनल एंटिटीज है, इंटरनेशनल एनजीओज है ना. तो ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी आप समझ सकते हो, इट इज ए यूनिक पार्टनरशिप ऑफ मल्टी एजेंसी, जिसमें यूएन की एजेंसी, मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक, नेशनल एंटिटीज, इंटरनेशनल एनजीओ शामिल है. एंड वी हैव द GEF ट्रस्ट फंड. और याद रखना है GEF ट्रस्ट फंड का ट्रस्टी कौन है, होल्डर कौन है, तो वो है आपका वर्ल्ड बैंक. तो GEF ट्रस्ट फंड का ट्रस्टी कौन है, वर्ल्ड बैंक, याद रखना है. एंड दिस GEF ट्रस्ट फंड इज अवेलेबल टू डेवलपिंग कंट्रीज एंड कंट्रीज विथ इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन. तो दोनों याद रखनी है. द GEF ट्रस्ट फंड अवेलेबल टू डेवलपिंग कंट्रीज एंड कंट्रीज विथ इकोनॉमीज इन ट्रांजिशन. और ये एस्टैब्लिश किए गए हैं ऑन द ईव ऑफ 1992 रियो अर्थ समिट टू टैकल द प्लैनेट बिगेस्ट इन्वायरमेंटल इश्यूज. तो आप देख सकते हो ये जो आपका ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है, इसे एस्टैब्लिश किया गया था ऑन द ईव ऑफ 1992 रियो अर्थ समिट टू टैकल द प्लैनेट्स बिगेस्ट इन्वायरमेंटल इश्यूज. और ये फाइनेंशियल मैकेनिज्म है किस कन्वेंशन को इंप्लीमेंट करने के लिए फाइनेंस करती है, ये याद रखना है आपको. GEF इज एक्टिंग एज फाइनेंशियल मैकेनिज्म फॉर 5 मेजर इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल कन्वेंशन. और ये 5 मेजर इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल कन्वेंशन कौन है, तो मिनीमाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी, स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, UN फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज यानी कि UNFCCC, UNCBD, UNCCD. तो ये जो यूनाइटेड नेशन के 3 है, UNFCCC, UNCBD और यूनाइटेड नेशन CCD, ये 3 तो हो गई, प्लस मिनीमाटा कन्वेंशन ऑन मरकरी, प्लस स्टॉकहोम कन्वेंशन ऑन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट. ये 5 कन्वेंशन के लिए फाइनेंशियल मैकेनिज्म के रूप में ये एक्ट करती है. तो ये आप याद रख सकते हो. नाउ वी हैव द क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर. क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात करें तो ये कंसेप्ट क्या है, तो इसके तहत एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजीज डेवलप किए जाते हैं. नाम से पता चला है क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर. तो इसके तहत बेसिकली एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजीज डेवलप किए जाते हैं टू सिक्योर सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी इन चेंजिंग क्लाइमेट, है ना. तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इज एन अप्रोच फॉर डेवलपिंग एग्रीकल्चरल स्ट्रेटजीज टू सिक्योर सस्टेनेबल फूड सिक्योरिटी इन चेंजिंग क्लाइमेट. एंड देख सकते हो टू बैलेंस नियर टर्म फूड सिक्योरिटी लाइवलीहुड नीड्स ए क्लाइमेट चेंज मिटिगेशन एंड एडेप्टेशन. एंड वी हैव द IPCC यानी कि इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज. और जब हम बात करते हैं इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, तो क्या है ये इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, तो इसके बारे में आपको अच्छे से पता होनी चाहिए. सबसे पहली बात तो ये कि IPCC यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, एस्टैब्लिश्ड बाय UNEP प्लस वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन 1988 में. तो क्या बात रखनी है IPCC के बारे में, तो IPCC यूनियन मतलब यूनाइटेड नेशन की बॉडी है, एस्टैब्लिश्ड बाय UNEP प्लस WMO 1988 में फॉर असेसिंग साइंस रिलेटेड टू क्लाइमेट चेंज. एंड ऑब्जेक्टिव देख सकते हो टू प्रोवाइड गवर्नमेंट्स एट ऑल लेवल्स with scientific information that can be used to develop climate policy. एंड याद रखना है आपको, ये जो IPCC है जो आपको असिस्ट करती है या गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है साइंटिफिक इंफॉर्मेशन, इन्हें बेसिकली कोई रिसर्च नहीं करने होते, नॉर इट डज मॉनिटर क्लाइमेट रिलेटेड डाटा. याद रखना है ये ना कोई क्लाइमेट रिलेटेड डाटा को मॉनिटर करते हैं, ना ही ये कोई रिसर्च करते हैं. ये इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है IPCC के बारे में. और रिपोर्ट जो पब्लिश किए जाते हैं IPCC के द्वारा, आपको याद रखना है सबसे इंपॉर्टेंट बात तो असेसमेंट रिपोर्ट. और असेसमेंट रिपोर्ट जो तैयार की जाती है वो बेसिकली स्टेट ऑफ साइंटिफिक टेक्निकल एंड सोशियो इकोनॉमिक नॉलेज क्लाइमेट चेंज के बारे में हमें प्रदान करता है. अलोंग विद असेसमेंट रिपोर्ट कंसिस्ट ऑफ
contributions from each working group, synthesis report and any special report जो प्रिपेयर किए जाते हैं in that assessment year. एंड आईपीसीसी ने अभी तक 5 असेसमेंट रिपोर्ट पब्लिश कर दिए हैं और 6th असेसमेंट रिपोर्ट 2022 या 2022 में आने वाली है. द 3 स्पेशल रिपोर्ट्स एंड मेथोडोलॉजी रिपोर्ट जो 6th असेसमेंट साइकिल में आएंगी वो अभी ऑलरेडी प्रोड्यूस कर दी गई है. द 3 स्पेशल रिपोर्ट एंड मेथोडोलॉजी रिपोर्ट वो अभी प्रोड्यूस कर दी गई है. बात करते हैं कंसेप्ट ऑफ ग्रीन इकोनॉमी की. क्या है ये? तो ग्रीन इकोनॉमी के बारे में हमने पढ़ा भी था. जब हम ग्रीन इकोनॉमी की बात करते हैं तो वैसी इकोनॉमी जहां लो कार्बन एमिशंस होती हो या रिसोर्स एफिशिएंसी या फिर सोशल इंक्लूसिवनेस देखने को मिलता हो. और ग्रीन इकोनॉमी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि ये जो ग्रोथ है इन द एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम वो ड्रिवन किए जाते हैं पब्लिक एंड प्राइवेट इन्वेस्टमेंट के द्वारा इनटू सच इकोनॉमिक एक्टिविटी या इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एसेट दैट अलाउ reduced carbon emission and pollution, enhanced energy and efficiency, prevention of the loss of biodiversity and ecosystem services. And आपका ग्रीन इकोनॉमी फोकस करता है इकोनॉमी एंड इन्वेस्टमेंट प्लस पॉजिटिव सोशल एंड एनवायरमेंटल आउटकम प्लस सस्टेनेबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन प्लस एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल प्लस कैपिटल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर. एंड वी हैव ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस आर्किटेक्चर. और जब हम बात करते हैं ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस आर्किटेक्चर की तो ये याद रखना ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस आर्किटेक्चर. ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस आर्किटेक्चर यानी कि वेरियस फंड्स जो क्रिएट किए गए हैं हमें उन फंड्स के बारे में जानना है बेसिकली. तो सबसे पहली बात करते हैं हम स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड SCCF स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड. और अगर हम बात करें स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड की तो इसे एस्टेब्लिश किया गया था इन रिस्पॉन्स टू द गाइडेंस फ्रॉम द कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी-7 टू फाइनेंस प्रोजेक्ट्स रिलेटिंग टू, है ना. तो स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड ये एस्टेब्लिश की गई थी इन रिस्पॉन्स टू द गाइडेंस फ्रॉम द COP7 जो UNFCCC की होती है टू फाइनेंस द प्रोजेक्ट विच इज रिलेटेड टू adaptation, technology transfer, capacity building, energy, transport, industry, agriculture, forestry, waste management, economic diversification. और इस स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड को कौन ऑपरेट कर रहा है? GEF. इसे अच्छे से याद रखना है. तो स्पेशल क्लाइमेट चेंज फंड को ऑपरेट कर रहा है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी. और बेसिकली इस फंड का फायदा ऑल वल्नरेबल डेवलपिंग कंट्रीज उठा सकते हैं. एंड नाउ वी हैव लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड. ये जो आपका लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड है इसे तैयार किया गया था टू एड्रेस द स्पेशल नीड्स ऑफ द लीस्ट डेवलप्ड कंट्री अंडर द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, है ना. तो ये याद रखना है लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड जो लाई गई है इट वाज डिजाइन टू एड्रेस द स्पेशल नीड्स ऑफ द लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज अंडर द UNFCCC. एंड ये LDCs को मदद करती है इन प्रिपेयरिंग इम्प्लीमेंटिंग नेशनल एडेप्टेशन प्रोग्राम ऑफ एक्शन. याद रखना है इट हेल्प्स LDCs इन प्रिपेयरिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग नेशनल एडेप्टेशन प्रोग्राम्स ऑफ एक्शन. एंड अगर हम बात करें नेशनल एडेप्टेशन प्रोग्राम ऑफ एक्शन की, ये जो आपका नेशनल एडेप्टेशन प्रोग्राम ऑफ एक्शन है ये बेसिकली नाम से पता चलता है कंट्री ड्रिवन स्ट्रेटजी जो आइडेंटिफाई करती है द मोस्ट इमीडिएट नीड्स जैसे वाटर, एग्रीकल्चर, फूड सिक्योरिटी, हेल्थ, ये सब हो गई टू अडेप्ट टू क्लाइमेट चेंज. एंड ऑपरेटिंग एंटिटी कौन है? ये लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज फंड का तो GEF ही है. एंड नाउ वी हैव अ स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी ऑन एडेप्टेशन प्रोग्राम. और ये क्या है बेसिकली? स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी ऑन एडेप्टेशन प्रोग्राम. तो ये जो स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी ऑन एडेप्टेशन प्रोग्राम है बेसिकली दिस प्रोग्राम साउट टू रिड्यूस vulnerability and increase resilience to the adverse effects of climate change by targeting each of GEF focal areas. And इसके अलावा it also encourage cross sectoral approaches जैसे biodiversity, climate change, ozone layer depletion, international water land regulation. तो ये सब कुछ है. Strategic priority on adaptation program sought to reduce vulnerability and increase resilience to the adverse effects of climate change by targeting each of GEF फोकल एरियाज. एंड क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड. और जब हम बात करते हैं क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड की तो वर्ल्ड बैंक ये ट्रस्टी है, ये याद रखना है. और ये जो क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड है
बेसिकली वर्ल्ड बैंक जो इसका ट्रस्टी है, इट इज इम्प्लीमेंटेड विद द मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स टू ब्रिज द फाइनेंसिंग एंड लर्निंग गैप, है ना। तो ये इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं विथ द मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स टू ब्रिज द फाइनेंसिंग एंड लर्निंग गैप, और ये बेसिकली एडिशनल टू द एग्जिस्टिंग ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस, है ना। इट इज एडिशनल टू द एग्जिस्टिंग ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस एंड एम्स टू इनेबल कंट्रीज टू मीट देयर मल्टीलेटरल डेवलपमेंट गोल। और दो प्रकार है इसके, एक तो क्लीन टेक्नोलॉजी फंड एंड स्ट्रेटेजिक क्लाइमेट फंड। तो अगर पूछा जाए स्ट्रेटेजिक क्लाइमेट फंड और क्लीन टेक्नोलॉजी फंड, तो बेसिकली ये क्लाइमेट इन्वेस्टमेंट फंड के ही टाइप है और वर्ल्ड बैंक इसका ट्रस्टी है, और ये इंप्लीमेंट किए जाते हैं विद द मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स टू ब्रिज द फाइनेंसिंग एंड लर्निंग गैप, एंड इट इज एडिशनल टू एग्जिस्टिंग ऑफिशियल डेवलपमेंट असिस्टेंस एंड एम्स टू इनेबल कंट्रीज टू मीट देयर मल्टीलेटरल डेवलपमेंट गोल्स। एंड ग्रीन क्लाइमेट फंड, इसके बारे में हमने जाना ही था, ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है अंडर द UNFCCC, और हमने डिस्कस किया कैनकम समिट 2010 जब ऑर्गेनाइज हुई थी तब इसके बारे में बातें कही गई थी। एंड अल्टीमेटली ये जो ग्रीन क्लाइमेट फंड का आइडिया है वो अडॉप्ट कर लिया गया डरबन समिट 2011 में। एंड GCF की जो एक्टिविटीज है अलाइंड विद द प्रायोरिटीज ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज थ्रू प्रिंसिपल ऑफ कंट्री ओनरशिप, एंड इट एम्स टू मेक एम्बिशियस कंट्रीब्यूशन to attain the mitigation and adaptation goals of the international community. Now we have the adaptation fund. Adaptation fund के बारे में भी जान लेना है। Adaptation fund, सबसे पहली बात तो यही याद रखनी है, established under the Kyoto Protocol of UNFCCC। Adaptation fund के बारे में ये जरूर याद रखना है, established under the Kyoto Protocol of UNFCCC। एंड ये जो adaptation fund establish की गई to finance concrete adaptation projects and programs in developing countries जो vulnerable हैं to the adverse effect of climate change, है ना। तो adaptation fund establish की गई to finance concrete adaptation project and programs in developing countries that are vulnerable to adverse effect of climate change। and ये जो आपका adaptation fund है, funded projects वो implement की जाती है around the world through accredited implementing एंटिटी। तो हमें याद रखना है एडेप्टेशन फंड के बारे में, ये क्योटो प्रोटोकॉल जो UNFCCC का था उसके अंतर्गत क्रिएट किया गया है, एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड टू फाइनेंस कंक्रीट एडेप्टेशन प्रोजेक्ट, है ना। तो एडेप्टेशन प्रोजेक्ट के लिए ये फंड करेगा एंड वेरियस प्रोग्राम डेवलपिंग कंट्रीज में जो वल्नरेबल है टू द एडवर्स क्लाइमेट इफेक्ट का चेंज, तो यहाँ भी फंड करेगा। नाउ वी हैव कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव फॉर ट्रांसपेरेंसी, CBIT। तो ये जो आपका कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव फॉर ट्रांसपेरेंसी है, ये क्रिएट की गई एट द रिक्वेस्ट ऑफ पार्टीज टू हेल्प स्ट्रेंथन द इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्निकल कैपेसिटीज ऑफ non-Annex 1 countries to meet the enhanced transparency requirements defined in Article 13 of the Paris Agreement। तो अगर हम बात करें कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव फॉर ट्रांसपेरेंसी की, तो इट वाज क्रिएटेड एट द रिक्वेस्ट ऑफ पार्टीज to help strengthen the institutional and technical capacities of non-Annex 1 countries to meet the enhanced transparency requirement defined in Article 13 of the Paris Agreement। तो फिर से कैपेसिटी बिल्डिंग इनिशिएटिव फॉर ट्रांसपेरेंसी ये क्रिएट की गई एट द रिक्वेस्ट ऑफ पार्टीज टू हेल्प स्ट्रेंथन the institutional and technical capacities of non-Annex 1 countries to meet the enhanced transparency requirements defined in Article 13 of the Paris Agreement। अब आते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के बारे में। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, जब हम बात करते हैं वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की, तो स्पेशलाइज्ड एजेंसी है किसकी, यूनाइटेड नेशन की। बेसिकली याद रखना है वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन स्पेशलाइज्ड एजेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन फॉर मेट्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी एंड रिलेटेड जियोफिजिकल साइंसेज, एस्टेब्लिश की गई बाय द रेटिफिकेशन ऑफ WMO कन्वेंशन, है ना। तो ये जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन इसे एस्टेब्लिश की गई जब WMO कन्वेंशन को रेटिफाई किया गया था 1950 में। सेक्रेटेरिएट जेनेवा है एंड हेडेड बाय द सेक्रेटरी जनरल, और सुप्रीम बॉडी कौन है, तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस है। तो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल कांग्रेस बेसिकली WMO की सुप्रीम बॉडी है। एंड WMO रिपोर्ट पब्लिश करता है वो है आपका स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2020। तो बेसिकली स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2020 पब्लिश की जाती है, WMO को द्वारा याद रखना है आपको, स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2020 पब्लिश की जाती है WMO के द्वारा। एंड कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट आपको याद रखने हैं, ये जो स्टेट ऑफ ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2020 रिलीज हुई है, इसमें हॉटेस्ट ईयर 2020 को बोला जा रहा है। 2020 विल बी द हॉटेस्ट, वन ऑफ द 3 हॉटेस्ट ईयर जस्ट बिहाइंड 2016, 19 एंड 2022।
तो देख सकते हो 2020 विल बी वन ऑफ द 3 हॉटेस्ट ईयर, जस्ट बिहाइंड 2016 रहा है, 2019 रहा है, 2020 होने वाली है। अलॉन्ग विथ राइज इन ग्लोबल टेम्परेचर की बात की गई है, यानी कि जो ग्लोबल मीन सरफेस टेम्परेचर जो जनवरी से अक्टूबर 2020 का है वो 1.2 डिग्री सी हायर होंगी देन द प्री इंडस्ट्रियल बेस लाइन। और प्री इंडस्ट्रियल बेस लाइन देख सकते हो 1850 से 1900, and for that period 2020 is the second warmest year on record and we have high temperature ocean के सरफेस के ऊपर देख सकते हो। ये याद रखना, ये ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2020 वही बात कर रहा है। 80% of the ocean areas have experienced at least one marine heat wave so far in 2020। तो 2020 में अकेले 80% of the ocean areas have experienced at least one marine heat wave, at least बोल रहा है। And we have global sea level rise, वो similar to 2019 वैल्यू की बताई गई है, and this was mainly due to the increased melting of the ice sheets in Greenland and Antarctica। Consequences के भी बारे में बात कही गई है, extreme weather events such as tropical cyclone, flood, heavy rainfall, drought, है ना, ये सब बातें हैं। Now we have the UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। और यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करें तो यूनाइटेड नेशन की ग्लोबल डेवलपमेंट नेटवर्क कह सकते हो ना। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम इज यूएन ग्लोबल डेवलपमेंट नेटवर्क, जो प्रमोट करता है टेक्निकल एंड इन्वेस्टमेंट कॉपरेशन among the nation to help people build a better life for themselves, है ना। तो अगर हम बात करें यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की, तो बेसिकली यूनाइटेड नेशन ग्लोबल डेवलपमेंट नेटवर्क है जो प्रमोट करता है टेक्निकल एंड इन्वेस्टमेंट कॉपरेशन को among the nation to help people build a better life for themselves। और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन आपको याद रखने हैं यूएनडीपी के कौन है, तो एक तो आपका यूएन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, तो ये जरूर याद रखने हैं, ये जो यूएनडीपी के पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन एक तो यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, ये याद रखने हैं। और हेडक्वार्टर क्या है इसका, न्यूयॉर्क, और फाउंड की गई थी 1965 में। और सेक्टर कौन से सेक्टर पे ये ध्यान देता है, तो डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी रिडक्शन के लिए। और आपको ही पता है जो रिपोर्ट है वो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है। तो यूएनडीपी के बारे में हमने बात कर लिया। ये पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन याद रखना है आपको, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल, हेडक्वार्टर क्या है, न्यूयॉर्क, फाउंड की गई थी 1965 में। और रिपोर्ट जो पब्लिश की जाती है इनके द्वारा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। और अब आते हैं यूएनईए यानी कि यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली की बात करें तो ये गवर्निंग बॉडी है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की, है ना। तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली बेसिकली गवर्निंग बॉडी है यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की। हेडक्वार्टर यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली का नैरोबी कीनिया है। फाउंड की गई थी जून 2012 में ड्यूरिंग द यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ऑल्सो कॉल्ड रियो+20। तो याद रखना है आपको, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट असेंबली को फाउंड किया गया जून 2012 में, जब यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा था। और ये यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट को रियो+20 समिट भी कहा गया था। और ये वर्ल्ड्स हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी है ऑन द एनवायरनमेंट एंड इट एड्रेसेस द क्रिटिकल इन्वायरमेंटल चैलेंजेस फेसिंग द वर्ल्ड टुडे। एंड जो इन्वायरमेंट असेंबली है वो मीट करती है बायएनुअली टू सेट प्रायोरिटीज फॉर ग्लोबल इन्वायरमेंट पॉलिसीज एंड डेवलप इंटरनेशनल इन्वायरमेंट लॉ। तो हमने यूएनईए के बात कर लिया, हेडक्वार्टर कीनिया बेसिकली नैरोबी, फाउंडेड इन जून 2012। और इस दौरान यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो रहा था, ऑल्सो रिफर्ड एज रियो+20, एंड इट इज वर्ल्ड्स हाईएस्ट लेवल डिसीजन मेकिंग बॉडी इन एनवायरनमेंट। नाउ वी हैव यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। और यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के बारे में हमें ये जानना है, ये जो आपका यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम है, लीडिंग ग्लोबल इन्वायरमेंटल फैसिलिटी या अथॉरिटी कह सकते हो, that sets the global environment agenda, promotes coherent implementation of environmental dimension of the sustainable development within the United Nations system। तो जो लंबा प्रवचन है यूएनईपी का है। और जब हम यूएनईपी की बात करें तो ये लीडिंग ग्लोबल इन्वायरमेंट अथॉरिटी कह सकते हो, which sets the global environmental agenda, promotes the coherent implementation of environmental dimension of sustainable development within the United Nations system। तो फाउंड की गई थी 1972 से, जिसके बाद वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेट किया जाने लगा। फाउंडर कौन है यूएनईपी के, तो मॉरिस स्ट्रॉन्ग
और हेडक्वार्टर क्या है, नैरोबी कीनिया। तो देख सकते हैं यूएनईपी का हो या फिर यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट असेंबली का हो, दोनों का हेडक्वार्टर आपका कीनिया है। और इनिशिएटिव याद रखना है आपको यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम की, फेथ फॉर अर्थ इनिशिएटिव। और फेथ फॉर अर्थ इनिशिएटिव मिशन क्या है, टू इनकरेज, empower and engage with faith-based organization and partners at all levels towards achieving the sustainable development goals and fulfilling the 2030 agenda। रिपोर्ट देख लो, मिशन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट, ये रट लेना है। यूएनईपी के द्वारा इमिशन गैप रिपोर्ट और ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट पब्लिश किए जाते हैं, ये कंफर्म आप याद रख लेना। यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम्स बेसिकली इमिशन गैप रिपोर्ट और ग्लोबल इन्वायरमेंट आउटलुक रिपोर्ट पब्लिश करती है। और ये जरूर याद रखना, ये जो फाउंडर है इनका मेरा मारूस स्ट्रॉन्ग और हेडक्वार्टर नैरोबी कीनिया में है। और इनिशिएटिव जो ली गई है यूएनईपी के द्वारा, फेथ फॉर अर्थ इनिशिएटिव। और ये याद रखना है यूनाइटेड नेशन की बॉडी है बेसिकली। तो ये कवर हो गई हमारी ईयर। क्लाइमेट चेंज के बारे में हम बात करेंगे अपने अगले लेक्चर में। So now we have the last topic of the environment section, that is climate change in India। और जब हम बात करते हैं क्लाइमेट चेंज इन इंडिया की, तो क्या है, क्या स्टेटस है, क्यों है, इन सब के बारे में हमें जानना है। सबसे पहली बात तो इंडिया का क्या स्टैंड है क्लाइमेट चेंज के ऊपर हमें जानना होगा, और इंडिया की क्या स्थिति है क्लाइमेट चेंज के ऊपर हमें जानना होगा। सबसे पहली बात आपको याद रखना है, भारत वर्ल्ड का तीसरा लार्जेस्ट इमिटर है ग्रीन हाउस गैसेस का। इस फैक्ट को आप 110% याद रखना, आफ्टर चाइना एंड द यूएस। तो क्या ये बात याद रखनी है आपको, सबसे पहले वर्ल्ड थर्ड लार्जेस्ट इमिटर है भारत ग्रीन हाउस गैसेस का, आफ्टर चाइना एंड द यूएस। और जो मेजर सोर्सेस रहे हैं एमिशंस के भारत की तरफ से, जो कंट्रीब्यूट करता है ग्रीन हाउस गैसेस में, वो है कोल पावर प्लांट्स, राइस पैडीज एंड केटल। तो क्या बातें हो गई, दो बातें, एक तो मेजर सोर्सेस ऑफ एमिशन जिसमें कोल पावर प्लांट है, और दूसरा राइस पैडीज और तीसरा केटल है। और पर कैपिटा इनकम, हाँ ये याद रखना है, पर कैपिटा इनकम जो भारत की है जीएचजी में, वो ग्लोबल एवरेज से कम है। और डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सटिंक्शन ऑफ एनिमल पॉपुलेशन ड्यू टू हैबिटेट लॉस एड मोर स्पीसीज टू द थ्रेटेंड एंड एक्सटिंक्ट लिस्ट। और फिर देख सकते हो जो आपका स्प्रेड ऑफ डिजीज है लाइक मलेरिया इटीसी, इट पुट्स स्ट्रेस ऑन द हेल्थ सेक्टर, ये भी हमें पता है। और ये जो हमारा देश है, इन्हें ने प्लेज किया था, आपको ही पता है ना, जो इंटेंडेड नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन है INDC, जो बेसिकली पेरिस एग्रीमेंट के तहत सबमिट करने थे, उस INDC में भारत ने टारगेट रखा था 33 से 35% रिडक्शन होगा इमिशन इंटेंसिटी में ऑफ इट्स इकोनॉमी बाय 2030 कंपेयर टू 2005 लेवल। एंड इतना ही नहीं, इंक्रीज ट्री कवर की बात कही जा रही थी, टू क्रिएट एन एडिशनल क्यूमुलेटिव कार्बन सिंक ऑफ 2500 to 3000 मिलियन टन CO2 बाय 2030। ये भी आपका INDC में मेंशन है, इंक्रीज द ट्री कवर टू क्रिएट एन एडिशनल क्यूमुलेटिव कार्बन सिंक ऑफ 2500 to 3000 MT कार्बन डाइऑक्साइड बाय 2030। एंड along with India aims to install 5 gigawatt of offshore wind by 2022 and 30 gigawatt बढ़ाकर किया जाएगा by 2030। एंड अभी तक ये इंस्टॉल नहीं हुई है या फिर ये अचीव नहीं हो सकती। एंड द कंट्री could integrate 390 gigawatt of low cost wind and solar generation into its grid by 2030 according to the climate policy initiative। और इंडिया की क्लाइमेट प्लेस भी रही है कि अराउंड 70% ऑफ इट्स पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन ट्रेडिशनल बायोमास एनर्जी, जो इनएफिशिएंट है एंड काउजेज हाई लेवल ऑफ इंडोर एयर पोल्यूशन। तो जो इंडिया की क्लाइमेट प्लेस है, इंडिया ने जो क्लाइमेट प्लेस लेके रखी है, इसमें कहा गया है अराउंड 70% ऑफ इट्स पॉपुलेशन डिपेंड्स ऑन ट्रेडिशनल बायोमास एनर्जी विच इज इनएफिशिएंट एंड काउजेज हाई लेवल ऑफ इंडोर एयर पोल्यूशन। एंड नाउ वी हैव इंडिया इज टारगेटिंग 10 gigawatt of such bioenergy by 2022, and India has around 4.5 gigawatt of small hydro plants below 25 megawatt against 5 gigawatt target for 2022। तो देख सकते हो आप, जो 2022 तक जो टारगेट है वो 5 gigawatt का है, हाइड्रो प्लांट्स के टारगेट को पहुंचाना। फिलहाल भारत के पास 4.5 gigawatt का स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट है। और जब हम बात करते हैं स्मॉल हाइड्रो पावर प्लांट, तो इसका मतलब वैसे पावर प्लांट जिनकी जो एनर्जी जनरेशन कैपेसिटी हो बिलो 25 मेगावाट होती है।
एंड बात करते हैं क्या कुछ स्ट्रेटजीज भारत अपना रखा है या क्या किए जा सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो क्लाइमेट चेंज एक रियलिटी है, इसको छुपाया नहीं जा सकता, और उसके लिए हमें दो तरीके ही खोजने पड़ेंगे। एक तो आपका एडेप्टेशन होगा, दूसरा आपका मिटिगेशन होगा। और एडेप्टेशन और मिटिगेशन की बात करें तो एडेप्टेशन में क्या होंगे, वैसे एक्शंस लिए जाएंगे जो नेगेटिव कंसिक्वेंसेस जो क्लाइमेट चेंज के हो रहे हैं या फिर आने वाले समय में होंगे उसको कम किया जाएगा। इसका मतलब क्लाइमेट चेंज को रियलिटी मानकर कुछ टेक्नोलॉजी में डेवलप किए जाएंगे सो दैट उनका नेगेटिव कंसिक्वेंस को कम किया जा सके। जैसे स्विचिंग टू ड्राउट रेसिस्टेंट क्रॉप्स कर लो, क्रिएटिंग कोस्टल बफर जोन कह दो, अर्ली वार्निंग सिस्टम कह दो, तो ये सब कुछ बातें हैं। अलोंग विथ वी हैव मिटिगेशन, और जब हम मिटिगेशन की बात करते हैं तो एक्शंस जो लिए जाएंगे, और इसमें याद रखना है ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशंस को लोअर करने के लिए, अलोंग विथ एलिमिनेट इमिशंस एट द सोर्स, ये सब कुछ मिटिगेशन होता है। मिटिगेशन यानी कि हम एक्टिवली इन्वॉल्व है ग्रीन हाउस गैसेस कंसंट्रेशन को कम करने के लिए। यहाँ पर क्या हो रहा है एडेप्टेशन में कि हम यहाँ पर अडॉप्ट करेंगे, यानी कि GHG रियलिटी है, ग्लोबल वार्मिंग रियलिटी है, और उसके निगेटिव इम्पैक्ट भी रियलिटी है। तो हम उस निगेटिव इम्पैक्ट को कम करने के लिए टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एंड अदर इनोवेशन करने के लिए तैयार होंगे। और मिटिगेशन में मैंने बोला जैसे विंड फार्म्स लगा देना, तो ये मिटिगेशन किया जा सकता है, फोरेस्टेशन, एनर्जी एफिशिएंट व्हीकल्स, सेक्वेस्टरिंग GHG, तो ये सब कुछ बातें हैं। नाउ वी हैव द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, और जब हम बात करते हैं नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज की तो ये 2008 में लॉन्च की गई थी। और इस नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज की बात करें तो ये एग्जिस्टिंग एंड फ्यूचर पॉलिसीज को हाईलाइट करते हैं, प्रोग्राम्स को हाईलाइट करते हैं विच डील्स विद एड्रेसिंग द क्लाइमेट चेंज। एंड दिस प्लान आइडेंटिफाइज 8 कोर नेशनल मिशन, और 9th मिशन अभी हाल ही में एड किया गया है। और इस 8 कोर नेशनल मिशन के बारे में हमें डिटेल से पढ़नी है, और 9th मिशन जो रिसेंटली एड किया गया है उसके बारे में और खास तरीके से पढ़नी होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल नेशनल सोलर मिशन की बात करें तो नेशनल सोलर मिशन इज वन ऑफ द मिशन जो आपका नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज में आइडेंटिफाई किया गया है। तो अगर हम बात करें नेशनल सोलर मिशन की तो इसका क्या एम एंड ऑब्जेक्टिव है, तो टू प्रमोट डेवलपमेंट एंड यूज सोलर एनर्जी फॉर पावर जनरेशन एंड अदर यूजेस। तो जाहिर सी बात है नेशनल सोलर मिशन में क्या होंगी, डेवलपमेंट एंड यूज ऑफ सोलर एनर्जी फॉर पावर जनरेशन एंड अदर यूजेस। और इस कंसेप्ट को यानी कि नेशनल सोलर मिशन को 2010 में इनॉग्रेट किया गया था, और एक स्पेसिफिक टारगेट रखी थी कि टू अचीव 20 गीगावाट का टारगेट बाय 2022, और बाद में इसे बढ़ाकर 100 गीगावाट कर दिया गया था बाय 2015 में। और मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ने प्रपोज किया कि 60 गीगावाट एनर्जी को अचीव करना है फ्रॉम लार्ज एंड मीडियम सोलर स्केल प्रोजेक्ट, और जो बचे 40 गीगावाट होंगे फ्रॉम अमंग द 100 गीगावाट टारगेट वो रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट से किए जाएंगे। तो ये याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी हैज प्रपोज्ड टू अचीव 60 गीगावाट फ्रॉम लार्ज एंड मीडियम स्केल सोलर प्रोजेक्ट एंड 40 गीगावाट थ्रू रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट। एंड अगर हम बात करें अगले फीचर्स की तो कमिटेड टू नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, और नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन का साफ साफ मतलब है पेरिस अकॉर्ड। और इंडिया मेड ए प्लेस कि बाय 2030 40% ऑफ द इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी वो क्लीन सोर्सेस पर आधारित होंगी, है ना। तो कमिटेड टू नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन जो कि आपका पेरिस अकॉर्ड में रखा गया था, और इंडिया ने प्लेस भी किया था कि 40% जो इंस्टॉल्ड पावर जनरेशन कैपेसिटी होगी वो क्लीन सोर्सेस पर आधारित होंगी। और इतना ही नहीं, भारत ने ये आइडेंटिफाई किया है 175 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी किए जाएंगे, इनहांस किए जाएंगे, इंस्टॉल किए जाएंगे बाय 2022, जिसमें 100 गीगावाट आपका सोलर एनर्जी से कंट्रीब्यूट किया जाएगा। तो 100 गीगावाट आपका सोलर है, इसमें 60 जो गीगावाट होगा वो आपका लार्ज एंड मीडियम स्केल सोलर प्रोजेक्ट होंगे, और 40 गीगावाट जो होगा रूफटॉप सोलर प्रोजेक्ट होंगे। और जो बचे आपके 60 गीगावाट है वो विंड से आएंगे, 10 गीगावाट बायो पावर से आएंगे, और 5 गीगावाट स्मॉल हाइड्रो पावर से आएंगे। और भारत 5th पोजीशन पर है अगर हम ओवरऑल इंस्टॉल्ड रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी की बात करें। नाउ जो दूसरा मिशन है हमारा अंडर द नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, तो देख सकते हो दिस NPCC
recognizes energy efficiency as an important lever to address the issue of climate change। तो आप देख सकते हो नेशनल मिशन फॉर इनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी recognizes energy efficiency as an important indicator या as an important factor to address the issue of climate change। बिल्कुल सही है, एनर्जी एफिशिएंसी अगर होती है तो हम एड्रेस कर सकते हैं, रेगुलेट और कंट्रोल कर सकते हैं टू डील विद द इश्यू ऑफ क्लाइमेट चेंज। और जो आपका नेशनल मिशन फॉर इनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी है यानी कि NMEE, it is aimed to promote the market for energy efficiency by fostering innovative policies and effective market instruments। और फिर यहाँ देख सकते हो आप एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट लाई गई थी, लेड टू द क्रिएशन ऑफ अ स्टैट्यूटरी बॉडी द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। और ये याद रखना है, द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है जो एस्टेब्लिश हुई है एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के तहत, और इसको डेडिकेटेड पावर दी गई है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई है कि वो एनर्जी एफिशिएंसी देश में प्रमोट करे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी करें डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। और जो मिनिस्ट्री ऑफ पावर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत थ्रू द ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट के तहत क्रिएट की गई है, लुक्स ओवर द प्रोग्रेस ऑफ NMEE यानी कि नेशनल मिशन फॉर इनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। And now we have mandating energy consumption decreases in large energy consumption industry with trade of energy saving certificate, है ना। अगर कोई इंडस्ट्री एनर्जी सेविंग करता है और उसको सर्टिफिकेट प्राप्त होंगे, वो सर्टिफिकेट बेसिकली बेची जा सकती है और इससे जो इंडस्ट्रीज है वो उनको प्रॉफिट या पैसे मिलेंगे। सो एनर्जी इंसेंटिव्स इंक्लूडिंग टैक्सेस ऑन एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस, ये सब जो है कम किए जाएंगे सो दैट जो इनका कंजम्पशन है, इनका डिमांड है बढ़े और कहीं ना कहीं जो ग्लोबल क्लाइमेट चेंज के फैक्टर्स हैं उनको कंट्रोल करने का प्रयास किया जाए। एंड ये याद रखना है कि 4 नए इनिशिएटिव अंडर दिस नेशनल मिशन फॉर इनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी लॉन्च किए गए, ये याद रखना है। नेशनल मिशन फॉर इनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी के तहत 4 नए इनिशिएटिव्स लॉन्च किए गए हैं। जो पहला है आपका वो है परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड। नाम से ही पता चल रहा है परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड में क्या होगी, जो भी लार्ज स्केल एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज है उनको सर्टेन रिडक्शन टारगेट दिया जाएगा कि भाई साहब आप इस रिडक्शन टारगेट को अचीव करो। अलॉन्ग विथ जो आपके अचीव अगर करते हो तो एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स प्राप्त किए जाएंगे, है ना। और ये जो आपका एनर्जी सर्टिफिकेट्स हैं इसको ट्रेड किए जा सकते हैं और जब ये ट्रेड किए जाएंगे तो डेफिनेटली बेनिफिट्स होगा उन इंडस्ट्रीज को जिन्होंने अपने टारगेट्स को रिड्यूस करके इमिशन रिडक्शन टारगेट्स को बेसिकली रिड्यूस करके हासिल किया है, तो इन्हें बेनिफिट भी मिलेगा, है ना। तो परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड में क्या होगा, असाइनिंग एनर्जी रिडक्शन टारगेट्स टू लार्ज स्केल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट ऑन अचीवमेंट ऑफ द टारगेट। एंड वी हैव मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी। एंड मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी की बात करें तो इसमें क्या होता है, एनर्जी एफिशिएंट इक्विपमेंट और अप्लायंसेस का एडॉप्टेशन या अडॉप्शन प्रमोट किए जाएंगे थ्रू द इनोवेटिव बिजनेस मॉडल्स, है ना। मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी यानी कि ऐसे प्रोडक्ट्स लाओ और ऐसे प्रोडक्ट्स एडॉप्ट करवाओ समाज में, सोसाइटी में कंज्यूमर्स को जो एफिशिएंट हो, और उसके लिए इनोवेटिव बिजनेस मॉडल्स लाए जाएंगे। तो ये आपका मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी कहा जाता है। नाउ वी हैव एनर्जी एफिशिएंसी फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म। और जब हम बात करते हैं एनर्जी एफिशिएंसी फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म तो इसके तहत जो फाइनेंस है फॉर एनर्जी एफिशिएंसी सेक्टर उसको कैटलाइज किए जाएंगे, मोबिलाइज किए जाएंगे बाय एड्रेसिंग द बैरियर्स एंड चैलेंजेस इन मार्केट डेवलपमेंट एंड प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। तो देख सकते हो एनर्जी एफिशिएंसी फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म की अगर हम बात करें तो फाइनेंसेस फॉर एनर्जी एफिशिएंसी सेक्टर्स कैटलाइज किए जाते हैं बाय एड्रेसिंग द बैरियर्स एंड चैलेंजेस इन मार्केट डेवलपमेंट एंड प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन। एंड वी हैव फ्रेमवर्क फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट FEED, है ना। फ्रेमवर्क फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, फ्रेमवर्क फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। एंड जब हम बात करते हैं फ्रेमवर्क फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तो इसके तहत
जो बैंक्स और इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस है उनको प्रोटेक्ट करना होगा इन एनर्जी एफिशिएंसी प्रोजेक्ट एंड टू अवॉइड स्टॉलिंग ऑफ प्रोजेक्ट्स ड्यू टू लैक ऑफ फंड, है ना। तो ये याद रखना है, फ्रेमवर्क फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होगी कि जो बैंक्स और इन्वेस्टर्स हैं जो एनर्जी एफिशिएंट प्रोजेक्ट में पैसे लगा रही हैं या फिर क्रेडिट दे रही है उनके कॉन्फिडेंस को प्रोटेक्ट किया जा सके। साथ ही साथ अगर कोई एनर्जी एफिशिएंट प्रोजेक्ट स्टॉल हो गई है तो उसको स्टॉल होने से बचाना है, उसे एक्टिव करवाना है बाय प्रोवाइडिंग द फंड्स इफ दे लैक्स। तो ये 4 टॉपिक्स या इनिशिएटिव्स हमने देखे कवर्ड अंडर दिस NMEE यानी कि नेशनल मिशन फॉर इनहांस्ड एनर्जी एफिशिएंसी। ये हमने देखा परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड, मार्केट ट्रांसफॉर्मेशन फॉर एनर्जी एफिशिएंसी, एनर्जी एफिशिएंसी फाइनेंसिंग प्लेटफॉर्म और फिर ए फ्रेमवर्क फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमिक डेवलपमेंट। तो ये 4 बातें हो गई, 1 2 3 4। एंड नाउ वी हैव नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट। ये भी मैंने आपको बताया, ये वो वन ऑफ द कोर मिशन अंडर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज ही है, इनके बारे में भी हमें देखना होगा। और जब हम बात करते हैं नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट की, तो इसके तहत एनर्जी एफिशिएंसी प्रमोट करनी है एज ए कोर कंपोनेंट ऑफ अर्बन प्लानिंग, है ना। तो टू प्रमोट एनर्जी एफिशिएंसी एज कोर कंपोनेंट ऑफ अर्बन प्लानिंग, और इसके तहत जो आपका एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड है उसको इम्प्लीमेंट करवाया जाएगा, उसको और बड़े लेवल पर इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, एक्सटेंड किए जाएंगे, है ना। तो नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट नाम से ही पता चल रहा है टू प्रमोट एनर्जी एफिशिएंसी एज कोर कंपोनेंट ऑफ अर्बन प्लानिंग एंड एक्सटेंडिंग एग्जिस्टिंग एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड। फिर देख सकते हो वास्ट मैनेजमेंट, रिसाइकलिंग इंक्लूडिंग पावर प्रोडक्शन फ्रॉम वास्ट, ये सब कुछ इनिशिएटिव्स इसके तहत उठाए जाएंगे एंड इंसेंटिव्स भी प्रदान किए जाएंगे टू यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट एंड अलोंग विथ यूज ऑफ ऑटोमोटिव फ्यूल इकोनॉमी स्टैंडर्ड्स एंड प्राइसिंग मेजर्स। तो ये सब कुछ बातें हैं। और यहाँ आप देखो ये जो मिशन है नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट, ये इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं थ्रू द फॉलोइंग प्रोग्राम्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। रट लेना, दिस नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल हैबिटेट ये इम्प्लीमेंट किए जा रहे हैं थ्रू द फॉलोइंग प्रोग्राम्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। तो सबसे पहली बात तो यही याद रखना कि मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट का ये 2-3 प्रोग्राम है। पहली बात तो अटल मिशन ऑन रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत, याद रखना, अटल रिनोवेशन मिशन नहीं हो तो नीति आयोग का है। ये बेसिकली अटल मिशन ऑन रिजुवेनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अमृत स्कीम है ये। और ये अमृत स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट के द्वारा चलाई जा रही है along with स्वच्छ भारत मिशन, along with स्मार्ट सिटीज मिशन, along with अर्बन ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम। तो ये सब कुछ बातें हुई। एंड नाउ वी हैव नेशनल वाटर मिशन, और नेशनल वाटर मिशन भी कहीं ना कहीं वन ऑफ द 8 कोर इनिशिएटिव्स अंडर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो हम इसके बारे में भी जानेंगे। तो देख सकते हो आप, लेट्स मूव। जो आपका नेशनल वाटर मिशन है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, टू इंश्योर इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, इसकी मदद से कंजर्व द वाटर, मिनिमाइज वेस्टेज एंड इंश्योर मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन बोथ अक्रॉस एंड विद इन द स्टेट्स, along with what इंश्योर की कंसिडरेबल शेयर ऑफ वाटर नीड्स urban areas का and meet through the recycling. Along with we have ensured that the water requirement of coastal cities are met through modern desalination technology, along with increased storage both above and below ground rain water harvesting की बात करी जा रही है। तो नेशनल वाटर मिशन के तहत हमने देख लिया क्या क्या बातें हैं। टू इंश्योर इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, हेल्पिंग टू कंजर्व वाटर, मिनिमाइज वेस्टेज एंड इंश्योर मोर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन बोथ अक्रॉस एंड विद इन द स्टेट, एंड ऑल्सो इंश्योर की जो कंसिडरेबल शेयर है वाटर का नीड्स ऑफ अर्बन एरियाज एंड मेट थ्रू द रिसाइकलिंग, एलोंग विथ इंश्योर की जो वाटर रिक्वायरमेंट है कोस्टल सिटीज का मेट थ्रू मॉडर्न डिसैलिनेशन टेक्नोलॉजी, एलोंग विथ इंक्रीज स्टोरेज बोथ अबव एंड बिलो ग्राउंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग। नाउ वी हैव नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम।
और अगर हम बात करते हैं नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, तो क्या है ये आपका नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, इसको आपको अच्छे से करना है। तो ये भी कहीं ना कहीं वन ऑफ द इनिशिएटिव है अंडर द नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, यानी कि NAPCC, नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। तो ये भी वन ऑफ द कंपोनेंट है अंडर द नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज। क्या है ये? नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम। और अगर इसकी बात करें तो इसके तहत टू कंजर्व बायोडाइवर्सिटी, फॉरेस्ट कवर एंड स्टडी द ट्रेडिशनल सोसाइटी, जहां पर ग्लोबल वार्मिंग हैज रिजल्टेड इन receding of glacier, retreating of glacier, along with building human and institutional capacities. और क्या? Network knowledge system and develop coherent database, along with what? Detect and decouple natural and anthropogenic global environment changes. ये सब कुछ बातें हमने किया अंडर द नेशनल मिशन फॉर सस्टेनिंग हिमालयन इकोसिस्टम, है ना। जैसे डिटेक्ट एंड डीकपल नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक ग्लोबल इन्वायरमेंट चेंजेस एंड नेटवर्क नॉलेज सिस्टम एंड डेवलप कोहेरेंट डाटाबेसेस, ये सब कुछ मिशंस हैं। और नाउ वी हैव द नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, और इसे आपको पता होनी चाहिए। नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, क्या ऑब्जेक्टिव है इस नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया का? तो बेसिकली इट एम्स एट प्रोटेक्टिंग व्हाट, देख सकते हो, द मिशन हैज ए क्यूमुलेटिव टारगेट ऑफ इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर ऑन 5 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड व्हाइल इंप्रूविंग द फॉरेस्ट कवर ऑन एडिशनल 5 हेक्टेयर। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको यहीं से याद रखनी है, क्वेश्चन आ सकता है, कंसीडर द फॉलोइंग अबाउट नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। तो इसमें याद रखना है, इट हैज ए क्यूमुलेटिव टारगेट ऑफ इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर ऑन 5 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड while improving the forest cover on additional 5 hectares of land, है ना। तो देख सकते हो, increase the forest cover on 5 million hectare of land along with improve the forest cover on additional 5 hectares of land। तो 5 नए क्रिएट करो, 5 मिलियन हेक्टेयर फॉरेस्ट कवर को न्यू इस्टेब्लिश करो, और जो 5 हेक्टेयर के एडिशनल फॉरेस्ट कवर जो ऑलरेडी है उसको इम्प्रूव कर दे, है ना। यानी कि 5 न्यू हो गए और 5 को बेसिकली रेजुविनेट हो गए। एंड द स्कीम ऑल्सो हैज एन इम्पोर्टेंट गोल ऑफ फुलफिलिंग द इंडियाज नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टारगेट ऑफ सिक्वेस्टरिंग 2.5 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन इमिशन बाय 2030 which it submitted to UNFCCC। तो ये भी आपको याद रखने हैं, अंडर द नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया इट हैज द टारगेट ऑफ sequestering 2.5 बिलियन टन ऑफ कार्बन इमिशन बाय 2020 to 2030 which it submitted to UNFCCC। और यही आपका टारगेट इंडिया की नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन टारगेट में भी शामिल है, जो पेरिस एग्रीमेंट के दौरान भारत ने UNFCCC को सबमिट किया था। Along with we have the goals such as including afforestation of 10 million hectares of land, along with expand the forest cover from 23% to 33%, along with what increase the forest based livelihood income of about 3 million households, along with what enhanced annual CO2 sequestration by 50 to 60 million tons in the year 2020, along with what eco restoration of shifting cultivation areas, cold deserts, mangroves, ravines and abandoned mining areas। तो हमने क्या क्या देखा नेशनल मिशन फॉर ए ग्रीन इंडिया के तहत? तो बेसिकली ये आपको टारगेट याद रखने हैं, क्यूमुलेटिव टारगेट ऑफ इंक्रीजिंग फॉरेस्ट कवर ऑन 5 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ लैंड व्हाइल इंप्रूविंग द फॉरेस्ट कवर ऑन एडिशनल 5 हेक्टेयर, along with one of the important goals to be fulfilled under the India's nationally determined contribution target of sequestrating 2.5 billion tons of carbon emission by 2020 to 2030, which it submitted to UNFCCC. And what? Goals include afforestation of 10 million hectares of land, expanding forest cover from 23% to 33%, along with increasing the forest-based livelihood income of about 3 million people। ये सब अच्छे से याद रखने हैं। Increase the forest-based livelihood income of about 3 million households, along with enhanced annual CO2 sequestration by 50 to 60 million tons in the year 2020, along with eco restoration of shifting cultivation areas, cold desert, mangroves, ravines, abundant mining areas, along with some other
objectives and goals such as increase the wage labor opportunities during the lean agriculture session, especially communities living in the remote forest area. And we have a sub-mission on cold desert ecosystem under the National Sea Buckthorn Initiative, जो लॉन्च किए गए मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज प्लस डीआरडीओ के द्वारा टू फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो ये याद रखना है, ए सब मिशन ऑन कोल्ड डेजर्ट इकोसिस्टम अंडर दिस मिशन, दैट इज नेशनल सी बकथॉर्न इनिशिएटिव। ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट प्लस डीआरडीओ दोनों ने ज्वाइंटली लॉन्च किए हैं टू फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो नेशनल सी बकथॉर्न इनिशिएटिव टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन किसके द्वारा? एमओईएफ प्लस डीआरडीओ, और अंडर द सब मिशन ऑफ नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया। तो ये याद रखना है। नाउ वी हैव 7 नंबर नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ये भी आपको बता दें, वन ऑफ द कंपोनेंट्स अंडर नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ये भी आपने देख लिया। और अगर हम बात करें नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की, तो क्या एम है? टू डेवलप क्लाइमेट रेजिलेंट क्रॉप्स, एक्सपेंशन ऑफ वेदर इंश्योरेंस एंड एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस स्पेशली इन द रेनफेड एरिया। तो याद रखना है, नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो क्या ऑब्जेक्टिव एंड एम है? टू डेवलप क्लाइमेट रेजिलेंट क्रॉप, एक्सपेंशन ऑफ वेदर इंश्योरेंस प्लस एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस स्पेशली इन रेन फेड एरिया। और इतना ही नहीं, आप देख सकते हो 60% ऑफ द कंट्रीज नेट सोन एरिया वो रेन फेड है एंड दैट अकाउंट्स 40% ऑफ द टोटल फूड प्रोडक्शन। इसलिए नीड है कि हमें नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर लाने ही पड़ेंगे। तो आप देख सकते हो 60% ऑफ द कंट्रीज नेट सोन एरिया वो रेन फेड है, रेनफॉल पर डिपेंड करती है, एंड अकाउंट फॉर 40% of the total food production. And also one of the objective is to promote laboratory to land research through model village and farm unit. One of the objective is to promote laboratory to land research through model village and farm unit. And what other? To link panchayat level automatic weather station network to existing insurance mechanism. एंड की डायमेंशन अगर देखा जाए बाय नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का, तो क्या क्या एरिया पर फोकस कर रही है? इम्प्रूव द क्रॉप सीड्स, लाइव स्टॉक एंड फिश कल्चर, वाटर यूज एफिशिएंसी, पेस्ट मैनेजमेंट, इम्प्रूव्ड फार्म प्रैक्टिसेस, न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस, क्रेडिट सपोर्ट प्लस मार्केट प्लस एक्सेस टू इंफॉर्मेशन, लाइवलीहुड डाइवर्सिफिकेशन, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट, सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, ये सब कुछ कवर्ड है। नेशनल मिशन ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में कवर्ड है। और 60% ऑफ द कंट्रीज नेट सोन एरिया इज रेनफेड एंड अकाउंट 40% ऑफ द टोटल फूड प्रोडक्शन। नाउ वी हैव टॉपिक नंबर 8 which is also one of the scheme of national action plan on climate change, that is national mission on strategic climate नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट। तो जब हम बात करते हैं नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट, तो इसके तहत नॉलेज नेटवर्क्स क्रिएट करना है अमंग द एग्जिस्टिंग नॉलेज इंस्टीट्यूशंस जो एंगेज्ड हैं रिसर्च और डेवलपमेंट में विच आर रिलेटेड टू क्लाइमेट साइंस। एंड जब हम बात करते हैं रिसर्च नेटवर्क की, तो रिसर्च नेटवर्क इन एरियाज ऑफ क्लाइमेट चेंज इम्पैक्ट्स ऑन इम्पोर्टेंट सोशियो इकोनॉमिक सेक्टर्स जैसे एग्रीकल्चर, हेल्थ, नेचुरल इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी, कोस्टल जोन्स, ये सब चीजें हैं। डाटा शेयरिंग एंड एक्सचेंज थ्रू पॉलिसी फ्रेमवर्क एंड इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट, ये सब कुछ बातें हैं। along with a strengthen indigenous capacity building partnership through global collaboration। तो सिंपल सी ऑब्जेक्टिव है अंडर दिस नेशनल मिशन ऑन स्ट्रेटेजिक नॉलेज फॉर क्लाइमेट चेंज। हमें याद रखना है इट इज सब स्कीम, सब कंपोनेंट ऑफ नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज। नाउ लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट टॉपिक, नेशनल कम्युनिकेशन नेटकॉम। इसके बारे में जानना है क्योंकि काफी ज्यादा चर्चा में रही है। नेशनल कम्युनिकेशन नेटकॉम की बात करें तो इन पार्टनरशिप विद मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज फंडेड बाय ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी। याद रखना है द प्रोजेक्ट यानी कि नेशनल कम्युनिकेशन या फिर नेटकॉम प्रोजेक्ट एम्स टू इनेबल इंडिया अंडरटेक एक्टिविटीज टू प्रिपेयर इट्स थर्ड नेशनल कम्युनिकेशन to the UNFCCC according to the guidelines provided by the Conference of Parties।
तो अगर हम नेशनल कम्युनिकेशन या नेटकॉम इनिशिएटिव की बात करें तो इन पार्टनरशिप विद मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट funded by Global Environment Facility, this project aims to enable India undertake such activities to prepare its third national communication to the UNFCCC according to the guidelines provided by the Conference of the Party. ये बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए. नाउ वी हैव द कंसेप्ट ऑफ ग्रीन बिल्डिंग एंड ग्रीन बिल्डिंग के कंसेप्ट में हमें क्या जानना है. नाम से ही पता चल रहा है ग्रीन बिल्डिंग यानी कि प्रैक्टिस ऑफ क्रिएटिंग सच एन स्ट्रक्चर एंड यूजिंग प्रोसेस जो इन्वायरमेंटली जिम्मेदार हो, रिसोर्स इफिशिएंट हो थ्रू ए बिल्डिंग लाइफ साइकिल. चाहे वो डिजाइन की ही बात करो टिल द कंस्ट्रक्शन, ऑपरेशन, मेंटेनेंस, रेनोवेशन, डिकंस्ट्रक्शन, इन सब में रिसोर्स इफिशिएंट रहे और इन्वायरमेंटली रिस्पॉन्सिबल रहे. तो जाहिर सी बात है इसका ऑब्जेक्टिव है टू रिड्यूस ओवरऑल इम्पैक्ट ऑफ बिल्ट इन्वायरमेंट ऑन ह्यूमन एंड इन्वायरमेंटल हेल्थ. नाउ वी हैव द ग्रीन यानी कि ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट. इसके बारे में आपको जानना पड़ेगा. ये जो आपका ग्रीन इनिशिएटिव है यानी कि ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट, ये ग्रीन इनिशिएटिव द इंस्टीट्यूट द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट के द्वारा बेसिकली शुरुआत की गई है. याद रखना है ना. तो अगर हम बात करें ग्रीन प्रोग्राम की यानी कि ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट कंसीव्ड बाय द टेरी यानी कि द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट और डेवलप की गई है मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के द्वारा. याद रखना है ये जो आपका ग्रीन रेटिंग फॉर इंटीग्रेटेड हैबिटेट असेसमेंट है डेवलप्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एंड conceived by TERI यानी कि the Energy and Resource Institute और rating tool basically that helps assess ecological impact of building against the nationally acceptable benchmark. and objective की बात करें to help evaluate greenness of building है ना. सिंपल सी बात कहे तो ग्रीन असेसमेंट जो है आपका to evaluate greenness of building. तो बेनिफिट क्या होगी. तो बेनिफिट वही होंगी reduced energy consumption without sacrificing the comfort level, reduced destruction of natural areas, habitats, biodiversity and reduce soil loss from erosion. ये सब कुछ बेनिफिट है. along with reduced air and water pollution with direct health benefit, reduce water consumption plus limited waste generation due to recycling and reuse. along with we have reduced pollution load, increased user productivity, enhanced image and marketability. ये सब कुछ बेनिफिट है ग्रीन बिल्डिंग के जिसमें देख सकते हो रिड्यूस एनर्जी कंजम्पशन विदाउट सैक्रिफाइसिंग द कंफर्ट लेवल, reduce destruction of natural resource, habitats, biodiversity, reduce soil loss from erosion, reduce air and water pollution and water consumption, limited waste generation due to recycling and reuse. ये सब कुछ बेनिफिट हमें जानना है ग्रीन के बारे में इतना कि it is conceived by the Energy and Resource Institute and developed by Ministry of Renewable and Energy. Now we have National Initiative on Climate Resilient Agriculture. ये भी आपको पता होनी चाहिए. National Initiative on Climate Resilient Agriculture. तो क्या है ये आपका National Initiative on Climate Resilient Agriculture. तो सबसे पहली बात तो ये याद रखना है This National Initiative on Climate Resilient Agriculture लॉन्च की गई है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च के द्वारा इन 2010 to 2011. याद रखना है नेशनल इनिशिएटिव ऑन क्लाइमेट रिजिलिएंट एग्रीकल्चर यानी कि निकरा लॉन्च्ड बाय ICAR. याद रखना ICMR नहीं है, ICAR 2010-11 में. और ऑब्जेक्टिव क्या था इस निकरा का टू प्राइमरली इनहांस रेजिलियंस ऑफ क्रॉप्स. नाम से ही पता चला है क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर. तो क्या होगा इसका मतलब रेजिलियंस ऑफ क्रॉप्स को इनहांस करते लाइव स्टॉक एंड फिशरीज बेसिकली थ्रू डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्शन एंड रिस्क मैनेजमेंट इन सब पर फोकस किया जाए. एंड वी हैव सम प्रोजेक्ट कंपोनेंट. और प्रोजेक्ट कंपोनेंट की बात करें तो वी हैव स्ट्रेटेजिक रिसर्च ऑन एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन. We have technology demonstration on farmers field to cope with current climate variability, and we have a sponsored and competitive research grant to fill critical research gaps, and we have capacity building of different stakeholders. तो देख सकते हो प्रोजेक्ट कंपोनेंट की बात करें तो we have strategic research on adaptation and mitigation, we have technology demonstration on the
field to cope with current climate variability. Along with we have sponsored and competitive research grants to fill critical research gaps, यानी कि कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ डिफरेंट स्टेक होल्डर्स भी किए जाते हैं, है ना। तो याद रखने की चीज तो यही है कि ये जो निकरा इनिशिएटिव है वो ICAR का है, 2010-11 में लॉन्च की गई थी। कुछ इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स याद रखना है: स्ट्रेटेजिक रिसर्च ऑन एडेप्टेशन एंड मिटिगेशन, technology demonstration on the farmers field, and sponsored and competitive research grants to fill the critical research gap, plus capacity building of different stakeholders. Now we have BSE Green X. तो ये जो आपका BSE Green X है, 25th डायनेमिक इंडेक्स कह सकते हो, जो होस्ट किए जाते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, है ना। तो ये याद रखना है, ये जो आपका BSE Green X है, 25th डायनेमिक इंडेक्स होस्टेड ऑन द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, और ये भारत की पहली कार्बन इफिशिएंट लाइव इंडेक्स है ना। इट इज इंडिया फर्स्ट कार्बन इफिशिएंट लाइव इंडेक्स है, डेवलप्ड बाय बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज इन कोलैबोरेशन विद IIM अहमदाबाद इन 2012। तो याद रखना है, ये जो ग्रीन एक्स है ये भारत की पहली कार्बन इफिशिएंट लाइफ इंडेक्स है, डेवलप्ड बाय BSE प्लस IIM अहमदाबाद इन 2012। सो हमने यहाँ तक डिस्कशन किया, और इंडिया का जो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव ग्रीन इक्विटी इंडेक्स टू एम्प्लॉय इंडेक्स कंस्टिट्यूएंट वेट कैपिंग और जी ट्रेड कार्बन एक्स रेटिंग सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड हैज co-developed with BSE, or the index seeks to assess and quantify the energy efficiency of firms based on energy and financial data। तो ये आप देख सकते हो, ये जो BSE Green X 25th डायनेमिक इंडेक्स है, ये बेसिकली एसेस करेंगी, क्वांटिफाई करेंगी एनर्जी इफिशिएंसी ऑफ द फर्म्स बेस्ड ऑन एनर्जी एंड फाइनेंशियल डाटा, and it follows a sector specific algorithm whereby firm का जो परफॉर्मेंस है वो मेजर किए जाते हैं in comparison to other in the same sector, and we have the index carries weight for two major criteria that together indicate long term sustainability of businesses, जिसमें आपका एनर्जी इफिशिएंसी measured by gauging reduction in the amount of energy consumed, reduced wastage, energy adoption and cost incurred on the energy, and दूसरा आपका है प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये जो आपका इंडेक्स है, वेट फॉर द टू मेजर क्राइटेरिया दैट टुगेदर इंडिकेट लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी ऑफ बिजनेसेस, और वो जो आपका दो मेजर क्राइटेरिया है वो है एनर्जी इफिशिएंसी और दूसरा प्रॉफिटेबिलिटी। नाउ वी हैव फेम इंडिया प्रोग्राम। ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फेम इंडिया प्रोग्राम काफ़ी ज़्यादा चर्चा में भी रही है, और याद रखना है क्या है ये फेम इंडिया प्रोग्राम। तो नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान जो 2020 में लाई गई है, सबसे पहली बात तो ये याद रखना है, दिस नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 नेशनल मिशन डॉक्यूमेंट है विच प्रोवाइड्स विजन एंड रोड मैप फॉर द फास्टर एडेप्टेशन ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड देयर मैन्युफैक्चरिंग, है ना। तो ये जो आपका नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान 2020 है, नेशनल मिशन डॉक्यूमेंट है, बेसिकली providing the vision and the roadmap for the faster adaptation of electric vehicles and their manufacturing। तो इसी को तो हम कहते हैं फेम, यानी कि फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया 2050। तो देख सकते हो, और ये जो आपका फेम इंडिया प्रोग्राम है, ये याद रखना है डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री के द्वारा लाई गई है टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल टेक्नोलॉजी अंडर द NEMMP 2020। तो ये याद रखना, फेम इंडिया प्रोग्राम किसकी है? डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज की, टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल टेक्नोलॉजी अंडर द NEMMP 2020। और जो फर्स्ट फेज है FAME इंडिया स्कीम का, वो इम्प्लीमेंट की गई थी 2015 में, जिस पर 4 फोकस एरिया किया गया था। डिमांड क्रिएशन हो, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराया जाए, पायलट प्रोजेक्ट इनिशिएट किए जाए और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगाए जाए। तो जो आपका फर्स्ट फेज है फेम इंडिया स्कीम का, इम्प्लीमेंटेड इन 2015
थ्रू 4 फोकस एरियाज, जिसमें डिमांड क्रिएशन हो गई, टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म हो गई, पायलट प्रोजेक्ट हो गई, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर हो गई, और ये सब बातें हमने की। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये याद रखनी है कि जो फेम इंडिया प्रोग्राम है 2015 में इनिशिएट की गई थी, और बेसिकली क्या एम एंड ऑब्जेक्टिव था, टू प्रमोट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल टेक्नोलॉजी। और इसी की बात आपको नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान में भी कही गई है 2020 वाली में, और ये डिपार्टमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज इस प्रोग्राम को चला रही है। नाउ वी हैव फेम इंडिया स्कीम फेज 2 2019-2020। अब हमने देखा कि फेम इंडिया प्रोग्राम फेज 1 2015 में इम्प्लीमेंट की गई थी, तो इसका जो सेकेंड फेज है 2019 to 2020 लाई गई है। एंड क्या एम एंड ऑब्जेक्टिव है फेम इंडिया स्कीम फेज 2 का, टू जनरेट डिमांड बाय वे ऑफ सपोर्टिंग 7,000 ई बसेस। तो इसको याद रखना है फेम इंडिया स्कीम फेज 2 के बारे में। इसके तहत डिमांड जनरेट करनी है बाय वे ऑफ सपोर्टिंग 7,000 ई बसेस, 5 लाख ई 3 व्हीलर एंड 55,000 ई 4 व्हीलर पैसेंजर कार्स, जिसमें आपका स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड एंड 10 लाख ई 2 व्हीलर्स होंगे, है ना। तो फेम इंडिया स्कीम फेज 2 के तहत क्या ऑब्जेक्टिव है, टू जनरेट डिमांड बाय वे ऑफ सपोर्टिंग 7,000 ई बसेस, 5 लाख ई 3 व्हीलर्स, 55,000 ई 4 व्हीलर पैसेंजर कार्स एंड 10 लाख ई 2 व्हीलर। और ये जो फेज 2 स्कीम है एप्लीकेबल मेनली टू व्हीकल्स जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए यूज की जाती हैं, और दोज रजिस्टर्ड फॉर कमर्शियल पर्पसेस in the E3W, E4W and E-bus segment। E3W यानी कि E3 व्हीलर्स हो गई, E4W यानी कि E4 पैसेंजर व्हीकल्स हो गई, और फिर E-बस सेगमेंट्स हो गई। और ये याद रखना है जरूर से जरूर कि प्राइवेटली ओन्ड रजिस्टर्ड E2 व्हीलर्स ये भी कवर्ड है इस स्कीम के तहत, एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशन ये भी तो करवाए जाएंगे। नाउ वी हैव लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन LTEO। क्या है ये, बेसिकली LTEO लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरीज है। लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरीज क्या है, किसने ने क्रिएट की है, इस सब के बारे में जानना जरूरी है। नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरीज। और जब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरीज की, तो बेसिकली ये क्लाइमेट चेंज एक्शन प्रोग्राम के तहत ये लॉन्च की गई है, और बेसिकली ए साइंस प्लान ऑफ लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरीज ये रिलीज की गई थी 21st COP यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की जो मीटिंग हुई थी UNFCCC वाली एट द पेरिस इन दिसंबर 2015। तो यहाँ पर साइंस प्लान LTEO का रिलीज किया गया था, और फर्स्ट फेज में क्या क्या बातें कही गई हैं, तो इसमें हेल्थ असेसमेंट करवाए जाए वेस्टर्न हिमालयज का, ईस्टर्न हिमालयज का, नॉर्थ वेस्टर्न एरिड जोन, प्लस सेंट्रल इंडियन फॉरेस्ट, प्लस वेस्टर्न घाट, प्लस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, प्लस जम्मू एंड कश्मीर, प्लस सुंदरबन। एंड बेसिकली अन्य ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इट एम्स टू अंडरस्टैंड बायोफिजिकल एंथ्रोपोजेनिक ड्राइवर्स in select biomes and effects on socio-ecological responses। और क्या क्या एक्टिविटीज की जाएंगी अंडर दिस फर्स्ट फेज ऑफ LTEO, तो इसमें असेसमेंट किए जाएंगे चेंजेज ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन जो नेचुरल इकोसिस्टम में हुए होंगे, मॉनिटरिंग पॉपुलेशन ऑफ द स्पीसीज along with animal movements, soil processes, biophysical variables। तो ये सब कुछ एक्टिविटीज इसके तहत करवाई जाएंगी। तो हमें याद ये रखना है LTEO यानी कि लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल ऑब्जर्वेटरी, इट इज बेसिकली असेसमेंट प्रोग्राम कह सकते हो जो वेरियस इकोसिस्टम से उनका किया जाएगा टू अंडरस्टैंड बायोफिजिकल एंड एंथ्रोपोजेनिक ड्राइवर्स इन सेलेक्ट बायोम एंड इट्स इफेक्ट ऑन सोशियो इकोलॉजिकल रेस्पॉन्सेज। तो आप देख सकते हैं इसके तहत जो एक्टिविटीज है इसमें आपका असेसमेंट ऑफ चेंज ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन इन नेचुरल इकोसिस्टम, मॉनिटरिंग पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज, एनिमल मूवमेंट, सॉइल प्रोसेसेस, बायोफिजिकल वेरिएबल्स, ये सब कुछ बातें हैं। एंड नाउ वी हैव नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज। और जब हम बात करते हैं नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज की, तो ये क्या है और इसके बारे में हमें कुछ जानकारियाँ लेनी है। When we talk about National Adaptation Fund for Climate Change, तो ये 2015-16 में इंट्रोड्यूस की गई थी और इसे 2020 में रिवाइज की जाएंगी। एंड फंड मींट टू असिस्ट
नेशनल एंड स्टेट लेवल एक्टिविटीज फॉर एरियाज वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज। तो आप देख सकते हो नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज की बात करें तो ये कंसेप्ट 2015-16 में इंट्रोड्यूस की गई थी और इसे रिवाइज की गई 2020 में। This fund meant to assist the national and state level activities for areas vulnerable to climate change and central sector scheme with NABARD as national implementing entity। इसे आपको याद रखना है कि जो आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम विथ NABARD एज नेशनल इम्प्लीमेंटिंग एंटिटी है। और क्या एम है आपका? सपोर्ट एडेप्टेटिव एक्टिविटीज विच आर नॉट कवर्ड अंडर ऑनगोइंग गवर्नमेंट स्कीम। सो एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज। तो ये 2015-16 में इंट्रोड्यूस की गई थी एंड इसे रिवाइज की जानी है 2020 में। और ये जो फंड लाई गई दैट इज नेशनल एडेप्टेशन फंड फॉर क्लाइमेट चेंज, ये असिस्ट करेंगे नेशनल एंड स्टेट लेवल एक्टिविटीज को फॉर एरियाज वल्नरेबल टू क्लाइमेट चेंज। और ये याद रखना है आपका सेंट्रल सेक्टर स्कीम है और NABARD नेशनल इम्प्लीमेंटिंग एंटिटी के रूप में इसे अधिकार मिला है। एंड ये जरूर याद रखना है सेंट्रल सेक्टर स्कीम है ये आपका। एंड सपोर्ट एडेप्टेटिव एक्टिविटीज विच आर नॉट कवर्ड अंडर ऑनगोइंग गवर्नमेंट एक्टिविटीज है ना स्कीम। तो सपोर्ट एडेप्टेटिव एक्टिविटीज विच आर नॉट कवर्ड अंडर द ऑनगोइंग गवर्नमेंट स्कीम। नाउ वी हैव द होलोसीन एक्सटिंक्शन। वी हैव सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन ड्यू टू क्लाइमेट चेंज। तो ये बातें प्रीलिम्स में आई हैं। और जो होलोसीन एक्सटिंक्शन बेसिकली कहा जा रहा है इसे सिक्स्थ मास एक्सटिंक्शन का नाम दिया गया है या फिर एंथ्रोपोसीन एक्सटिंक्शन का नाम दिया गया है। इट इज एन ऑनगोइंग एक्सटिंक्शन इवेंट ऑफ स्पीसीज ड्यूरिंग द प्रेजेंट होलोसीन इपॉक। और ह्यूमन बींग्स जो हैं इसमें शिरकत कर रही है टू लीड द एक्सटिंक्शन ऑफ मासेस। एंड याद रखना है इट इज इरिवर्सिबल। द रिसर्चर्स हैव फाउंड कि जो पॉपुलेशन ऑन द ब्रिंक गो एक्सटिंक्ट और 94% ऑफ द टाइम। अब कैसे कंट्रोल किया जा सकते हैं मास एक्सटिंक्शन को? तो साइंटिस्ट ने प्रपोज किए गए हैं कि क्लासिफाई किया जाए ऑल स्पीसीज को विथ लेस देन 5000 इंडिविजुअल एज क्रिटिकली इंडेंजर्ड ऑन द IUCN लिस्ट। और दूसरी बात है इम्प्लीमेंट ए ग्लोबल कम्प्रिहेंसिव बाइंडिंग एग्रीमेंट रिक्वायरिंग पार्टीज टू एड्रेस द एक्सटिंक्शन क्राइसिस along with tackling the illegal and legal wildlife trade plus stop the land grabbing and devastating deforestation। and we have the causes of extinction। तो आप देख सकते हो increasing population and consumption rates हो रहा है and meat consumption तो one of the biggest contributor कह सकते हो। over hunting, over fishing, over oceanic acidification and the decline in amphibian population along with breakage of food web species, population boom of urchins on kelp forest in the Bering Sea leading to the extinction of kelp eating stellar sea cow, massive volcanic eruptions ये भी लीड हो सकती है, depletion of ocean और collision with an asteroid। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जो एक्सटिंक्शन के कगार पर लेके जा सकती हैं जैसे इंक्रीजिंग पॉपुलेशन एंड कंजम्पशन रेट से मीट कंजम्पशन हो गई, ओवर हंटिंग, ओवर फिशिंग, एग्रीकल्चर एक्सपेंशन जिसके कारण हैबिटेट डिस्ट्रक्शन, बायोडाइवर्सिटी लॉस, ओशियनिक एसिडिफिकेशन, decline in amphibian population, breakage of food web species links, population boom of urchins on kelp forest in the Bering Sea leading to extinction of the kelp eating stellar sea cow। ये सब कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हमने कवर किए। तो ये थी आपकी पूरी इन्वायरमेंट की सेक्शन। नेक्स्ट लेक्चर में हम हिस्ट्री के जो आपके आर्ट्स एंड कल्चर वाले सेक्शन हैं उन्हें कवर करेंगे। सो फॉर टुडेज इट इज इनफ। थैंक यू वेरी मच।